की जाती है, और जितने रिजर्वेशन एससी एसटी समुदाय को मिला है उसमें भी 33% रिजर्वेशन की बात करती है। उसके बाद दूसरा हिस्सा है जो महत्वपूर्ण है उपसभापति महोदय, और आपके माध्यम से पूरे देश के सामने मैं ये रखना चाहता हूं, कमेंसमेंट कब से शुरू होगा, कब से लागू होगा, इसके बारे में यह कहा गया है कि पहले सेंसस होगा और सेंसस के बाद फिर डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन के बाद फिर जाकर यह लागू हो सकता है। अभी नड्डा जी बात कर रहे थे, नड्डा जी ने स्वयं कहा कि 2000 से पहले तो संभव ही नहीं है। संभव है कि अगर बीच में एक दो अड़चने आ जाए तो ये आगे भी कितने साल जाएंगी किसी को नहीं पता। इसका मतलब ये है कि आज जिस बिल को हम डिबेट कर रहे हैं, आज जिस बिल को पास करने के लिए सारे इकट्ठे हुए, उसके भविष्य का किसी को कोई अंदाजा नहीं है। तीसरा पक्ष इसमें है रोटेशन का। आप देखेंगे कि जब भी रिजर्वेशन की बात होती है, रोटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिना रोटेशन को क्लैरिफाई किए आप कैसे बिल सकते हैं? आप एक बहुत बड़े बिल को सामने लेकर आ रहे हैं, उसमें ना तैयारी किया गया है, ना उसमें रोटेशन को रखा गया है प्रॉपरली। पिछली जो बिल आए थे 2008 में या उससे पहले, उसमें रोटेशंस को बड़ा सही या गलत वो अलग बात है, लेकिन उसमें स्पेसिफाई तो किया गया था। इस बार ये लिखा गया है कि डीलिमिटेशन के बाद हर बार रोटेशन किया जाएगा। तो काफी चुनौतियां हैं और कमियां ऐसे लग रही है। अगर इसको क्लोज लुक लेकर देखते हैं उपसभापति महोदय, सबसे पहला प्रश्न जो है वो है जिस तरीके से इस बिल को लाया गया, जिस सिक्रेसी के साथ इस बिल को लाया गया, मुझे समझ नहीं आता। देश का ये एक इकलौता ऐसा बिल होना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सहमत हैं। इस बिल में सिक्रेसी की क्या जरूरत है? इसमें तो सारे लोग सहमत हैं। जिस तरीके से इस बिल को लाया गया, ये सिक्रेसी बड़ी विचित्र परिस्थिति है। एक चीज हुआ, कुछ समय पहले खबरों में और मीडिया में अडानी जी के बारे में काफी खबरें आई। अडानी के बहुत सारी खबरें आने के बाद मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए यह प्लान बनाया गया कि अब क्या किया जाए। स्पीक ऑन द सब्जेक्ट, दैट विल गो ओनली ऑन रिकॉर्ड एज पर रूल नंबर 118। इट इज प्योरली ऑन द बिल। बैठिए लोग, आप नहीं बोल सकते प्लीज, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, आपका समय खत्म हो रहा, प्लीज कंटिन्यू ऑन प्योरली ऑन द बिल सर। आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू और द नेशन। दिस इज प्योरली ऑन द बिल। वही तरीके से अडानी जी के बारे में खबरें आई, मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन आ गया। सारा मीडिया वन नेशन वन इलेक्शन किया गया। फिर बातें आ गई कि भाई ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा, पूरा मीडिया विशेष सत्र बुलाया जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, वन नेशन वन, सारा डिबेट डिस्कशन इस पे चला गया। फिर 18 सितंबर को मीडिया में खबर आती है, बिल्कुल लाया जाएगा, और 19 सितंबर किसी को कोई आइडिया नहीं है। ये कैसा डेमोक्रेसी है जिसमें बाकी के विपक्ष के नेताओं को जानने से पहले मीडिया में बात आती है, मीडिया के द्वारा पता चलता है, फिर 19 सितंबर को सरकार कहती है कि विभिन्न रिजर्वेशन पर बिल आ रहा है। विचित्र परिस्थिति है ये। उसके बाद उपसभापति महोदय, मीडिया तो दो चीजें स्पष्ट हो गई अब तक। एक तो इनकी तैयारी नहीं थी, सरकार की तैयारी इसलिए नहीं है कि स्पष्ट दिखता है किसी भी चीज पे कोई एलिबोरेशन नहीं है। एक तो तैयारी नहीं है और दूसरा नियत नहीं है। तो ना तो तैयारी है और ना ही नियत है। हड़बड़ी में और बिना मन के लाया गया ये बिल है। अब कैसे करें? बिल लाना है, मीडिया को डाइवर्ट करना है, क्या करें? क्रेडिट भी लेना है पर करना नहीं है, ये आइडिया है इसका। उपसभापति महोदय, दूसरा पक्ष में आपके सामने रखना चाहता हूं, जनगणना और डिलिमिटेशन का। इसमें यह पेच फंसाया गया है कि रिजर्वेशन मिलने से पहले जनगणना होगा और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद यह किया जाएगा। मुझे यह समझ नहीं आता। मैं अगर ऑब्जेक्टिवली भी आप देखें तो जनगणना और डिलिमिटेशन से ऐसी कौन सी बात निकल कर आएगी जिसके आधार पर रिजर्वेशन किया जाएगा? जनगणना से या डिलिमिटेशन से तो कुछ भी निकल के नहीं आना है जिस पर ये रिजर्वेशन आधारित होना चाहिए। ऐसा कौन सा पैरामीटर है, कौन सा पैरामीटर है जो जनगणना से निकलकर आएगी? तो अगर करना है, अगर करने की मंशा है तो आज हमारे पास 543 सांसद है, उनपे क्यों हम सीधे 33% लागू नहीं करते? मेरी पार्टी और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से तो आया ही है, कांग्रेस पार्टी और सारे पार्टी तैयार हैं। ये एक ऐसा बिल ऐतिहासिक बिल हो सकता था जो अद्भुत होता, सारे समर्थन करते और तुरंत के तुरंत एक ही दिन में, एक ही झटके में अगले चुनाव में पूरा रिजर्वेशन होता।
लेकिन लेकिन क्रेडिट लेना है। चुनाव आ गया है पर रिजर्वेशन करना नहीं है। पिछली सरकारों ने भी बिल लाए थे, आप पिछली सरकारों के बिल उठाकर देख लीजिए। पिछली सरकारों के किसी भी बिल में ये प्रावधान, ये पेच था नहीं। इस पेच को लगाया गया है इस बार। तो ये इस पे सभी माननीय लीडर्स ने, सबने इसके बारे में बताया। किसी को तो एलेबोरेट करना चाहिए, बाकी की बातें करने के बजाय यही बताना चाहिए कि क्या कारण था कि डिलिमिटेशन और सेंसस को इस पे इंट्रोड्यूस किया गया है, किस कारण से इस पर बाध्य बनाया गया है। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है, हमें अभी तुरंत में चाहिए ये रिजर्वेशन, क्यों डिले किया जा रहा है इसको? सर, उसका कारण मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी स्वयं के अंदर इतने कॉन्ट्रेडिक्शंस हैं कि पिछली बार जब यह बिल आया था तब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि विप की क्या जरूरत है, हम कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है, पार्टी के अंदर डिस्कस होना चाहिए, जैसा आडवाणी जी के यहां डिस्कस हुआ था। अगर नहीं मानती है पार्टी तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये मैं कोट करके कह रहा हूं, आदित्यनाथ जी का ये बयान है, पूरे मीडिया में है। उसके बाद लालमणि चौबे जी, मृदुला सिन्हा जी, तेजस्वी सूर्या जी, अमित मालवीय जी, आप किसी को भी ले लीजिए, पब्लिक डोमेन पे है, सबने इसका विरोध किया था। अमित मालवीय जी ने तो यह भी लिखा था, मैं कोट कर रहा हूं ट्विटर में, सोनिया जी होल्डिंग द नेशन टू रैंसम just to fulfill our agenda to see women reservation bill passed. That is true. That is true. That is precisely the case. Sir, इसलिए चूंकि अंदर से मन में है नहीं बिल को पास करने की इच्छा, लेकिन क्या करें, चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है, क्रेडिट लेना है, तो चुनाव आ रहा है, क्रेडिट लेना है, बिल पास करो, लेकिन उसको लागू मत करो। और ये पहला फॉर्मूला नहीं है, ये डिलिमिटेशन वाला, ये पहले किया जा चुका है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने थे, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में इन्होंने डिलिमिटेशन के नाम पर चुनाव को रोक दिया। 6-7 महीने डिलिमिटेशन कराए, सारे अगड़म बगड़म तिगड़म सब किए, लेकिन अंत में क्या हुआ, चुनाव हार गए। ऊपर वाला देखते रहता है, ऐसी कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होते जो देश के खिलाफ है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज मैं आप सबके सामने लाना चाहता हूं। मैंने प्रधानमंत्री जी के स्पीच को सुना सेंट्रल हॉल में। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरे लिए गौरव की बात थी, मैं एक नया पार्लियामेंटेरियन हूं। प्रधानमंत्री जी को सेंट्रल हॉल में सुना, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई इफ और बट नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे काम होना चाहिए। 2 दिन के बाद बिल लाया गया और ये बिल में सेंसस और डिलिमिटेशन को, ये वही इफ और बट है जिसकी बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी 2 दिन भी नहीं लगे आपको इफ और बट लगाने में। प्रधानमंत्री जी आपने भाषण दिया, उसको क्या हुआ, आपकी कहनी और कथनी में इतना फर्क क्यों है? अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है नारी सम्मान का। नारी सम्मान का मुद्दा है, कथनी और कर्मी में फर्क नहीं होनी चाहिए। नड्डा जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, देवियों के जैसे देवियों को पूजा जाता है, यह हमारे धर्म की संस्कृति है, किसी पार्टी ने हमें नहीं दिया है, किसी पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है कि देवियों को हम पूजा करते हैं। आप बताइए कि आपने सरकार में ऐसे क्या काम किया है जिससे नारियों का सम्मान बढ़ सके। थोड़े दिन पहले हरियाणा में हमारे जो विमेन रेसलर हैं, वो रोड पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरने पे बैठे हुए थे, सारा देश उनके साथ खड़ा था, सारा देश खड़ा था। क्या प्रधानमंत्री जी के पास एक शब्द नहीं थे उनको बोलने के लिए? प्रधानमंत्री जी के पास बचाने के लिए बृजभूषण सिंह थे। यही नहीं, हरियाणा का एक और उदाहरण देता हूं, मैं कॉन्टेस्ट करता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि ये साफ उस पर निकल कर आए। संदीप सिंह अभी भी मंत्री बने हुए हैं, उस पर उनका इतना बड़ा शोषण का और बहुत सारी गड़बड़ियों का लगा हुआ है महिलाओं से संबंधित। ऐसी क्या परिस्थितियां हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बहुत मजबूत है, इतनी ब्रूट मेजॉरिटी हुई है, अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में ऐसा क्या हो गया जो ऐसे संदीप सिंह जैसे लोगों को, बृजभूषण सिंह जैसे लोगों को क्या मजबूरी रही जिसके कारण नहीं निकाला जा रहा है? यह नारियों का सम्मान। बाकी का मैं आपको क्या बताऊं, आप कठुआ ले लो, उन्नाव ले लो, हाथरस ले लो, हरियाणा ले लो, मणिपुर ले लो, इसका अंत नहीं है। कथनी और करनी में फर्क है। बाकी आपको मेरा तो यही मैं तो इतनी समझ पाया हूं कि जो नारी बचाव का जो स्लोगन है वो पैकेजिंग है। पैकेजिंग जब आप खोलते हो तो उसमें से निकलते बृजभूषण सिंह है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बाद
ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बिल को नहीं रोकेंगे। बिल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली लोकसभा जब हुई तब लगभग 5% विमेन चुनकर आए थे और अब लगभग 15% हो गए। देश की परिस्थितियां ऐसी रही कि पहली लोकसभा से आज तक 5% से 15% आने में इतने साल लग गए। मैं उन सभी माताओं, बहनों और हमारे पार्लियामेंटेरियन साथी हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो चुनकर इतनी कठिन परिस्थितियों में आए, उन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि विषम परिस्थितियों में आपने अदम्य साहस दिखाया, आप ऐसी परिस्थितियों में भी चुनकर आए, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप समझिए, आप देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को अगर हम लेते हैं, आप जैसे स्वीडन को लीजिए, नॉर्वे को लीजिए, यहां पर 45% के आसपास विमेन रिप्रेजेंटेशन है असेंबलीज में। इंग्लैंड में आप देखेंगे 35% है, अमेरिका में आप देखेंगे 29%। जापान ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जो इंडिया से नीचे है, वहां पर 10% का रिप्रेजेंटेशन है। हमारे देश में ये पहली बार नहीं है, ये 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो पंचायती राज में और कॉरपोरेशंस में रिजर्वेशन है। हमको इसको रिव्यू करना चाहिए कि अच्छे से इसको और कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे 1996 में जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 2008 में स्टैंडिंग कमेटी थी। इस स्टैंडिंग कमेटी और जेपीसी में 2-3 बातें निकल कर आई थी जो आज भी बहुत रिलेवेंट है। सबसे पहले तो रोटेशन का है। रोटेशन को बहुत स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। जैसा कि नड्डा जी कह रहे थे कि मैं अगर वायनाड को विमेन कर दूं तो क्या होगा, अब इंडिया पार्टी अगर कहेगी कि बनारस को अगर विमेन कर दे तो क्या होगा। बहुत सारे, कोई भी कर सकता है। अगर पॉलिटिकल टूल रोटेशन को बनाया गया तब तो सारा कुछ खराब हो जाएगा। इसको समझना पड़ेगा। रोटेशन की जो पॉलिसी है उसको डेलिबरेट करना पड़ेगा देश के सामने। एक और फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। पंचायत के माध्यम से जो 15 लाख से ज्यादा विमेन चुनकर आए, उनमें से लगभग 15% ही री इलेक्ट हुए। इसका मतलब यह है कि 85% वर जस्ट फर्स्ट टाइमर, 85% वापस री इलेक्ट होके नहीं आए। इसका मतलब ये बड़ा टेम्पररी वन शॉट वंडर जैसे होता गया है, रिपीट नहीं हो रही है। लीडरशिप सिर्फ 15% रिपीट हो रही है। इसका मतलब इसको समझने और डेलिबरेट करने की जरूरत है कि ऐसा क्या करें कि विमेन लीडरशिप को जब तक परसिस्टेंट और कंसिस्टेंटली आप आगे नहीं रखोगे, तब फिर लीडरशिप डेवलप होने की संभावना नहीं रहेगी, पॉलिटिकल पार्टीज की एक टूल बनकर रह जाएगी। एक और है प्रॉक्सी लीडरशिप की। जैसा कि उपसभापति महोदय स्वयं कह रहे थे कि प्रधानपति और सरपंच पति की बहुत बातें चलती। मैं भी गांव से आता हूं। Respected member, you have 1 minute to conclude. थैंक यू। प्रधानपति और सरपंच पति की बातें निकलकर सामने आती है। यह भी संभव है कि कई बारी अगर आप विमेन रिजर्व करते हो तो बड़े बड़े लीडर अपने रिश्तेदारों को वहां पर खड़ा कर देते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें कि प्रॉक्सी लीडर तैयार ना हो और सचमुच में असली लीडर तैयार हो। मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना थी। मध्य प्रदेश में तो ये सरपंच पति और ये प्रधानपति जो है, उन्होंने ऑफिशियल तरीके से ओथ ले लिया अपनी पत्नी के बिहाफ से। तो इन सारी चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा। अंत में मैं देश को यह बताना चाहता हूं, अगर नियत साफ है, आज नंबर है और सारे पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हैं। अगर आपकी नियत है तो आज पारित करो, आज पारित करते हैं और इसी चुनाव से 33% रिजर्वेशन देते हैं। अगर नियत नहीं है तो जुमला बेचना बंद करो। अमृतकाल की संभावनाओं को जुमले में मत बदलो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती ममता मोहंता। महोदया, आज यही ऐतिहासिक महिला संरक्षण बिल उपरे मोर मतामत रखिबार सुजोग पाइथबारु आम समाज रे सबु क्षेत्र रे महिला पुरुष को समान अधिकार दिया जाइछि। केवल राजनीति क्षेत्र रे यह संभव हो पारि नथिला। एही वर्तमान एही बिल महिला संरक्षण बिल द्वारा यह संभव हेबाकु जाउछि। मु मोर व्यक्तिगत एवं मो दल विजु जनता दल तरफ मु पूर्ण मात्रा रे समर्थन करुछि। ओडिशा रे केउ कालरू महिला माननकु उचित सम्मान और स्थान दिया जाइछि। ओडिशार बरपुत्र तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री विजु पट्टनायक महिला माननक स्वतंत्र सम्मान पाई पदक्षेप नहीं चंती।
ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ାର ଏକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ସାଙ୍ଗଠିକା ସୁମନି ଝଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଏସ୍ପିର କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହ ବିଜୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। 1992 ମସିହା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ନିର୍ବାଚନରେ 33% ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ନାରୀଟିଏ ସଶକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ, ଗାଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ମୋର ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 2012 ମସିହା ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନରେ 50% ସଂରକ୍ଷଣ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ 33% ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇ 7 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି 41% ମହିଳା ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳା ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କା ମହିଳା ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋୟୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କା ମହିଳା ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯାଏ 50% ମହିଳା ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ସଶକ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ମମତା ଯୋଜନା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏମିତି ବହୁତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ସଶକ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ 2018ରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଦେଶର 22ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ମହିଳା ସଶକ୍ତି ବିନା ସମାଜ, ଦେଶ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ବିଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। Dr. K. Keshav Rao. Thank you, Madam. I stand very firmly lest it is misrepresented or misquoted by our opponents in the states. We stand for reservation to women. This has been our article of faith. We have been fighting for it. We have been campaigning for it. Our leader, the Chief Minister KCR, was in forefront in this movement. Ever since day one, we got our state. So that should be my first assertion. Later, I would rather development. Madam, the movement for women's movement and movement for the reservation has a checkered history. In 1920 in London, we had these things. Then we had in 1921-17 when Sarojini Naidu went to Chelmsford Committee and asked for franchise. So we had gone through many things. So this movement, this particular movement for the reservation or the say, voice of the people in the legislature is an old one and a very noble one. So let me start my speech by quoting Ms. Ambedkar, who said, "No country can go forward which leaves the women behind." This was his golden words in the parliament. But at the same time, the same Constituent Assembly had some reservations over giving reservations to women in the legislature. Therefore, I say, since you have brought such a
historical bill, which all of us, I am privileged to be a part of it, most of us joining, is a very great time. And I would, rather, I'm tempted to quote the famous words of Victor Hugo, who said, "No force on earth can stop an idea whose time has come." Having said that, I have my own dilemma. I have my, it's not called cynicism. You might call my opponents, but I have my own doubts whether the time come or not. Because the entire process that you are trying to talk to me today hinges on few conditions. The condition we could have really overcome, but yet we are insisting the name, as the very honorable member and respected member, Mr. Nadda, said, that we have to go through some kind of a legal process and constitutional process. I think most of us sitting here know the same legal concepts. We know the Constitution, we know the law, we know everything. 370 could be removed without looking into the Constitution or anything at all. You can do anything, whatever. When there's a consensus here, what is that we are asking? Two conditions they have put. One is census after the bill is passed. It is not census now. You could have, as well, I am trying to give you the alternative. You could have accepted the 2011 as a benchmark. Simple as that. This House could have accepted 2011, as we have done in many cases 2001. And immediately, that is tomorrow, you could have appointed some kind of a delimitation commission. I'm telling you, delimitation commission is necessary. I totally agree with Rajya. And yesterday, Home Minister said that in the other House, delimitation is necessary because we don't want to do our own, which will perhaps be mistaken as discrimination. Good, I agree that you can't bring Hyderabad, take away from OLC and put anybody. I understand, I totally understand. You need not give the examples, but understanding it, I said, once you accept 211 as the benchmark, as the accepted consensus figure, then Dr. you can Keshav, go and appoint Dr. tomorrow. Keshav, Sir, this side. Sir, tomorrow. I'm trying to tell you because they would No, tomorrow. through me. I'm subject to their criticism. No, not yours. no, You would through never me. criticize me. But I'm Honorable trying members thank, have to speak to the House thank you. while looking Sir, at the chair. I'm only saying, I will once try. we have. I will try to improve my face and facial expression. No. Make it very pleasant. We'll be. But we please are, have it only through the chair. You would be giving us the impression that we are attractive enough. Good. Sir, thing is, the moment we have this kind of a census fixed and deliberation done tomorrow, so there is no need for much time to be taken. To say that they had looked into this, there is a legal process, don't tell us all that. That is only trying to avoid things. Sir, the bill speaks of reserving 1/3 seats for women in Lok Sabha and state legislature. But as I said, it is on this condition, which could have been overcome. I want to census means disadvantage. Again, there's a second point about census. I'm not opposing census because of the legalities that you talked about. Census means disadvantage to southern states, including Telangana, where our population is usually lesser because we practice our, what you call the family planning. Now, once that happens, in the census, our figures happen to be lower than others, and we stand to it. This has to be answered when you sit in the cabinet. Please look into this problem because you are trying to do this for all the entire country. So I want you to look into this also. Another word that you have used, census effective after commencement of the bill. What I'm asking you to do is accept 2011 as benchmark. It is not there. The bill makes it sure the census commencement of the bill effective, the census effective after the commencement of the bill. That is to say, first census have to be conducted after the bill is passed, which have done after 12 years as far as the last experience is concerned. Even on such a census, delimitation commission will sit to decide on reservation of seats. Which seats they will do, Delhi is an experience. They took 1 year, and the last delimitation is an experience where they took 2 years. Of course, this is constitutional compulsion, I agree. There has to be delimitation, as I've already said.
Thus, if I work it out, the publication of this bill, then census, then deliberation, then the people's opinion, all this, when I work it out, I don't want to give the details, it works out to 2030, not 2029. That means this 24 you are missing, next 29 you are missing, then you are getting into 31. As far as the bill is concerned, as far as the, well, so that is why I said, why not accept the same thing? Sir, then this deliberation, the commission, the deliberation, is time over, sir? Minutes. Time is over. Wind up, wind up, wind up. Sir, this deliberation which you are saying is advisable, my God, is it, see here, I agree with so much, sir. Sir, this deliberation commission has to be appointed not by the state government. It is by CEC. It is under the guidance of CEC. But for God's sake, not under the proposed politically motivated CEC. Let there be a CEC which is honest, which is truthful, which is really a true sense which all of us accept as our thing. So I'm telling you, I had my doubt. Yesterday, I had an half-an-hour discussion with the leader of the House, Mr. Goyal. Thank you. I insistently asked him whether are they really true to themselves in this bill. He said, yes, they are truthful. That is why I said I will join you because we are supporting it, but let us be truthful. Thank you, Dr. Keshav. Thank you. All right, sir. Then I will leave the other issues to my other speaker who is speaking, Yes. because it has a big history. This has to be told. Whatever history it is, you have brought it. We are thankful to you. We are supporting it. But at the same time, please think, don't do it for political thing. There is a competition, political competition here and there. Somebody taking credit. Whoever takes the credit, let the ladies and this nation get this kind of a historical bill. That is why. Thank you very much. Shri H.D. Dev Gowda ji. To the Secretary General, what I have written to the Honorable Prime Minister on April 10th, 2023. The content of the letter, if you permit me to read, I will read the entire letter only for the purpose of the preserving the time. I don't know whether your good self is going to permit me to read. Otherwise, I will place the entire letter on the table of the House. Sir, place it on the table of the House. If you permit, I will place it on the table of the House. Yes. The content is the Prime Minister has endorsed the letter what I have written to the Prime Minister on April 10th, 2023. What I have brought the Women Reservation Bill in 2015. I'm sorry, sir. I have brought this bill when I was the Chief Minister of Karnataka. I brought this reservation bill and it was passed in the Karnataka Assembly, and the same was introduced in the Parliament when I became the Prime Minister, and former late the Cabinet Secretary, Mr. T.S.R. Subramaniam was there. He has written all details. Sir, I don't want to quote all these things, sir. It contains all the materials. If you permit, I will place it on the Yes. table of the House. Permitted. This may be placed on the table of the House. Thank you very much, sir. Thank you, sir. I am grateful. Well, honorable members, very much. the relevance of this House is reflected when our former Prime Minister is present here. And that is, of course, indicates House of Elders has to show light to others. Shri V. Vijay Sai Reddy. Sir, you have 3 speakers, 17 minutes. Chairman, sir, How many minutes? Your total time is 17 minutes and 3 speakers. 1/3.
1/3. Okay. Like 5 minutes. like women reservation bill. 5 minutes. Leave, leave six to others as a leader. 5 minutes. Your time starts. Already 29 At the seconds. outset, I would like to state that, don't disturb me, madam. At the outset, No, I I would like know. to, You said don't disturb. You are not liable to disturbance. at All the- I plead is don't create disturbance, sir. sir, what to say and how to say is my prerogative, sir, subject to the rules and regulations. At the outset, I would like to state that my party, that is our party, YSR Congress Party, under the leadership of YS Jagan Mohan Reddy Garu, extends unequivocal and unwavering support for the Women Reservation Bill. The Honorable Minister for Law is present. I request the Honorable Minister for Law to extend the reservations for women even in Rajya Sabha and also the state legislative councils. And this can be done because for every 2 years there will be retirements and vacancies in Rajya Sabha and also the state councils. In a period of 6 years, this law can be complied with. And in this regard, the Article 80 and Article 171 of the Constitution may also be amended to provide the women reservation for women 1/3 seats in Rajya Sabha and also the state councils. Law Minister, sir, please take note of it, sir. Sir, one more request, Law Minister, sir. Sir, for Purushottam Rupala, sir. Sir, now that you are providing reservation, that is today on 21st September 2023, and this month marks the monumental time for the women political empowerment in India. I strongly suggest and request the Honorable Minister for Law that the government declares September as Women's History Month. Women's Day, like International Women's Day, this month can be declared as Women's History Month. Sir, coming to the performance of Andhra Pradesh. Sir, the Constitution 73rd and 74th Amendment 1992 mandates the reservation of 1/3 seats for women in panchayat and municipalities. In Andhra Pradesh, under the leadership of our beloved Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy Garu, has exceeded the limit. It is not 33, it is not 1/3. He has even exceeded the limit and then provided reservation for women, as I'm now divulging the details now. Out of 688 of 1,356 politically nominated persons in the local bodies are women. That is 51% in the politically nominated posts are women. And 7 out of 13 Jilla Parishad chairpersons are women. That is 54%. 15 out of 26 vice chairpersons are women. That is 58%. 18 of 36 mayors and deputy mayors are women. That is 50%. 361 out of 671 corporations ward members are women. That is 53.8%. 45 out of 73 municipal chairmen are women. That is 62%. 1,061 out of 2,124 municipal ward members are women. That is 50%. 57% of the sarpanchas, 54% of MPTCs, 53% of mandal presidents, 53% of ZPTC members are women, 53% of the ward and village volunteers, and 51% of officers in ward village secretariats are women. Therefore, our leader, YS Jagan Mohan Reddy Garu, has crossed 33%, and in fact, nothing is less than 50%. Therefore, our contention is women reservation could be
even more than 1/3, it could be even 50%, because women constitute Conclude 50%. करें. You need not remind me, madam. Five, exactly 1/3 I'll close. 1/3 of the time. So therefore, because you disturb me, then I lose the sequence. Need not. समय समाप्त हो रहा है तो उसमें विषय Okay. आपको I'll ध्यान be दिलाना closing down. पड़ता है. Thank you very much. Thank you. Thank you. प्रोफेसर मनोज झा. शुक्रिया मैडम, शुक्रिया आपके वहाँ होने के लिए भी. बस मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इतिहास में, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब ये कहना मुश्किल हो जाता है, जो मीडिया के लोग पूछते हैं बाहर, आइज और नोज. ये मसला यस और नो का नहीं है माननीय सभापति जी. ये मसला हमारे देश की तारीख से जुड़ा हुआ है. ये मसला इस बात से जुड़ा हुआ है जो प्रधानमंत्री जी ने अभी बीते दिनों सेंट्रल हॉल में कहा था, कैनवस बड़ा होगा, आकृति बड़ी होगी. बड़ा कैनवस है लेकिन आकृति छोटी गढ़ी जा रही है, और ये इतिहास स्मरण करेगा. ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं. अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये लेजिस्लेशन है या किसी तरह का धार्मिक ग्रंथ की एक उसका शीर्षक है, क्योंकि बचपन से पढ़ता आया इस देश में. जब आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं थी, जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. पता नहीं देवता रम करते हैं कि नहीं, लेकिन हमने इस श्लोक के बावजूद महिलाओं का मोलेस्टेशन देखा, घरेलू हिंसा देखी, सबसे ज्यादा रेप परिवार नाम की संस्था में देखा, जिसका आंकड़ा खुद सरकार देती है. तो मुझको लगता है ये जो विरोधाभासी चरित्र है हमारे देश का, इस विरोधाभासी चरित्र पर भी बात होनी चाहिए. आज काफी सारी महिलाएं हैं, पत्रकार भी इस दर्शक दीर्घा में. इनको भी ये कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ सरोकार हैं. इस देश में ऐसा नहीं चल सकता कि एक तरफ ये श्लोक पढ़ा जाए और दूसरी तरफ हम उस जुबान को छोड़ दें जो संविधान से आती है. मैडम, संविधान राइट्स की बात करता है, अधिकार की. हमारी वोकैबुलरी को क्या होता जा रहा है? अधिकार दया की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन पूरा का पूरा जो टेक्सचर देखता हूं वो दया की श्रेणी में बात होती है. अधिकारों की बात कभी दया से नहीं होगी. माननीय डिप्टी चेयरमैन मैम, चेयरपर्सन मैम, सॉरी, एज पर द डिलिमिटेशन कमीशन 2008 हमारे पास जो सीट्स हैं 412 जनरल सीट्स, 84 एससीज, 47 एसटीज. अब हम क्या कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से? 84 और 47 के अंदर 1/3 कर रहे हैं. क्या यह अन्याय नहीं है? एग्जिस्टिंग सीट्स में नहीं, जो 33% आ रहा है उसके अंदर, जिसका आंकड़ा अभी के हिसाब से 136 सीट बैठता है, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी की व्यवस्था हो. क्योंकि देखिए, मैं आपके माध्यम से कहूं, हर महिला को बहुत मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ता है, ये आप भी जानती हैं. और खास करके पिछड़े वर्गों की महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं, उनका डिप्रिवेशन और वल्नरेबिलिटी बाकियों से ज्यादा होती है. हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई नहीं होता है. हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई नहीं होता. अगर आप पहुंची तो बिना हैंड होल्डिंग के. लेकिन उन पिछड़ी जाति की महिलाओं का क्या, जिनके हैंड होल्डिंग के लिए ना हमारे धर्म ग्रंथों में कोई व्यवस्था है और ना आज की समकालीन बातचीत में कोई व्यवस्था है. रेटोरिकली हम कुछ भी कह दें. मेरा सिर्फ आपके माध्यम से कहना होगा कि हमारी पार्टी, आज मैं स्मरण कर रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, भगवतिया देवी, कई लोग जानते होंगे, पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, पत्थर तोड़ने वाली. हम ना सहबो गाली भैया, हम ना सहबो गाली. वहां से, गया से निकल करके वो संसद तक पहुंची. क्या उसके बाद भगवतिया देवी आ पाई, फूलन देवी आ पाई? वो इसलिए नहीं आ पाई कि हम आपको दोष नहीं देते हैं, हमारी व्यवस्थाएं संवेदन शून्य है. मैं तो आग्रह करूंगा तमाम साथियों को, आप किसी भी दल में हो, आज एक बार उससे बाहर निकल करके सोचिए. ये ऐतिहासिक क्षण सचमुच ऐतिहासिक होगा अगर हमने आज
इतिहास को व्यापक कैनवस पर देखा, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में फासला नहीं होना चाहिए। और यह फासला इसलिए नहीं होना चाहिए कि बड़े दूर फासले पे लोग खड़े हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग। मैडम, आप, अगर आपके माध्यम से मेरी बात पहुंच रही हो, तो आज मैं आग्रह करूंगा तमाम साथियों से, चिंता न करिए दलीय व्हिप की। दलीय व्हिप समाज की व्यवस्था पे भारी होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा समर्थन विरोध नहीं, आज भी मौका है इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज करके एससी एसटी और ओबीसी को इनकॉर्पोरेट किया जाए। नहीं, आज हम नहीं करेंगे, हम ऐतिहासिक गुनहगार होंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं, बाहर लोग वॉच कर रहे हैं, कहेंगे कि तुमने क्या किया। ये व्यवस्था ऐसे नहीं बदली जाती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि अपने दायरों से अलग होकर के आप जब ओबीसी की बात करते हैं तो ये रेटोरिक से आगे बढ़ना चाहिए, हमारी चिंताओं में आना चाहिए। ये नहीं होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माला भी पहनाए और उनकी बात को आत्मसात न करें। ये जो फर्क हमारे इसमें आ रहा है, इससे कई तरह के विरोधाभास का जन्म हो रहा है। मैडम चेयरपर्सन, मैं आपको कहूं कि कोटा विद इन कोटा की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है जो एक अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट ने 89 में दिया, इंटरसेक्शनैलिटी। अब ये इंटरसेक्शनैलिटी को, चूंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आज मैंने सुबह इसका अनुवाद बहुत ढूंढा, उसके अनुवाद में एक अनुवाद आया प्रतिच्छेदन। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब होता है हम हर लेयर की एजेंसीज और उसके अंदर की क्या विधाएं हैं, उसके आधार पर अपना चरित्र, अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम को ये देखना होगा। जो खास करके वंचित समाज की महिलाएं हैं, मैं उनके बारे में कहूं, आपको एक बार अपना नजरिया साफ करना होगा। अगर चश्मा लगाती है सरकार, धूप का चश्मा नहीं, अगर सचमुच का चश्मा लगाती है तो उसके पावर बदलिए, उसको साफ करिए और ये तय करिए कि आज जब हम यहां से उठे तो एक कमिटमेंट दें ओबीसी वर्ग को। और ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि 33% के को एग्जिस्टिंग में मत इनकॉर्पोरेट कीजिए, इट शुड बी सेपरेट। नई व्यवस्था में नया 33% विदाउट टचिंग एससीज एंड एसटीज, ये करिएगा तो क्रांतिकारी कदम होगा। अक्सर हम लोग अपने प्रिविलेजेस को नहीं देखते हैं। मेरा सरनेम एक प्रिविलेज है, नीरज भाई का सरनेम एक प्रिविलेज है, हमारे सरनेम ने हमें प्रिविलेज दिए हैं। उन सरनेम्स को देखिए जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है। नहीं, ऐसे मैं बहुत अच्छा किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं मैम चेयरपर्सन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रिविलेज का जो व्याकरण है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी सदन में कहा था कि इस देश में शायद देयर इज नथिंग इन नेम बट एवरीथिंग इज देयर इन द सरनेम। उनके संघर्ष, उनका जीवन कठिन लगातार होता जाता है। और एक ऐतिहासिक तथ्य बताऊं, 31 में बेगम शहनवाज और सरोजनी नायडू ने संविधान बनने से बहुत पूर्व इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। हम काहे को अटके पड़े हैं 33 पर? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि 33 के साथ क्या रिश्ता है हमारा। ये 50 क्यों नहीं हो सकता, ये 55 क्यों नहीं हो सकता? आपका पूरा का पूरा वर्ग चरित्र बदल जाएगा। आप नहीं चाहते हैं कि भगवतिया देवी यहां आए, हमेशा एक खास सरनेम। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जो अलग अलग दलों में भी हैं, अगर वो पहुंचे हैं यहां तक अपने संघर्ष से, तो उनको आज ये आवश्यकता है, उनको ये भरोसा दिलाया जाए कि ऐसी कोई चीज आगे नहीं होगी, सबके लिए खुलेगा। आपकी ये जो नई पार्लियामेंट है हमारी, ये रंगीन ज्यादा होगी। इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं। हम ये कौन सा बिल ला रहे हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट के बाद शेड्स ऑफ ग्रे भी नहीं है? अगर हमारा उद्देश्य डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी है तो कदम उस दिशा में बढ़ाने होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि 2010 में हमारा रिप्रेजेंटेशन देखिए, उसमें हमने एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज की बात की थी। और हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वर्ग चरित्र बदले, संसद सचमुच में प्रतिनिधित्व की संस्था बने जिसमें सबके आकार हों, सबकी शक्लें हों। ये ना हो
कि एक प्रभुत्व वर्ग का उस पर हमेशा उस पर छाप रहे। अब मैं कहूं कि अभी जातिगत जनगणना कल शाम के बाद मैम चेयरपर्सन, अब मैं आपका अटेंशन चाहता हूं। कल शाम के बाद इस देश में लोकसभा में बिल पास हुआ, उससे ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है ओबीसी के साथ नाइंसाफी हुई। इस बात की चर्चा हो रही है कि जातिगत जनगणना पर क्यों ब्लॉक किया जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूं, हमारे सीएम नीतीश जी और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम, उन्होंने जातिगत सर्वेक्षण कराया। 28 अगस्त को मेरे पास दोनों एफिडेविट है। पहले एफिडेविट कौन लेके गए? सरकार। तुषार मेहता खड़े होते हैं, सॉलिसिटर जनरल, ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी लाइक सेंसस और एक्टिविटी अकिन टू सेंसस। लेकिन शाम तक जब अप्रोर होता है, दूसरी एफिडेविट आती है, कहती है गलती से वो पैराग्राफ लग गया था। सरकारें ऐसी गलतियां नहीं करती हैं, ये मानस करवाता है, ये प्रेजुडिस माइंड करवाता है। मैम चेयरपर्सन, बस ज्यादा नहीं लूंगा। मैंने कई संशोधन दिए हैं मैडम चेयरपर्सन, मैंने कई संशोधन दिए हैं। उन संशोधनों पर भी सरकार विचार करे। हाथ जोड़ के कहता हूं, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हृदय विशाल रखना चाहिए। छोटे मन से, आप ही के बड़े नेता कह गए थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। कैनवास पे बड़ी लकीर खींचिए। और मैं आखिरी में एक बात कह के खत्म करूंगा कि गले मिलकर गला दबाने की कोशिश ना हो। मैम चेयरपर्सन, 1 मिनट, एक कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए। और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। श्री इलामरम करीम, श्री इलामरम करीम। Thank you, sir. I support this bill. On what is that? Rupal ji, let me speak. On behalf of CPIM, I support this bill. Honorable Prime Minister told that he was chosen one for empowering and strengthening women. Nothing, sir. This is a compulsion on the ruling party because they are afraid of the next election, the parliament election. After the propaganda led by Prime Minister and Home Minister in Karnataka and trying to communalize the entire community and division among the community, they lost Karnataka. They lost Himachal Pradesh. 15 years continuous rule in Delhi Municipal Corporation, they were lost. That situation compelled BJP to bring such a legislation in the parliament. This is not for Nari Shakti Bandhan. Sir, in 2010, UPA government introduced the bill in the Rajya Sabha and it was passed. I remember Srimati Sonia Gandhi and my party leader Brinda Karat and other women leaders who were supporting and interfering to pass that bill in the Rajya Sabha. In an article, Brinda Karat remembers that moment. She told, I quote, but the unequivocal support for the bill of the then UPA chairperson Sonia Gandhi ensured that the various plans being hatched to once again sabotage the bill were blocked.
Sir, the firm position taken by the Rajya Sabha chairman, Hamid Ansari, was critical factor in the passage of the bill. Sir, this was happened because of the strong united struggle by women's organization since decades. But unfortunately, that bill was not passed in the Lok Sabha. In 2014 Parliament election, BJP promised they shall bring the reservation bill. 5 years, nothing done. 2019, they repeated that promise. 4 years has lapsed. You are responsible for losing 9 years of reservation for women. You have to reply for that. Now you are claiming Nari Shakti Bandhan. Which Nari, sir? Manipur Nari. Who are women folks? They are naked, paraded on the road, gang raped, and mercilessly butchered under the patronage of BJP government. What Nari Bandhan, sir? The wrestling stars, they were assaulted by the chairman of that committee. Sir, Unnao, Katao victims, they were also ladies. What you have done? What you have done? So this is not for Nari Shakti Bandhan. This is for political achievement, only a political achievement. When it is to be implemented, when the women get this right, it is a far away after the census, when the census will happen, and on basis of the new census, delimitation to be happened. When it will happen, it is not coming in next 10 years or 15 years. They only want to win the next election. All the election promises are going to air. The entire sections of the people, farmers, workers, youth, all are angry with this government. Sir, women are working in several sectors. What is their condition? Particularly agricultural workers. See, unorganized sector workers, scheme workers, lakhs of scheme workers, MNREG workers. What they are getting wages? There is no social benefit for them. In the basis of the privatization in public sector, in railways and public sector undertakings, social justice is gone to air. Where is the reservation, sir? In private sector, is there reservation? Only reservation for SC, ST and OBC section that is getting in the public sector undertakings only. What are you doing there? All are gone to private hands. That is your policy. So you are speaking about Nari Shakti Bandhan. This is not for Nari Shakti Bandhan. In West Bengal, 1983, 33% reservation was given to women in local bodies. That was first time in the history of this nation. In Kerala, 50% reservation is given to women in all panchayats, block panchayats and district panchayats and corporations, everywhere. Actually, the actual number may be more than 50%. In general seats also, so many women are contesting. So that is the history. What is the history of other states ruled by the BJP? Whether you can claim like that? See, we must recall the attention of this house regarding the BJP's policies adopted during the 9 years. India stand around 20-25% participation, female labor participation rate in the world. India is far backward comparing with other nations and backward nations also. In all aspects, our female are backward, sir. They are witnessing that, silently witness that. They are silent spectators of all these events. They are not taking care of the welfare of the women and under a suppressed section. Sir, Sabka Saath, Sabka Vikas. That is the slogan. There is a single man from the largest minority section of this country in the cabinet. Sabka Saath. Where is the Sabka Saath, Sabka Vikas? That is the attitude of the BJP. No, nobody is there. There was one Nakvi. He was thrown out. That is your policy. Conclude, sir. So, you please utter
सबका साथ सबका विकास। ओके सर, कर दो। श्री वाइको जी। Sir, you have 4 minutes. Vice Chairperson, I rise to support this bill. The first decade of last century, women in UK, England, they did not have voting rights. So women fought against the government to get voting rights. And Emily Bankers was the chairperson of the Women Brigade. One day she went to the London head post office and said, "You have to send a parcel to the Prime Minister's residence." What parcel? I am the parcel. They were perplexed. They were shocked. Is there any rule that a living person should not be sent as a parcel? Then what they have done? They have tied a badge along with their wrist and sent to the Prime Minister's residence. And the Prime Minister's Secretariat was shocked. And Prime Minister, Mr. Asjit, he was very much shocked. He came. What for you have come to see me? You have not given voting rights to the women. Then finally, with these struggles, they got the voting rights. Here in Tamil Nadu, 1921, when Justice Party formed the government, they gave the voting rights. And then in 1929, the greatest champion of social justice, Periyar E.V. Ramasamy Nayakar, conducted the self-respect movement conference in Chengalpet. He said he adopted a resolution that property rights should be given to the women. After 60 years, when Dr. Kalaignar Karunanidhi became the chief minister, and he fulfilled the assurance given by the Chairman Periyar, and women were given the property rights. We have had a brave lady, Kannagi, who is known for her righteousness and bravery. The king of Madurai committed injustice by killing her innocent husband, Kovalan, on the false charge that he had stolen the ornament of queen. But on knowing the tragedy, Kannagi curses the king and curses the Madurai city to fire, and she is the global symbol of justice. Thillayadi Valliyamai was a South African Tamil girl who worked with Mahatma Gandhi in her early years in South Africa, fighting its apartheid regime and observed fast. When she was dying, Mahatma Gandhi went to see her and she said, "If I am reborn, I will again join you to fight against the whites." In Tamil Nadu, Velu Nachiyar drew her sword against the powerful British army and defeated them with the help of Tipu Sultan and Virupachi. Sir, you will have to start concluding, please. I will take only 1 minute. The bill provides for the provision of 15 years initially, but I should suggest that it should be extended because it is too short a period. Similarly, delimitation exercise for constituency should be undertaken at the earliest so that these provisions can be implemented as soon as possible. Sir, Madam, some honorable members have demanded for reservation within reservation for women belonging to Dalit, OBC and minorities. I would suggest that some provision should be made for providing reservation to women belonging to these categories. With these words, I wholeheartedly support this constitution amendment Conclude, bill. sir. Shri Ramnath Thakur ji. श्रीमान, मैं समय पर अपनी बात रखूंगा। 7 मिनट है आपको। 5 मिनट नहीं, 7 मिनट। 7 मिनट। 7 मिनट। श्रीमान,
आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करना बहुत जरूरी हो गया। 1967 में भगवती देवी को 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भगवती देवी को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में एमएलए बनाने का काम किया था और वो 1990 में लालू प्रसाद जी ने उनको एमपी बनाने का काम किया था। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि महिलाओं के प्रति उनका क्या दर्द था। अब मैं आता हूं 1967 के बाद 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने काका कालेलकर रिपोर्ट को लागू करने का काम किया था और वर्गीकरण करने का काम किया था। 8% पिछड़ा को, 12% अत्यंत पिछड़ा वर्ग को और 3% महिलाओं को देने का काम किया था। अब मैं आता हूं उनके बताए हुए रास्ते पर नीतीश कुमार जी ने जनगणना का हम लोग कई बार राज्यसभा में उठा चुके कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। अब इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम 2029 को ये करेंगे। हम लोग बराबर करते आ रहे हैं, जनता दल की ये मांग है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन 2006 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 50% पंचायत के मुखिया के महिलाओं को देने का काम किया, जिला परिषद के उम्मीदवारों को देने का काम किया। अभी सबसे भारत में अकेला राज्य बिहार है कि 35% महिलाओं को, हर एक विभाग के महिलाओं को देने का काम किया। सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में महिलाएं वहां भर्ती हुई हैं। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार में, उसके अनुरूप भारत सरकार इसको लागू करे। और क्यों नहीं करे? ये मजबूत पार्टी है, बहुमत की पार्टी है। 2016 में 8 बजे रात्रि में भारत के प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि 1000 का रुपये का नोटबंदी हो जाएगा। 12 बजे के बाद वो कागज समझा जाएगा। तो उस समय उन्होंने क्या किया? महिलाओं के लिए आज जो गीत गा रहे हैं उस समय क्यों नहीं किया? अब 2016 छोड़िए, 2019 में उनका अपार बहुमत आ गया, उसमें उन्होंने क्यों नहीं किया महिला आरक्षण का? इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से कि मजबूत हैं, अभी भी अपार बहुमत में हैं, वो रात में बैठे और महिलाओं को आरक्षण देने का काम करें। हम ये निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से। नोटबंदी का काम किया, 2000 का नोट अभी भी बंद है, 30 सितंबर को उसका अंतिम है। इतने मजबूत रहते हुए वो 2029 में कर रहे हैं। इसका मतलब मुझको लगता है कि उनकी नीयत साफ नहीं है महिलाओं के प्रति। इसलिए आइए हम सब मिलकर के भारत सरकार से निवेदन करें को जल्दी महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण देने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ दिल के बहलाने का सामान न समझे जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, महिलाओं को अब इतना भी आसान न समझा जाए, ये भी हम सबकी तरह जीने का हक मांगती है। इसको बगावत का ऐलान न समझा जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम
पूरे राष्ट्र के 1,140,00,000 जनता की तरफ से, इस सदन की तरफ से हम निवेदन करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि मैं नहीं कहता तू सवेरा कर दे, मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे, दो काम में एक काम तू मेरा कर दे, रोशनी तेज कर दे कि मैं कुछ देख सकूं, नहीं तो घनघोर अंधेरा कर दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। समय से पहले आपने अपनी बात कर ली। बीरेंद्र प्रसाद वैश्य। Thank you, Madam. I raise here today to support the bill. Our country is observing 75 years of independence. In our independent movement, women play most strong leadership and always very strongly women participated in our independent movement. Not only that, for the better India, for the independent India, many women lost their life, including a 10-year, a 14-year school girl from Assam, Kanaklata Barua, who was hosted our national flag in Gopur police station in Assam, and she was killed by the British police. So bring this bull in the 75 years of independence. This is the true respect to our independent fighter, especially for women. Madam, the bill is coming in proper time. The bill was first introduced in the parliament in the year 1996. I was witness in 1996. I was a member of Lok Sabha. Again, 2010, bill was passed in Rajya Sabha. But bill was passed, but not seriousness was there to pass the bill in Lok Sabha. So today, with confidence, with strong domination for the empowered women, this bill is coming, and I'm sure under the leadership of Narendra Modi, definitely this bill is going to implement this time. Madam, 96, I was a member. 2010, I was a member. But I have seen it when bill was come in the House. Due to the quorum, House was adjourned. It means intentionally bill was not passed in Lok Sabha. Today, with new spirit, with amendment, this bill is coming. This government always believed one nation, one constitution. One nation, one constitution is the dream of this government, and by Article 370 in Jammu and Kashmir, it was implemented. So you have to start one concluding, nation, one please. constitution. And Please today, conclude. in the amendment version of this bill, this bill, government is decided to give reservation to the women in Union Territory, Delhi also. This is very welcome move because women from Delhi, women from Assam, women from the Uttar Pradesh, everybody have a equal right, and this government, Narendra Modi government, is going to implement it by amending the constitution, and I'm sure this bill will pass. This bill is passed
everybody will support the bill, and without voting, and this will pass, and it will be implemented very strongly. And in the year of the 75 years of our independence, bring this bill. I must compliment the government to bring this bill. With this, I totally wholeheartedly support the bill and conclude my speech. Thank you. Mrs. Saruj Pandey. धन्यवाद। आज मैं इस ऐतिहासिक You have बिल पर 15 minutes. मुझे बोलने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद देती हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को और धन्यवाद देती हूं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हमारे स्त्रीत्व का, हमारे नारीत्व का, हमारे ममत्व का जो सम्मान किया है और देश की आधी आबादी को इस महिला आरक्षण बिल के माध्यम से स्थान देने का प्रयास किया है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत अभिनंदन है, बहुत साधुवाद है। नाम पर बात हो रही थी इस बिल के नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर, और जब शुरुआत में सदन में इस पर चर्चा हुई तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वंदन शब्द पर आपत्ति हुई। ये कैसी भारत की परंपरा है? अरे भारत माता का तो हम हमेशा वंदन ही करते हैं, लेकिन कभी इंडिया का वंदन नहीं होता है। भारत माता का वंदन होता है, और जो लोग भारत माता का वंदन करते हैं वो वंदन शब्द की महत्ता को नहीं समझेंगे। हमारे भारत की परंपरा रही है कि हमारे यहां अगर हमने कभी पूर्व में भी किसी की आराधना की है तो उसमें हमने नारी को पूजा है, और भारत में अर्धनारीश्वर का स्वरूप स्वीकार किया जाता है। ये बिल क्यों आया, ये बिल क्यों नहीं पास हुआ, हमारी मंशा पे शक हो रहा है। मैं पूछती हूं कि भारत की आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद ये प्रश्न पहले खड़ा क्यों नहीं हुआ? आज का भारत महत्वाकांक्षी भारत है, आज का भारत साहसिक भारत है, और इस साहसिक भारत में मुझे लगता है कि इस अमृत काल में हमने एक नई शुरुआत की है। चंद्रयान पर कल सदन में चर्चा हो रही थी, और जब सदन में चंद्रयान पर चर्चा हो रही थी तो शिव शक्ति शब्द का उपयोग हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज एक सुखद संयोग है कि इस सुखद संयोग में शिव शक्ति के साथ 15 दिन के बाद वहां पर भी सूर्योदय हो रहा है। मुझे लगता है कि अमृत काल में ये सुखद संयोग शिव शक्ति का, जहां वहां पे सूर्योदय हो रहा है, भारत में भी ये सूर्योदय इस महिला शक्ति के माध्यम से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यहां पर भी शिव और शक्ति का ही उपयोग है, और मेरा मानना है कि शक्ति के जागरण के बिना कोई काम पूरा नहीं होता। इसलिए आज मेरा यह प्रबल विश्वास हुआ है कि शक्ति के जागरण के साथ इस अमृत काल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होगा, और इसके साथ ही साथ भारत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। हमारी मंशा पे सवाल करने वालों से मैं पूछना चाहती हूँ और एक घटना याद दिलाना चाहती हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी तब प्रधानमंत्री होते हुए उनके साथ में जो देश की सबसे मजबूत कमेटी है, उसमें स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती निर्मला सीतारमन, माननीय राजनाथ जी और अरुण जेटली जी थे। सुषमा स्वराज जी के पास में विदेश मंत्रालय था, निर्मला सीतारमन जी के पास में रक्षा मंत्रालय था, अरुण जेटली जी के पास में वित्त मंत्रालय था, और राजनाथ जी के पास में गृह मंत्रालय था। उस समय लोग मजाक में कहते थे कि घर और वित्त पुरुष संभाल रहे हैं, रक्षा और विदेश महिलाएं संभाल रही हैं। ये एक सुखद संयोग था
ये इस बात का प्रमाण है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से हमारी प्रतिभा का उपयोग किया, हम पर विश्वास किया, और इसलिए आज ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम को यहां पर लाया गया। पिछली बार यहां पर बहुत से विषय आए कि ये पारित क्यों नहीं हुआ, पिछली बार लोकसभा में आया, हमने 9 साल में क्यों नहीं लाया। मैं कहना चाहती हूं कि 9 साल में क्यों नहीं लाया इस पर करने की बजाय आज तो उत्सव का दिन है, हम सबको उत्सव मनाना चाहिए। आज खुशी का दिन है, मंशा पे शक क्यों? आप सब यहाँ पर प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, आप श्रेष्ठ जन हैं, आप सभी को ये बात पता है। इस मंशा पर शक इसलिए नहीं किया जाना चाहिए, हर जगह पर राजनीति हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस पर आप राजनीति कर रहे हैं। प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, और उस प्रक्रिया के साथ में जब हम उस बिल को आगे लाएंगे तभी महिलाओं को आरक्षण बिल पर प्रावधान के तहत उन्हें उनका अधिकार मिल पाएगा। पूर्व में राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में पारित होते हुए उन्हें स्थान नहीं मिल पाया, लोकसभा में पारित नहीं हुआ। हर जगह की राजनीति भारत देश को बहुत पीछे ले जाती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी मंशा के साथ, बहुत साफ मंशा के साथ आज के इस उत्सव को मनाने का पूरी देश की आधी आबादी को अवसर दिया है। आज आपको जितनी भी गैलरी है, मैं कल से देख रही हूं, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो राज्यसभा की हो, देश की आधी आबादी हमारे को यहाँ पर दिखाई देती है। ये हमको गौरव का अनुभव होता है। मैं इसलिए भी अपने प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ कि इस गैलरी से वो महिलाएं सुनने आई हैं कि हमारे श्रेष्ठ जन क्या कहते हैं, हमारे प्रबुद्ध जन क्या कहते हैं। बहुत सारी योजनाओं का विषय नहीं कहते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना को लागू करने के पीछे बहुत मार्मिक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को मैं कहना चाहती हूँ, उस घटनाक्रम को कहना चाहती हूँ। जिन राज्यों में बेटी का जन्म होना अभिशाप माना जाता था, बिटिया अगर पैदा हुई तो जो पैदा करने वाली माँ है वो भी तनाव में रहती थी, घर परिवार के लोग भी रहते थे, और बिटिया पैदा हुई तो उस बिटिया को बड़े से दूध के हौदे में डाल दिया जाता था। वो बिटिया उस दूध के बड़े से हौदे में अंतिम सांसें गिनती थी, इस धरती पर आती जरूर थी लेकिन विदा कर दी जाती थी। लिंगानुपात बार बार बदल रहा था, बेटों की संख्या बढ़ती थी, बिटिया की संख्या गिर जाती थी, और जब बिटिया की संख्या गिरने लगी, लिंगानुपात असंतुलित होने लगा, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करी और उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार से होता रहा तो हम आने वाले समय पर कहां खड़े होंगे। ये दूरदृष्टि इसके पहले कभी किसी ने नहीं करी। उन्होंने शुरुआत करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, और आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ में मैं आपको गर्व के साथ इस बात को बताना चाहती हूं कि विश्व के आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में जो प्रकाशित हुई है, इस बार भारत वैश्विक लैंगिक सूचकांक में 8 अंकों का सुधार करते हुए 146 देशों में से 127वें स्थान पर पहुंच गया है। ये हमारा गौरव है। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस लिंगानुपात को संतुलित करने का प्रयास किया, ये उसका गौरव है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस दूरदृष्टि के साथ इतनी छोटी सी बात जो लोगों को दिखाई नहीं देती थी, उस पर इस अभियान के माध्यम से उन्होंने शुरुआत करी। बहुत सारी योजनाएं हुई, बहुत सारी बातें हुई, हमारे को प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर तमाम चीजें हुई, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम महिलाएं तो हमेशा से वंचित हैं। उस वंचित, शोषित, पीड़ित महिलाओं के साथ राजनीति कैसी? अरे हम तो रोज रोज अपनी योग्यता का प्रमाण देते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री जी उस पर अवसर देते हैं तो बार बार उस पर राजनीति करके, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके, उनकी मंशा पर संदिग्ध विषयों को खड़ा करके जिस प्रकार का यहाँ पर दृश्य उपस्थित किया जाता है, मुझे लगता है ये बेहद सोचनीय है। हमारी प्रधानमंत्री जी
आज की नारी को देवी बनाना नहीं चाहते, आज की नारी को दासी बनाना भी नहीं चाहते। आज वो चाहते हैं कि आज हमें एक मानवी के रूप में पहचान मिले, हम एक मानवी के रूप में अपना स्थान बनाएं। और इसलिए जब हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं तो आज इस आरक्षण बिल के साथ ही एक नए उत्सव की शुरुआत होगी। देश में महिलाओं को अपना स्थान मिलेगा। और मेरा मानना है कि जब हम अपने स्थान की बात करते हैं तो इस अमृत काल में, भले उसका समय थोड़ा लंबा है, लेकिन इस अमृत काल में जो बिल पारित होगा या आने वाले समय में उस व्यक्तित्व को सुशोभित करेगा जो इस सदन में आधी आबादी के तौर पर उपस्थित होगी। महिलाओं में बहुत धैर्य होता है और इस धैर्य के साथ वो आगे बढ़ती है। हमारे धैर्य की परीक्षा और हमारे धैर्य की लगातार कई उस पे कहानियां हैं जो सत्य है, लेकिन ये संघर्ष बहुत लंबा हो गया। आरक्षण विधानसभा में और लोकसभा में मिले, इसका संघर्ष बहुत लंबा हो चुका है। बहुत साफ मंशा के साथ में इस बिल को लाकर जनगणना के माध्यम से संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों के तहत यहाँ पे हम इसे लागू करें। और मुझे लगता है कि इस उत्सव में पूरे देश के लोग शामिल हों। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस ऐतिहासिक पल का मुझे साक्षी होने का गौरव मिला है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट रजनी अशोक राव पाटिल। इधर 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 कभी उधर नहीं जाएगी। You have 10 धन्यवाद minutes. महोदया। Yes, you have 10 minutes. धन्यवाद देती हूँ आपको मुझे बोलने का मौका दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 128वां संशोधन के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस मेरी पार्टी की तरफ से समर्थन देने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज मैं खुद को बहुत गौरवान्वित, कृतज्ञ और भाव विभोर महसूस करती हूँ। और आज याद आती है मुझे मेरे नेता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की, जिनके दूरदृष्टि से और जिनके विजन से ये महिलाओं का आरक्षण का अधिकार मिलने का काम हुआ था। उनकी गहरी सोच की वजह से हमारी जैसी 15 लाख महिलाएं आज देश में अलग अलग जगह पे पंचायतों में, नगर पालिकाओं में काम कर रही है। इस देश की नींव का एक हिस्सा बन के खड़ी है। और मुझे ये बताने के लिए बहुत आनंद हो रहा है कि पहली 92 में जब ये लागू हुआ महिला आरक्षण विधेयक, और 93 में उसी के तहत में जिला परिषद में बीड़ से मैं पहली बार यहाँ चुन के आई थी। तो ये मेरी जो जर्नी है वो जिला परिषद से लेके यहाँ तक वो सिर्फ पॉसिबल हुई क्योंकि मेरी पार्टी के नेता, उन्होंने बहुत ही सोच विचार करके ये बिल लाया था। 1989 में राजीव जी ने पहली बार ये बिल लाया। लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लोग आज वंदन करना चाहते हैं हमें, उन लोगों ने उसको पराजित कर दिया और उनके कारण वो हमारा बिल पराजित हो गया। 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ये जो हुआ, उसमें उसके तहत 1/3 हिस्सा, 1/3 महिला अधिकार के रूप में हमें हमारा पूरा अधिकार मिल गया, जिसमें बहुत सारी महिलाएं, कोई सरपंच बनी, कोई मेयर बनी, कोई पंच बनी, जिला परिषद के अध्यक्ष बनी। और ये सब ठाकुर की से, जो ठाकुर की बात हुई, ठाकुर की से राज करने लगी। तब भी हमारे ऊपर इल्जाम लगा कुछ लोगों ने कि मिस्टर सरपंच, ये शब्द उन्होंने यूज किया, मिस्टर सरपंच, कि हम नहीं काम करेंगे, उनके पति काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे काम हमने धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिए और बाद में हम सब समझने लगे कैसे काम करते हैं। और मुझे लगता है कि महिलाओं ने अपना अधिकार जागरूक करने का काम अगर यहाँ पे इस बिल के तहत हुआ है। मैं नम्रतापूर्वक ये भी कहना चाहती हूँ कि 1996 में जब ये बिल पहली बार लोकसभा में आया, तब भी मैं लोकसभा में सदस्य थी। तो हमेशा महिला आरक्षण का बिल जब भी आता है, उसका एक एक सीढ़ी चढ़ के 30-35 साल का ये हमारा परिक्रमण हुआ है।
और मुझे लगता है 2029 तक यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये आता नहीं बिल। मैं मैडम 96 में जब बिल आया, उस बिल को इतना विरोध किया, उस बिल को फाड़ के टुकड़े भी कर दिए और गीता मुखर्जी के सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन को ये बिल सौंपा गया, गीता मुखर्जी। और गीता मुखर्जी के नेतृत्व में ये बिल का प्रवाह शुरू हो गया। धीरे 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 2010 साथ में आ गया और मेरी नेता सोनिया गांधी, उनकी मंशा थी कि जो राजीव जी का सपना था, जो आधा रह गया था, आधा तो पूरा कर दिया था उन्होंने पंचायतों में, लेकिन जो आधा रह गया था कि लोकसभा में और विधानसभा में भी हमारी बहनें आना चाहिए, वो सपना पूरा करने के लिए हमारी सोनिया जी आगे आई और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पहली बार 2010 में यह हमारा बिल पारित हो गया राज्यसभा में। लेकिन फिर लोकसभा में हमारा पूरा बहुमत नहीं था, इसलिए वो हो नहीं पाया। 2014 में जब गवर्नमेंट बदली और नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री जी हो गए, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े वायदे किए थे, तो हमें लगा कि अभी तो ये भी करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे यही लोग बोल रहे थे, तो हमें लगा ये करेंगे। 2015 में सोनिया जी ने लेटर लिखा मोदी जी को, फिर 15 में लिखा, 16 में लिखा, 2018 में राहुल जी ने लेटर लिखा और बताया कि अगर ये बिल आप लाना चाहते हैं तो वी आर रेडी टू कोऑपरेट यू, हम अनकंडीशनल आपका हमारा सपोर्ट करेंगे, आप ये बिल लाओ और ये बिल पारित करो। लेकिन ये नहीं हुआ और जब अभी 9 साल पूरे होने के लिए आए और एक साल दिख रहा है कि अभी चुनाव है, जिस सब तरह से मारे गए हैं, जब तरह से उनको लोग छीतू कर रहे हैं, तब उनको लगा कि अभी महिलाओं का कार्ड हम प्ले कर सकते हैं और इसलिए महिला बिल आया है। हमारे लिए कोई वंदना नहीं था, हमारे देवी, हमें वंदना मत ही करो, हम कोई देवी नहीं बनना चाहते, ना हम देवी बनना चाहते, ना हम बहन बनना चाहते, हम सिर्फ एक मानव बनना चाहते। वी वांट टू बी द ह्यूमन बीइंग। हमें मानव करके समझाओ, कोई किसी बड़े बड़े पेडेस्टल पे मत रखो, क्योंकि ऐसे कर करके बहुत साल हमें नीचे गिराने का कोशिश इन लोगों ने की है। 2 साल के बाद जब ये बिल आज आया है, तो मुझे तो उनके नियत में कुछ खोट लगती है। एक कारण यह है कि अगर उनके मन में मंशा थी तो उन्होंने पहले ही लाना चाहिए था। अगर ये अपना नोटबंदी का बिल एक रात में ला सकते, जीएसटी का बिल ला सकते रात में, और 3 कृषि कानून जो काले कानून थे, और इन्होंने बोला हम पुख्ता तैयारी करते, नड्डा जी ने बोला अगर पुख्ता तैयारी की थी तो 3 कृषि कानून वापस देने की नौबत क्यों आई आपके ऊपर? जरूरत नहीं थी आपको, तो ये आपकी तैयारी है क्या? तो ये सब जगह पे यहाँ पे उनका उल्टा खेल हुआ है। और सत्ताधारी पार्टी की एक मंत्री कल मैं जब सुन रही थी, तो उन्होंने बोला कि एक ही परिवार को पूरा श्रेय देने की कांग्रेस में होड़ चल रही है। मुझे बहुत बुरा लगा सुन के, क्योंकि जब एक परिवार के 2 लोग इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार होते हैं, जब एक परिवार की एक हमारी महिला नेता, जब हम सैल्यूट करते हैं, एक महिला नेता खुद प्राइम मिनिस्टर का त्याग करती है, एक ही हमारे परिवार के एक बच्चा लड़का हमारा राहुल गांधी जब बाहर निकलता है और ये मोहब्बत का दुकान इनके नफरत के बाजार में खोलने के लिए भारत जोड़ो करके निकलता है। भारत जोड़ो में जब लोग वो निकले, मैंने खुद देखा है मेरे आंखों से, क्योंकि परसों भी बीच में वो लेह लड़ाक भी आए थे, तब भी मैं उनके साथ थी। ये जो हुआ है उसमें सभी लोगों ने और खास तौर पे हमारी महिलाओं ने अपनी मन की बात, मैडम आप एक महिला है, हम किसी आदमी का हाथ भी नहीं पकड़ सकते अगर हमें विश्वास नहीं आता है तो, लेकिन वो महिलाएं गले पड़ रही थी, रो रही थी, बता रही थी अपनी पीड़ाएं, अपने दुख दर्द राहुल जी को बता रही थी। मुझे ये दावे के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ये परिवार को नाम रखना, इसमें आपको क्या सुख मिलता है? पंडित जी से लेके हर रोज 60 साल में क्या किया, आपने क्या क्या करके मारते हैं। 30 साल में तो ये लोग सत्ता में भी नहीं है, बाहर रह के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको आप छोड़ते नहीं है। ये मेरे लिए मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है जी। आज जब विशेष सत्र शुरू हो गया, 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ यहाँ पे अच्छा माहौल हो गया है। पहले दिन हम वहां पे फोटो हुए, सब कुछ हुआ, बहुत सेरिमोनियल सब रिसेप्शन हुआ। लेकिन 2 दिन से मैं यहाँ देख रही हूँ बड़े फिल्म बॉलीवुड के, हमारे मुंबई से आके बॉलीवुड की अभिनेत्रियां यहाँ पे दिख रही है मुझे, और कभी ऐसे पूरा पहले हुआ नहीं था। और उनको फोटोग्राफ किया जाता है, उनका फोटो सेशन होता है। हमें उनको लाने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन जब लाते हो तो उसका सिर्फ अपना फायदा मत करे। हमारे सामने जो मंत्री जी बैठे हैं, उनका फोटो मैंने कल देखा, मिठाई खिला रहे,
अभिनेत्रियों को। तो अरे आपको मिठाई भी खिलानी है तो जिनका हमें जम्मू कश्मीर में शहादत दी है उनके घर जाओ, उनके घर के आंसू पोंछने की कोशिश करो। मणिपुर में जाओ, मणिपुर के महिलाओं को जब नग्न किया जाता है और उनको जब एक बलात्कार किया जाता है, उनके लिए आपके मन में कोई संवेदना नहीं है। इतना ही नहीं, इस देश को जब ओलंपिक के मेडल मिलवाने वाली हमारी जो महिला खिलाड़ी है, पहलवान है, उन महिला पहलवानों को आप घसीट के लेके जाते हो रास्ते से, और उनके लिए आपके यहाँ हमदर्दी नहीं, लेकिन आपको हमदर्दी है जो बॉलीवुड से आती है उनको खिलाओ, और वो भी महिला आती है मैडम, वो भी। अच्छा, आज जो वो भी आती है अपने फिल्म का प्रमोशन करती है मैडम। हमारा विरोध इसलिए नहीं कि वो आती है, उनको आने दो, लेकिन अपना प्रमोशन उन्होंने नहीं यहाँ करना चाहिए, और उसके लिए फोटोशॉपिंग होता है, पत्रकार आते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि जब आपने हमें दिया है, मैं चेयर का रिस्पेक्ट की वजह से आपको कुछ कह नहीं रही हूँ। आपने जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दे दी, और कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर हम आ गए, तो मैडम मैंने देखा कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में, जब मैंने देखा कि पार्लियामेंट क्या है, कि नए पार्लियामेंट में हम आए तो पार्लियामेंट क्या है समझने पहले, तो वहां पे पहला ही वाक्य यही है कि देयर शिल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन which shall consist of the president and 2 houses to be known as respectively as the council of states and house of people। कहा है हमारा पहला जो वाक्य है उसमें हमारे राष्ट्रपति जी कहा दिख रही है। 3 दिन हमारा ये समारोह हुआ, एक महिलाओं के लिए आप सेशन रख रहे हैं स्पेशल, और इतना हमारे एक आदिवासी महिला करते हैं आप, तो सिर्फ उनका यूटिलाइज करते हो क्या? द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे बुलाना, द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे बुलाना आवश्यक था, और वो अगर हो जाता तो हमारे लिए बहुत आनंद की बात रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये संघर्ष का प्रवास जो हमने किया है शुरू, जो मैंने बताया 96-89 से शुरू हुआ, और मैं 4 लाइनें बताना चाहती हूँ कि ना किसी को गिराया, ना खुद ही को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, वहां पहुंचे आप जहां पहुंचे आप छलांगे लगा के, आप जहां पे छलांगे लगा के पहुंचे वहां पहुंचे हम भी, मगर धीरे धीरे। बस डिलिमिटेशन हो गया मैडम, डिलिमिटेशन सेंसस हो नहीं हो इसके आड़े नहीं आना चाहिए, हमारे बिल के आड़े आना नहीं चाहिए, सेंसस नहीं आना चाहिए। और दूसरा, मैं और एक लास्ट में बात कहना चाहती हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट, ये जो बोलते कि हमने सब किया, मुझे लगता है इनको अल्जाइमर हुआ है बीजेपी वालों को, उनको पहले कुछ याद ही नहीं आता है। 2014 के बाद कई सब याद आता है, या देवी देवता वैदिक काल याद आता है। तो मुझे ये लगता है कि जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, हिंदू एडॉप्शन एक्ट आया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। महिलाओं की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर जिनका नाम आज लेना हमें आवश्यक लगता है, कि अगर वो नहीं होते, कांग्रेस पार्टी नहीं होती, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा वोटिंग का अधिकार भी मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ता और ऐसे भाषण देने पड़ते थे। उन्हीं के कारण हमें हमारा वोटिंग का अधिकार भी मिला है। इस देश को प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा जी दी है कांग्रेस पार्टी ने, प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभाताई को दिया है, प्रथम स्पीकर मीरा कुमार को दिया है, और बीजेपी ने सिर्फ बताना चाहिए मैडम कि किसको उन्होंने किया है। अध्यक्ष कभी बीजेपी की महिला हुई है, इसकी प्रमुख कभी महिला हुई है, ये जरूर बताना चाहिए, और ये बता के उन्होंने अपना पलटा झाड नाही देना चाहिए। मी मराठीमध्ये फक्त 2 मिनिटं बोलणार, एकच मिनिट झालं तुमचं मराठीमध्ये 1 मिनिटं बोलू दे मला, माझी भाषा आहे ती। आज गणपती आणि महालक्ष्मी आहेत, गौरी आहेत आमच्याकडे, त्यामुळे आज गौरी येणार आहेत तुम्ही आमच्याकडे, आहेत महालक्ष्मी। तर गौरी येणार आहे, त्यामुळे मला सगळ्या माझ्या बांधवांना आमच्या महाराष्ट्राच्या रीतीप्रमाणे तुम्हाला शुभेच्छा द्यायच्यात, आणि गणपती बाप्पा मोरया म्हणायचंय, आणि एकच सांगायचं की आमचा महाराष्ट्र, माझा महाराष्ट्र हा जिजामाता होत्या म्हणून शिवबा तयार झाले, चांद बीबी होती, महात्मा फुले सावित्रीबाई फुलांच्या बरोबरीने लढत होता, रमाबाई आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकर, ताराराणी, अहिल्याबाई, असे किती नाव आहेत आमच्याकडे की ज्या नावांना उल्लेख करून या देशाला आम्हाला फार मोठं सन्मान वाटतो। आणि त्यामुळे मला आज नारी शक्ती वंदन करत असताना मी आपल्याला एवढीच विनंती करेन की आम्हाला आमचं माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार द्या, आम्हाला देवता बनवू नका, देवी बनवू नका, लक्ष्मी बनवू नका, आम्हाला देवता न बनवता माणूस म्हणून जगायचा अधिकार द्या। आणि हे जे बिल आहे
ते लवकरात लवकर इतकी 40% आमचे ह्याचे आहेत, कास्ट आहे आमच्या, ती कास्ट धरून ओबीसी, SC, ST या सगळ्यांनी म्हणून ते बिल लवकरात लवकर पास करा. धन्यवाद आपण मला वेळ दिल्यामुळे. जय हिंद. मौसम नूर. Thank you, Vice Chairperson, Madam. Madam, I come from a party called the All India Trinamool Congress, whose founder gave 41% of Lok Sabha tickets to women way back in 2014. I come from a party founded by Ms. Mamta Banerjee, which already has 40% of women MPs in the Lok Sabha. I come from a party that already has 50% women elected in the panchayats and the municipalities. I come from a party founded 25 years ago, which spoke up in Parliament for the Women's Reservation Bill way back in 1998. Madam, our words were not empty words. Our words were put into action. Today, we are glad that the rest of India, including this government, who gave only 12% tickets to women, has learnt little from India's only woman-serving chief minister. The BJP has 16 chief ministers, none of them are women. Madam, we have already implemented the Women's Reservation Bill in the past. This government is trying to bring a bill in the present, which it cannot implement in the near future. Madam, Mr. Prime Minister, sir, listen carefully to what I'm saying. I am Mausam Noor from Malda, West Bengal. I have been elected twice in the Lok Sabha and now serving my third term in Parliament in the Rajya Sabha. If you are really serious about this bill, please give 33% tickets to women in the 5 upcoming state elections in November this year and in 2024 general elections next year. Madam, of course we support this bill. It is our bill. It is our idea. It is what we have already implemented. Let me try to explain to you how this bill is fundamentally flawed. Because this bill is linked to both delimitation exercise and a census. It is like writing a check with no balance in your account. And the check is dated not 2023 September, but maybe 2034. In other words, you can't cash the check now. You can only keep it in your drawer. You will feel good, but you won't have any money in your account. That is exactly what this government is telling the women of India. Madam, going beyond the walls of Parliament, we as a nation need to change our thinking. In the Election Commission of India, of the 9 top posts, not one is a woman. Out of 11,000 IS officers between 1951 to 2020, only 1 in 10 was a woman. Only 1 out of 10 IPS officers is a woman. Out of the 680 judges, only 83 are women. Only 15% of women hold senior and managerial positions in India. It is heartening that in West Bengal, every district has a police station that is solely run by women. Madam, if women have to be represented, it has to be a team effort. And in conclusion, sir, Madam, I ask the Prime Minister, what is the name of that Lok Sabha MP of yours who shamed us, who harassed our champion wrestlers? On behalf of the women of India, what is he still doing, sitting here in this new building? Thank you, Madam. Next. Yeah. R. Girirajan. Thank you, Chairman. Honorable Chairman, first of all, I thank my Chairwoman.
Chairperson, sorry, sir. Chairperson, Honorable Chairperson, first of all, I thank my beloved leader, Talabadi M.K. Stalin, for providing this opportunity to speak in this August House. Representing DMK, for the 75 years, Dravida Munnetra Kazhagam has been fighting for women's rights. We welcome the Women's Reservation Bill. The pertinent question is, why has not the Modi government shown even 1% of the concern it showed in passing the controversial Agrarian Bill, Acts, Citizenship Amendment Act, Kashmir Special Status Act, and 10% reservation for passing the Women Reservation Bill? People have apprehension on the timing and the cunning manner the bill is adopted as sinister design. People will understand that despite the strength of the majority, they have remained blind for the past 9 years and are trying to do an electoral jumla as usual. Madam, even if the bill is passed now, the implementation of that will take many more years, as they have included a clause in Article 334A, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People. The Legislative Assembly of the states shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose of the relevant figures of the first census taken after commencement of the Constitution 128th Amendment Act 2023, that it will be implemented after the delimitation of the constituencies were done. Delimitation of Lok Sabha constituencies in various states and assembly constituencies will be drawn only after 2026. The next election after delimitation will be held in 2029. So, implementation of the said act cannot be implemented before 2029. There is no guarantee when the census will be held. The census that never took place, the redistricting based on it, and the strange play of passing the law now to supposedly come into effect in 2029 is an electoral shame of failure. Madam, the delimitation of constituencies has got its own problems and grave issues which need to be thrust out thoroughly before arising at the total number of Lok Sabha constituencies and assembly seats in states in the country. The play to reduce the representation of the people of South India, especially from Tamil Nadu, in the Lok Sabha, in the name of the constituency delimitation, must be nipped in the bud. The union government must now give an assurance that it will not deceive Tamil Nadu and other South Indian states. The BJP-led government should consider the rationale behind the demand for reservation for women from most backward communities. There should be an inner reservation for women and OBC and BC while implementing 33% reservation. The DMK President and Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, in his statement and reiterated this aspect. Madam, gender equality means empowering women in all ways and in all places. For that, they should first be given their proper places. Dravida Munnetra Kazhagam has been insisting on this. Whenever DMK government is formed, it is implemented. In 1996, Chief Minister Kalangnar has provided 33% reservation for women in local bodies. By the end of the 1996, election to local bodies such as Panchayat unions, municipalities and corporations were held by the DMK. The Women's Reservation Bill has pending for nearly 27 years. The Women's Reservation Bill was first introduced in 1996 in the Union Government of the DMK in 2005 too. The DMK-led Union Government introduced the bill. The BJP, which initially said it would support it, then opposed it. Uma Bharati, who spoke on behalf of the BJP, has vehemently opposed it. Among those who have opposed it in the past, in the present, UP Chief Minister Yogi Adityanath also. Under the Congress, DMK-led UPA-1 government, the Women's Reservation Bill was introduced in the Rajya Sabha on March 8, 2010.
Women's Day and passed the next day during the UPA government. Before that, Honorable Devagowda's government brought this bill. Our floor leader Tiruchi Siva also spoke on that bill. Unfortunately, it could not be passed in the Lok Sabha due to the opposition from some political parties. The BJP government, which came to power after the shelved the bill. In the 2014 and 2019 elections, the BJP government won a majority. If they wanted to pass the bill, they could not accomplish it immediately. But they did not even bother to introduce the bill for the reasons better known to them. In 2017, we took out a rally in Delhi on behalf of the DMK. Mrs. Kanimori, the woman being secretary and then Rajya Sabha member, now Lok Sabha member, led the rally which was held to press for the implementation of 33% reservation for women parliament and assembly constituencies in states. Madam, former Prime Minister Rajiv Gandhi ensured reservation in local bodies. Former Prime Minister Manmohan Singh introduced the Women Reservation Bill in Parliament and state assemblies in the Rajya Sabha. The achievements of both of them deserve to be remembered now. On behalf of the Dravida Munnetra Kazhagam, I welcome the bill to provide 33% reservation to women brought in by the Union government. Even if it is done because of the passage of time, I urge these Union rulers to consider its justification and not ignore the demand for representation for women of the backward and most backward communities. India is the only country that has not yet conducted a census that takes place once in a decade. So far, BJP has not given assurances of when it will be happen. The delimitation of constituencies based on the population alone in the dagger hanging over the head of Tamil Nadu and the South Indian states. The political conspiracy is increase the number of MPs from North Indian states like UP and Bihar and reduce the political representation in South India must be defeated. The unjust attempt to deceive you, politically conscious in Tamil Nadu must be nipped in the bud. Even Chandrayaan softly landed on the south pole of the moon. BJP cannot landed in the South India. Mind it. Following the footsteps of Doyen of social justice and Dravidian model, Tandai Periyar, Perariyaranna, Dr. Kalaignar, several far-sighted initiatives and schemes for women empowerment were being implemented by the DMK government. Our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Sri M.K. Stalin, is continuing the legacy of the Dravidian model governance. Today, welfare schemes for women that are being implemented in the Tamil Nadu over the last 5 decades. Equal rights for women in family properties, 1989. Increase the reservation for women in government jobs, 40%. Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme aimed at ensuring maternal nutrition. Schemes for education, marriage assistance and pre-marriages. Fare-free travel for women in government-run city buses. The Molu Ramarthamammayar Higher Education Assurances Schemes provides 1,000 rupees financial assistance to girls till they complete the recognized courses. The government of Tamil Nadu has launched the Grand Social Welfare Initiative for women, Kalaignar Magalir Urimai Togai Tittam, on September 15th. Though this scheme is monthly financial assistance of rupees 1,000 is provided to 1,06,50,000 eligible women family heads in the states. Madam, Tamil Nadu has become the role model state in the country due to the continuous efforts of our great leaders, Tandai Periyar, Perariyaranna, Dr. Kalaignar, Thalapathy M.K. Stalin. Madam, only 1 minute. Madam. I'm sorry. I've been asked to tell you that your time is over. Okay, just Madam, our Dravidian model government, we have fulfilled all our poll promises. But at the same time, we have the union government led by Sri Narendra Modi at the center for almost a decade. We have never seen any other government which never bothered to fulfill the poll promises. The Narendra Modi led by BJP government has several political and electoral promises never to be fulfilled. No other government has promised so much electoral jumlas than this government. We can publish volumes of electoral jumlas of Narendra Modi and his government. They promised that all the black money stashed in foreign countries by Indians will be brought back and rupees 50 lakhs would be deposited in bank account of each and every citizen. This remains as a greatest jumla of BJP. The BJP has promised and will provide 2 crore new jobs every year to the people of this country, especially the educated youth. But the unemployment problem has reached the highest in the history of the independent India.
I conclude, madam, when the Narendra Modi became the Prime Minister, he has promised the people of India that linking rivers, especially the peninsular rivers, but nothing happened so far. All these promises still remain as electoral jumla. It is a surprise, though the women reservation bill is passed and the president's assent was given. The implementation of the act will have to wait several years and pass through several orders. In the last 10 years, people of this country have seen and experienced enough jumlas and U-turns from this government. And I Okay, only wish enough, that the sir. people of India will teach them Sir, a you've lesson taken more in than your time. There's a 2024 lady electoral waiting. battle Don't keep for all women the electoral waiting. jumlas. Thank you, madam. Thank you. सुलता जी आइए. जय जगन्नाथ. Honorable Vice Chairman Madam, thank you so much giving me the permission to speak in my mother tongue Odia. From my party Biju Janata Dal, I support the bill. ମୁଁ ମୋ ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏ ବିଲ୍ କି ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। ଏ କୋଟ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କୋଟ, women empowerment is not a slogan but a non-negotiable code for us। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो बिल उपर आलोचना होची, इंडिया टुडे ग्रुप रे गतकाली पब्लिश हेची जे ओडिशा होची नारी शक्ति बंधन रे सबुठु आगरे। एथिपाई मु गर्व अनुभव करे। स्वर्गत बिजू पट्टनायक जे कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थिले ओडिशार, से गोटे कथा कही थिले, सेटा बोधवे समस्त हृदय को छुईब जे मनटा छोट कले जातिटा छोट हो जाए। सेथिपाई से प्रथम करी ओडिशा होची एभली राज्य जे प्रथमे 1992 मसीह रे 33 भाग स्थान संरक्षण करिथिला महिलांक पई पंचायत राज विधि व्यवस्था भितर, एवं 33 भाग महिला सेतबेले निर्वाचित हेके आस्थिले। तांकर पुओ सुयोग्य पुत्र मोर नेता माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मो दलर सभापति से बा कहीं पछे जीवे, तेणु से मध्य तांको पितांक पदांक अनुसरण करथिले एवं से मध्य जानिथिले जे कोठी ना कोठी जो जाति जेते आगु को बढ़िबो ता पे महिला मानकर सशक्त हबार आवश्यकता अछि। जदि महिला सशक्त नहीं, से जाति से समाज से राज्य से देश केबे आगु को बढ़ी पारिबो नहीं। तेणु से आगु को बढ़ी 2011 रे पंचायत राज निर्वाचन रे कोभली भाव में 50 भाग महिला निर्वाचित हो पारे से नियम करथिले एवं 2012 मसीह रे पुणी बदले देथिले, पुणी आउरे गोटे नियम करथिले जे अर्बन लोकल बॉडी माने सहरांचल रे महानगर निगम हो किबा एनएससी हो कोभली भाव में महिलाटे आगो को आसीबो ता पे मध्य 50 भाग स्थान संरक्षण करथिले, जहा पई आज ओडिसा रा 3टी महानगर निगम रे 2 जण महिला अछंती। ये होची बिजू जनता दलर महिला मानक पई प्रतिबद्धता। मु कहिबी महिला मानकू आज सशक्त करिवार आज महिला संरक्षण बिल उपर आलोचना होची, महिला मानकू सशक्त करिवा पई समस्ते आज गोटे एकजुट हेचंती, किंतु मोर मुख्यमंत्री मो दलर नेता श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक 2001 मार्च 8 तारिख रे मिशन शक्ति गठन करथिले जे महिलाटे को केमिति भाबर आगो को नै पारिबे, सशक्त करि पारिबे। आज को से मिशन शक्ति रे मध्ये जदि देखिबे 70 लाख महिला कोठी ना कोठी जोड़ी हेचंती एवं आगो को बढ़ुचंती। ये किछि कम बड़ कथा न, महिला को सशक्त करिवारे माननीय मुख्यमंत्री होचंती बोधवे समग्र देश रे अद्वितीय, तांको भली के हेई पारिबे नै। से सबु बेले कोठी ना कोठी चिंता करिसंती महिलाटा केमिति आगो को बढ़िबो। आज मिशन शक्ति जो डिपार्टमेंट कथा मु कहउतली से मध्य गोटे महिला डिपार्टमेंट आ से डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट हेई पारछि, मंत्रिमंडल रे गोटे सेपरेट मंत्री अछन, गोटे सेपरेट डिपार्टमेंट हेई पारछि। मिशन शक्ति माध्यम रे जदि कहिबा केवल महिलाटा सशक्त होइछि नुहे, महिलाटा सशक्त हबा संगे संगे जदि देखिबे महिलाटे आज गोटे उद्योग माने मुख्यमंत्री खाली सशक्त महिला करबा को चाहना, महिलाटे को उद्योगपति केमिति हेई परिबो ता पे मध्ये से चिंता करचंती। एवं महिलाटे आज जदि देखिबे एसएचजी रु आज बाहर किना महिलाटे निजर कंपनी करिछि, बिजनेस करिछि, सीईओ हेइछि एवं मैनेजिंग डायरेक्टर मध्ये ता कंपनी रहिछि। आउ बेसी दिन दूर नुहे जे ओडिसा रा महिलाटे आज
जो कथा मु कहूँ सीओ हूँ आज भारत वर्ष नुहे समग्र विश्व में प्रतिष्ठित हो पार आर पछरे केवल जड़े जननायक अच्छा जी हूँ माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जी सब चाहिए महिलाटे केमी आग को बढ़ू गोटे कथा आमर अच्छी ओडिया रे जे सब सफल ये हर लैंग्वेज में भी है सब सफल पुरुष पछरे जड़े महिलार हाथ अच्छी किंतु मु कहबी मो भले जड़े आ मो भले अनेक महिला सफलता पछरे मो दलर मुख्यमंत्री माननीय नवीन पट्टनायक हाथ अच्छी जी आमको राजनैतिक क्षेत्र में सशक्त अर्थनैतिक क्षेत्र में सशक्त कर धन्यवाद जनइबी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जे सी आमको आज ए बिल बिल की आगो को बढ़ाइबार से साहाय्य करछन्ती तेणु से सब बड़ा दाबी रखी ए दाबी आज पूरण होची तेणु तांका पई मु एठू मध्य प्रणाम जणैबी जय जय। थैंक यू मैम। श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली। Thank you, ma'am, for giving me the opportunity to speak on the Women Reservation Bill in Telugu language, which is my mother tongue, ma'am. Respected ma'am, ఈ బిల్లు ఆహ్వానించదగ్గది, అభినందించదగ్గది. గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని మరి మనస్ఫూర్తిగా ఈ బిల్లు తెచ్చినందుకు అభినందిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ బిల్లుకి పూర్తిగా మా మద్దతు ప్రకటిస్తూ కానీ ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ సమ్ డిమాండ్స్ అండ్ desires on OBC reservations. I would like to place before the government through you, ma'am. Please permit me. మన దేశంలో దాదాపు 50% మంది మహిళలు ఉన్నారు. ఈ 50% మందిలో రాజకీయాలు మాట్లాడే వాళ్ళు లెస్ దాన్ 0.5%. రాజకీయాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, రాజకీయాలు మాట్లాడేవాళ్ళు లెస్ దాన్ 1%, ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉండరు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే దీంట్లో 33% రిజర్వేషన్లు కల్పించారు. ఇక్కడ నా కోరిక ఏంటంటే ప్రపోర్షనేట్ రిజర్వేషన్స్ ఎట్లా షెడ్యూల్డ్ కులాలకు, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్కు ప్రపోర్షనేట్ రిజర్వేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు, మహిళలకు కూడా ప్రపోర్షనేట్ రిజర్వేషన్స్ 50% ఇస్తూ దాంట్లో 27% ఓబీసీలకు కూడా ఇవ్వమని నేను ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకంగా మరి విజ్ఞప్తిస్తూ ఉన్నాను. సామాజికంగా ఓబీసీలు సామాజిక వెనుకబడుతూ ఉన్నవారు, ఆర్థిక వెనుకబడుతూ ఉన్నవారు, ఆర్థిక స్వాతంత్రం లేని మహిళలు, సంపన్న కుటుంబాల్లో ఉన్న మహిళలకు కూడా ఆర్థిక స్వాతంత్రం లేని దేశం ఉంది. మరి విద్యార్థులకు వెనుకబడుతూ ఉన్నవారు మంచి 50% రిజర్వేషన్స్ ఇస్తూ మహిళలకి మరి 27% ఓబీసీలకు కూడా రిజర్వేషన్ ఇవ్వమని మరి కోరుతూ దీని మరలా ఈ బిల్లులో డీలిమిటేషన్ తర్వాత ఈ బిల్లు అమల్లోకి వస్తుందని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే దాదాపుగా 7 సంవత్సరాలు వేచి ఉండాలి. ఈ బిల్లు అయిన తర్వాత, చట్టరూపం దాల్చిన తర్వాత 7 సంవత్సరాలు వేచి ఉండాలి. మాకు తెలుగులో ఒకటి ఉంది, పంచపక్ష ప్రమాణాలు పెట్టి మరి ఒక 7 సంవత్సరాల తర్వాత తిందిరుగానంటే ఎంత అందంగా ఉందో ఈ బిల్లు కూడా అంతే అందంగా ఉంది. ఇది చాలా దురదృష్టం. వెంటనే రిజర్వేషన్లు అమల్లోకి వచ్చేలా చేస్తే ఇది ఉపయోగం ఉంటుంది. మరి వారి పార్టీకి కూడా మంచిది. ఇది మంచి ఆలోచన చేయమని గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారిని నేను కోరుతూ ఉన్నాను. మేడం, what is the object of Indian reservation system? The object of Indian reservation system is to improve the opportunities of social and educational status to the unprivileged communities and thus uplift their lifestyle to have a place in the mainstream of the Indian society. That's the object. Object adhe principle ni why don't you apply to the OBCs? OBCs ఎందుకు అప్లై చేయరు ఆబ్జెక్ట్? ఆ యొక్క ప్రిన్సిపల్ని ఎందుకు అప్లై చేయరు? దాన్ని వీళ్ళు ఏమైనా మరి ఆర్థిక వెనుకబడతనం లేని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారా? ఇది విద్యా వెనుకబడతనం లేని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారా? అది సామాజిక వెనుకబడతనం లేని వారు అనుకుంటున్నారా? ఎందుకు అప్లై చేయరు ఈ ప్రిన్సిపల్ని ఇక్కడ? అంటే ఎందుకు ఈ వ్యత్యాసం చూపిస్తూ ఉన్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు.
దయచేసి దీని మీద మరి ఆలోచన చేయవలసిందిగా నేను గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారిని కోరుతూ ఉన్నాను. ఇక్కడ ఒకసారి మీ దృష్టికి ఈ సభ దృష్టికి తీసుకొస్తూ ఉన్నాను. ఒక అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు సెంట్రల్ లా మినిస్టర్ గారికి హీ రోట్ ఎ లెటర్, ఒక లేఖ రాశారు సెంట్రల్ లా మినిస్టర్ గారు, ఓబీసీలని హైకోర్టు జడ్జిలుగా నియమించకూడదని. ఓబీసీస్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు అపాయింట్ యాజ్ జడ్జెస్ ఇన్ ద హైకోర్ట్స్. ఎంత దురదృష్టకరమైన లేకో చూడండి ఒకసారి. ఎందుకు ఈ ఈ అణచివేత ఎందుకు ఇంకా ఈ రోజుల్లో కూడా ఎందుకు అణచివేస్తూ ఉన్నారు? ఒకసారి రీసెంట్గా వచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు, హిమబిందు అని ఒక యంగ్ లేడీ ఉమెన్, ఆమె ఆ జడ్జి, ఆమె ప్రిన్సిపల్ జడ్జి టు ఏసీబీ కోర్ట్ అట్ విజయవాడ. మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ మీద వచ్చిన ఆరోపణలకి ఒక ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు జడ్జి చేసినటువంటి జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య గారు ఓబీసీ కేటగిరీకి చెందినవాడు. హైకోర్టు జడ్జిగా ఉన్నటువంటి మరణించినటువంటి కీర్తిశేషులు జస్టిస్ బిఎస్ఏ స్వామి గారు కూడా ఓబీసీ కేటగిరీకి చెందినవారు, మాజీలాకు చెందినవారు. వీరేమైనా వాళ్ళు ఇచ్చే రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి జడ్జిమెంట్లు ఏమైనా ఇచ్చారా? ఎందుకు ఆ లేఖ రాస్తారు? ఎందుకు ఈ నిరంకుశత్వం? ఎందుకు ఈ అణచివేత? ఇది ఒకసారి ఈ సభ దృష్టికి, ఈ దేశ ప్రజల దృష్టికి తీసుకురావడానికి నేను చాలా బాధపడుతున్నానమ్మా. దయచేసి ఇటువంటి లేఖలు కానీ ఇటువంటి అణచివేతలు కానీ ఇంకా కొనసాగుతున్న ఈ రోజుల్లో ఖచ్చితంగా ఓబీసీలకు కూడా తొందరగా రిజర్వేషన్ పెట్టకపోతే ఇంకా వారికి ప్రశ్నించే తీరు అలవాటైంది. విద్య పెరిగింది, విజ్ఞానం పెరిగింది. మరి ఈ రోజుల్లో కూడా ఇంకా అణచివేతకు గురి చేసే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఇక వేచి చూచటం ఇంకా ఓపిక లేదు. దయచేసి వెంటనే గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు దీని మీద ఆలోచించి ఓబీసీ రిజర్వేషన్ బిల్లు అర్జెంటుగా తీసుకురావాల్సిందిగా వారిని కోరుతూ, మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన తమకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటూ. నెక్స్ట్ స్పీకర్ శ్రీ రవిచంద్ర వడిరాజు. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఈరోజు మొదటిసారిగా నాకు మహిళా బిల్లుపై స్పందిస్తూ ఈరోజు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ, ఇంత మంచి అవకాశం కల్పించినటువంటి కేసీఆర్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవత, మహిళలు ఎక్కడ గౌరవింపబడతారో అక్కడ దేవతలు సంచరిస్తారు. అలాంటి సమాజం అభివృద్ధిలో ముందుకెళ్తుంది. ఎక్కడ స్త్రీ గౌరవింపబడదో అక్కడ ఆ సమాజం బాగుపడదు అంటుంది మన సంస్కృతి. వేదాలు, పురాణాలు, ఇతిహాసాల్లో స్త్రీకి గౌరవం ఉంది. పురాణాలు, ఇతిహాసాల్లో స్త్రీకి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఆదిపరాశక్తిగా స్త్రీకి తొలి పూజలు చేశారు. ప్రకృతిని స్త్రీ రూపంగా చెప్పాయి. వేదాలు మాతృదేవోభవ అని తల్లిని ప్రత్యక్ష దైవంగా పూజించమని చెప్పారు ఋషులు. మన ఉపనిషత్తులు, శాస్త్రాలు స్త్రీని సాధికారత కలిగిన శక్తి స్వరూపంగా పేర్కొన్నాయి. మాతృసామ్య వ్యవస్థ తర్వాత రాజరిక వ్యవస్థలోనూ మాతృసామ్య వ్యవస్థ కొనసాగింది. స్త్రీ గౌరవించబడింది. మారుతున్న కాలం కుటుంబ వ్యవస్థ మొదలు కావడంతో స్త్రీకి కుటుంబ బాధ్యతలు పెరిగి ఇంటికి పరిమితమయ్యే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో సమాజంలో పురుషాధిక్యత పెరిగింది. అవకాశంలో సగం కుటుంబం జీవనంలో ఆడ మగ సమానమే. ఇలాగే అవకాశాల్లోనూ చట్టసభల్లోనూ సమాన హక్కుల కోసం 30 ఏళ్ల కిందటే ఉద్యమాలు మొదలయ్యాయి. కేంద్రంలో పాలకులుగా ఉన్న రాజకీయ పార్టీలకు చిత్తశుద్ధి లేకపోవడంతో బిల్లు ఏళ్లుగా కాగితాలకే పరిమితమైంది. మహిళల రిజర్వేషన్ అంశం ఓబీసీ రిజర్వేషన్ల అంశానికి ముడిపెట్టడంతో ముందుకు పడలేదు. పలుమార్లు బిల్లు పార్లమెంటు ముందుకు వచ్చినా ఒక అడుగు ముందు 2 అడుగులు వెనక్కి అన్నట్టుగా కొనసాగింది. తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం నుంచి స్వరాష్ట్ర ఉద్యమం దాకా తెలంగాణ మహిళలు రాజ్యాన్ని ఏలడమే కాదు, అవసరమైతే రాజ్యాన్ని ధిక్కరించే ధీరత్వం కలిగిన వారు. సంక్షేమ పాలన అందించిన రాణి రుద్రమదేవి నుంచి మొదలుకొని సమ్మక్క సారలమ్మ దాకా, చాకల ఏలమ్మ దాకా తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం, ప్రత్యేక తెలంగాణ పోరాటం వరకు మహిళా శక్తికి ప్రతీకగా నిలిచింది. తెలంగాణ నేల ఉద్యమ స్ఫూర్తితో పాలన సాగిస్తూ
కొనసాగిస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళా సాధికారిత సంక్షేమం కోసం ఎంతో కృషి చేస్తుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళా సాధికారిత సంక్షేమం కోసం స్థానిక సంస్థ సంస్థల్లో 50% రిజర్వేషన్లు, జిహెచ్ఎంసీలో మహిళల్లో 50% రిజర్వేషన్
33% ఎస్ కేటగిరీ ప్రారంభంలో కూడా 33% రిజర్వేషన్, అక్రిడేషన్ లో మహిళా జర్నలిస్ట్ And 10 minutes. 10 minutes, sir. Sir, thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to participate in this important legislation. It was a long journey. And from your party, you are the only man. Rest are women. Yes, go ahead. 1931 onwards, when Sarojini Naidu wrote a letter to the then British Prime Minister for equal power for men and women, this journey has been started, sir. Then, certainly, Balwant Rai ji, Indira ji, finally Rajiv ji on 1989 brought a great legislation of empowering women in local bodies. What happened? Actually, Nadda ji spoke about very much about their claim about this bill. What happened, sir, 1989 when Rajiv ji introduced this Women Empowerment Bill of Local Bodies? Entire BJP gang opposed that bill. Who are all the stalwarts of BJP? I took the record from the Rajya Sabha secretariats. Who are the people voted against that bill? Lal Krishna Advani, Atal Bihari Vajpayee, Jaswant Singh ji, Ram Jethmalani ji, all are opposed this bill. This is the record of the Rajya Sabha. Now you are the champion of this. Sir, of course, after that 2010, we brought the bill and passed the bill in Rajya Sabha. We passed the bill in Rajya Sabha. Unfortunately, we are not in a position to pass the bill in Lok Sabha. But you came in power in 2014. You have given promise to the people of India that we are going to bring women legislation bill, women reservation bill. Who stopped you, sir? From 2014 to 2023, 9 years, who stopped you to bringing this bill? I would like to know from the Honorable Prime Minister whether he is waited for this new building to introduce this bill. If there any Vastu issue was there in that building, is there? Otherwise, if there is a good muhurta is there for 2023 for this bill, you lost 9.5 years. Now you are telling we are going to implement this 2029. Census, delimitation, after that. Then where is the sincerity, sir? Sir, game-changing legislations, life-transforming legislation has to come from the heart of the rulers, not from the brain of the rulers, sir. Sir, we are witnessed not many life-transforming legislations. Manrega, right to information, right to food safety,
and of course, land acquisition bill. That type of life transforming bills we witness, that all come from the heart of the rulers. Sir, now this bill at the end of the Lok Sabha period, when you brought this bill, this is not coming from the heart of the rulers. This is coming from the brain of the ruler. It is because of you have a political calculation to bring this bill. Why that political calculation come? It come after Karnataka election. Congress party strengthened entire women's folk of Karnataka through the guarantees, and we have implemented that guarantees. Entire women of Karnataka, you say, ask in Karnataka what they are talking about, that they are empowered. Women can be empowered through political empowerment or economical empowerment. Sir, which is the biggest economical empowerment legislation of this country? Manrega. 58% of the women are working in Manrega. Your Prime Minister told that. Prime Minister told that this is the memory of our corruption. Then he corrected that. In their COVID period, only one scheme benefited the poor people of the country. That is Manrega. Therefore, Manrega, then self-help group, 2011, UPF brought that, which Kerala started earlier, Kudumbasri, through Kudumbasri, which these are all the economical empowerment of women. But you, now, at the time of the Lok Sabha election, you brought this bill and you are telling we are the champions. You oppose the Rajivji's bill. Now, sir, there are lot many bhashans about this bill. When is going to be implemented? We need a clear-cut answer, sir. When is it? Madadi told 2029. If it is going to happen in 2029, when the census will take place, when the delimitation process started, when it is going to be completed, when the women will get a representation as per this law. This has to be answered by the Honorable Prime Minister or the government, sir. Sir, here, Naddaji talked about a OBC reservation which happened in that house. I also heard about I read some articles in this newspaper today that our Honorable Home Minister spoken about the Prime Minister of India has given his entire bank account to the employees. That's good. But you have to remember about that. The Iron Lady Indira Gandhi ji, the then Prime Minister of India, in the 1962 war, when the country is in a difficult period, she donated entire her jewelry to the National Defense Fund, Prime Minister Indira Gandhi. We are proud, sir. We had a leader like Indira Gandhi ji. Yes, she is talking about, they are talking about women empowerment. Who is the first Prime Minister, women Prime Minister? Who given the first woman Prime Minister? Who given the first woman President of India? Who is given first Lok Sabha Speaker of the India? Who is given the first Governor of India? Who is given the first Party President of India? Everything is Congress, sir. Then they are trying to become the champions of these things. Now I'm not yielding. Sir, if you are going to do the census, Nadda ji talk about big, बहुत ज़्यादा बोल दिया OBC के लिए. Then why you are running away from caste census? Why you are running away from caste census? If you have an OBC pram, do the caste census and show the country. Why you are running from the caste census? You are talking. Yes, we are proudly saying out of our 4 chief ministers, 3 are from OBC community. Out of our 4 chief ministers, you are talking about Congress is. Therefore, then you have to understand. You have to understand, sir. Then these people are talking about women empowerment. My old fellow parliamentarians spoke about that. Unnao,
Katwa, Manipur, sir, Hatras. Sir, I am also pained when I saw the video of women paraded naked in Manipur. When I went with Rahul Gandhi ji there, the women folk of Manipur crying before us. Our Prime Minister not even uttered a single word in 100 days. Then you are talking about women empowerment. You are talking about women empowerment. What women empowerment? What women empowerment? What women empowerment? Yes, everywhere, wherever, yes, there is no discrimination. I'm telling very clearly, sir. Sir, sir, one thing, they are talking about women empowerment. Beti bachao, beti padao. Government only utilized 156 crores out of the budget, 848 crores. Shockingly, 80% of the fund allocated were spent on publicity. Oh, beti bachao and beti padao. In 2023, the budget for Mission Shakti declined by 1.2%, which include your Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, Matru Vandana Yojana, Women Helpline, Beti Bachao, Beti Patao, other schemes. 30 seconds. You speak about women's safety, but why 30% Nirbhaya fund is unutilized? You are speaking about the women's security. Why Nirbhaya fund is unutilized? 30%. Give us the answer. Give us an answer, sir. Now the price of women. Now the women are crying, sir. LPG gas, 1,000 rupees. Tomato and their price rise everywhere. People are fighting. Sir, I am concluding. 1 minute only, sir. 1 minute only, sir. Sir, O'Brien. Sir, 1 minute. The time is over. You on 1 second, 1 second. Honorable members, I have to go by the time available. I am so sorry. Okay, so from your party, we'll delete the rest. We'll adjust. Okay, go ahead. Sir, my point is that women are in a very great difficult situation in this country due to price rise. You are talking about empowerment of women. What is the LPG gas price? 1,000 rupees. 1,200. Petrol diesel price is hiking. Tomato price is hiking. Everywhere difficulty they are facing. On the other hand, their security is totally compromised. Therefore, on the other hand, they are telling at the end of the election period, they are bringing with legislation and they are telling that this is not going to happen. Therefore, we need only two assurances from this government, sir. One is this bill has to be implemented quickly, immediately. Then there should be an OBC reservation along with provision in this bill. These two major, we are supporting bill because this is the child of us. Therefore, basically we are supporting, very strongly we are supporting. No doubt about it. But for sir, if this bill is implementing only on 2029, what is the purpose of calling special session, sir? What is the use of special session? We can pass it in winter session. We can easily pass it in winter session. Wow. Sir, one more thing I have to tell, sir. You have to allow. When the parliament building, two major events happened in last 1 month. One is the inauguration of this parliament building. We are all expected, Honorable President and Honorable Vice President will be there. You are the custodian of this Rajya Sabha, sir. You are the chair. It is an insult to us, Rajya Sabha members. Our chairman is not there in that time. Our chairman is not there in that time. Our President of India is not there in that time. Honorable members, we can't trade on deficiencies. We can't trade ignorance of others. Let me make it very clear. Vice President and the Honorable President have been accorded the highest respect in the country. Number one. Number two, 1 second, there has been no constitutional transgression. The position of the President and the Vice President or the Chairman has to be kept at the level as expected.
and that was done. And that is what you have seen in last 3 days also. I would appeal to you as a member of the leading opposition party, you must do your homework, find out. It doesn't send a good message when you bring in the Honorable President also. Read the Constitution and you will find the role has been defined categorically. Leave it at that. Let's not get into that area. And I can assure you, your chairman, one second, your chairman will not allow anyone to denude his power. And therefore, there has been no denudation. There has been no decrease. Get over this perception. We believe in rule of law, in constitutionalism. Point out a single article of Constitution which, according to you, has been transgressed. We cannot lower the dignity of the Honorable President. The Honorable President has to come here under the Constitution. And let me tell you, honorable members, one second, take your seat. Honorable members, the first amendment of the Indian Constitution, please recall it. There was a provision by framers of the Constitution that the Honorable President will address every session of Parliament. That was the original prescription in the Constitution. And the amendment was once a year. Honorable President has to actually act in accord with the Constitution. The Constitution stipulates, no, don't reduce our position. Don't reduce our position, please. Understand and do it. Oh. Nasir, do you think Mr. K.C. Venugopal needs your support? Some of you rise to give support. Okay. Please conclude now. I'm winding up. Sir, my point is I am respecting your position. I'm respecting, but the people of India expected President of India and your presence. That is what I mentioned. Sir, one more thing, sir. They are now brought this bill and they are trying to become the champion of this. They want to divert lot many issues. That is why one nation, one election. That is why this type of things have happened. We know that exactly. There was fine, but the sincerity. Can I ask a question, sir? Naddaji talked about their political representation. Our party is also having representation women enough. Their party may be also. But who is controlling their party, sir? Rashtriya Swayam Sevak Sangh, isn't it? How many women in the RSS? How many women is in the RSS, sir? Sir, I am quoting a statement, sir. In 2010, the bill has been lost. In 2010, bill passed in Rajya Sabha and bill has to be failed to pass in Lok Sabha. Then member of Parliament of Lok Sabha. Now the Chief Minister of Uttar Pradesh. There is a woman reservation at present at local levels. How does this affect the domestic responsibilities like child care? It should be assessed whether women quota does not affect these roads. Therefore, their attitude is women for child care. Mr. Venugopal, nothing will go on record. Women for child care. Nothing will go on record. Sir, this is a point of order. I am quoting. Nothing will go on record. There is a point of order. Mr. Venugopal, nothing will go on record. Point of order is there. Please sit down. Sit down, all of you. इतने आराम से बात हो रही है. आपने अपनी बात कही. एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है. प्रेम से, स्माइल से, कंपोजर से सुनिए. Sir. Yes, Mr. Yadav. What is your point of order? Yes, sir. Sir. Yes, I will ask. Sir, Venugopal ji. No. 235.
No, Mr. Yadav. 235. Mr. Yadav, 235. your point of order. 235. 235. 235. सर 235 रूल 2 है, कोई भी मेंबर को यह अधिकार नहीं है कि सदन में बैठे हुए किसी भी लोगों के ऊपर कोई आक्षेप लगाए। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के ऊपर वेणुगोपाल जी बिना तथ्यों के आधार पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे को जिस संगठन के साथ जोड़ रहे हैं, हमें उसका होने का गर्व है, लेकिन आरएसएस के साथ राष्ट्रीय सेविका समिति है, वहां 100% महिलाएं हैं जो राष्ट्रभक्ति का कार्य करती हैं। आप सुबह भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, मैं उन्हीं के शब्दों को दोहराना चाहता हूं, कांग्रेस वाले ठीक से ट्यूशन लेकर के बोला करें, बिना तरीके से ना बोला करें, बिना तथ्यों के ना बोला करें, बिना बात के ना बोला करें। Mr. Venugopal. Yes. RSS. Okay. Mr. Tiruchi Siva, under which rule? But it was read wrongly, sir. 235(2) says, shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner. Member was speaking, sir. He was obstructed only from that side. How can the point of order be pointed towards him, sir? One second. That's true. Please read 240. वैसे बताता हूं, कोई भी सदस्य इररिलेवेंट रूल को ना उठाएगा। तिरुचि शिवा ने ऐसा है। एक सेकंड, कंक्लूड करने से बड़ा अच्छा लगता है। कुछ हंसी के फव्वारे भी होने चाहिए। और ये मिलीभगत का मामला तो नहीं है, मिलीभगत का मामला तो नहीं है। Now please conclude. The attitude of BJP leaders. I am quoting one word in Hindustan Times. That point of time, there is by a statement by the UP Chief Minister. Then now the UP Chief Minister. That point of MP, there is women's reservation at present at local level. How does this affect their domestic responsibilities like child care? It should be assessed whether women quota does not affect these roles. That means your attitude is women are for child care. Sir, my point is that this bill we are going to support. The life transforming bills has to come from mind, heart. Our Prime Minister is telling he has 54 inches chest. 56. If 56 inches chest is there, then what is stopping them to implement this bill in 2024? Sir, please correct yourself with heart. Thank you, sir. Jai Hind. Sri Derek O'Brien, 7 minutes. 10 minutes, sir. 7. 10. He has taken time of other members. Who? No, I say Mr. K.C. Venugopal. Sir, what are you doing? Are you making a mockery of this? What? Is something wrong with you? Sir, I've got 10 minutes of my party to speak. Sit down. I got 10 minutes of my party. Why are you doing this, sir? No, look here. I'm not giving. Just sit down and listen to me. It has become virtually your refrain. All India Trinamool Congress, Dola sent 10 minutes. Your total time is 24 minutes. Yes. You have 14 minutes left, 7 each. You can take all the 14 minutes. Sir. Please, sir. Please. Just 1 sec. Sir. Just hear me out, please. Yes. Just hear me out. 1 sec, sir. What is wrong? Just hear me out, and then what is if wrong? I'm saying something wrong, you can just hear me out, Let's sir. first Please. talk on time. Sir, How much I'm time? talking only on time. How much time your party has? 24 minutes. How much has been used? 14 minutes. 10 by Dola Sen. 4 by Mausam Noor. Dola 24 Sen. minus 14 is 10. You exceeded. So what? How much time is left? 10 minutes. Okay, take 10 minutes. So I have not started and it's already 1:25. Doesn't matter. No, sir. Take Just 10 minutes. Sir. 11:25, 10 minutes end. Okay. Go ahead.
I support the women's reservation bill. But this government, when will this government know or learn that this is a parliamentary democracy and this is not an army commando operation? In an army commando operation, you need secrecy, you need surprise, you need stealth. In a parliamentary democracy, you don't. You need cooperation, you need sharing. Why do you bring this special session parliamentary bulletin, no agenda, the agenda will be added later? 2, why do you have an all-party meeting on Sunday and don't mention a word about this bill? Why do you have a cabinet meeting and this morning we are given 4 hours time to submit amendments? Sir, honestly, I appeal to them. Such parliamentary democracy with such secrecy hurts a democracy. We know why it is being done. And the last 3 days, one man's story is being told. Fair enough. Today, I want to begin with a quote, which everyone can own today. Quote, "Sir, we want the women's bill to be introduced. We want nothing short of the women's bill. We want a specific date. We want an assurance that the women's bill is brought. This is a matter of shame that it hasn't been brought. We want a specific time frame." Unquote. This is very nice today. This was said by somebody in the Lok Sabha on the 14th of July, 1998. It was a woman MP. Today, she is the 3-time Chief Minister of Bengal. She is the founder chairperson of the Trinamool Congress. And sir, she has already got 40% of her women MPs already in the Lok Sabha. From 14th of July 1998, let this woman's story be told. In 2006, a 26-day hunger strike, no reservation, struggling and fighting for her rights as a woman. In 2014, setting a record because the bill didn't get passed. So what did she do? She gave 41% tickets in the Lok Sabha to women MPs. The BJP president, the first speaker, was saying this is the shortest way to bring women to parliament. No, sir, this is not the shortest way. You didn't need the bill. Bring them, show us, and bring them to parliament. Now you come to the life of this woman. 2019, she sets a record. Not only does she give 40% women tickets, 39% women Lok Sabha MPs are already sitting in the Lok Sabha. Why do I say this? It is one thing to give the women tickets. It's another thing to make sure you give them tickets which are winnable. One man's story, sir, we've heard. One woman's story needs to be told today in this new parliament building. I'll tell you more. My last date, 2021, assembly elections in Bengal. The men came with money, with media, with muscle power, with misogyny, and mocked her. Didi, oh Didi. You even tried to smash and you broke her foot, smashed it to injure her. Yes, she gave you the answer truly like a woman. Softly, softly. Good. When I talk about Mr. Modi and Mr. Shah, I get under the skin. I know. Sir, the woman answered her how? The women didn't answer. The people of Bengal in India provided the answer. And after the election, what happened? The health minister of Bengal, the finance minister of Bengal, the land minister, the industry minister, the commerce ministry are all headed by women. You couldn't find one woman in your 16 chief ministers to make a chief minister, and you're coming and telling us what to do about women. Take some of our advice. Now we'll give you, like how we gave you in 1998, you're trying to implement in
2045 or whatever, listen to two pieces of advice from us and take it in good spirit. Because women, at least my chairperson, has a vision which I look up to. So here's one suggestion. If you're so keen, and now it's past 2 p.m. already, so nobody can submit any amendments, as we are all saying, the Congress party, the Trinamool, the DMK, the AAP, all of us, we, India, we are saying, bring this in 2024. So all you need to do to bring this in 2024 is remove 334A from your existing bill. Bring it, we'll start in 2024. If you're, one second, sir. If you're finding that difficult to do, here's another solution. At least try. 2024, an open challenge from my party. You bring 1/3 of women elected from your party and show us. Bring and show us. I guarantee you, we will bring 1/3 of women with your bill, without your bill. Sir, some people have a sense of humor, and I'm sure we haven't lost our sense of humor here, because the joke going around is there's a typographical error in the bill, that actually it's 2024, should actually they meant 2034. Now, I don't know whether that's true or false, but I've got a second suggestion. It was very nice, sir, your idea this morning of having ladies sit there for 15 minutes, 16 minutes, all through the day. So here's an idea which may not happen in 24. Think about it. It's coming to you from my party as a suggestion. Get everybody on board, have proper discussion on the subject, and then bring 1/3 women reservation also in Rajya Sabha. We will all support. It can't be done in a hurry, but bring it. Today you may think it's a crazy, zany idea, but no, this is possible, if not in the next 6 years, in the next 10 years. The question is, sir, for all the speeches we hear, is the BJP really serious about empowering women? Because all the struggles and oppression faced by women is not because of women. It's because of men and the outlook of men to women. I don't want to spend time wasting my time on a former wrestling chief. Leave that. I'm quoting from the Hindustan Times. Quote, people in air-conditioned rooms in Delhi cannot decide public policy. This bill will drown the Indian political system if it goes through. If men develop feminine traits, they become gods. If women develop masculine traits, they become rakshas. Western ideas of women's liberation should be properly analyzed in the Indian context. Unquote. Said by who? I'll tell you who said it. You can build a new building, sir, but I request all of you to first change your mindset. This was said by the current Chief Minister of Uttar Pradesh. Sir, in conclusion, I'm happy I'm being allowed to conclude today. In the old house, at least I wasn't allowed, but I'm happy. Sir, I wish to conclude by remembering my favorite woman of all time, my ma, my mother, who's no more. Ma would always tell me that, you know, Derek, this world is divided into only two kinds of people: the talkers and the doers. So some people will talk. 15 crore into your something, 15 lakhs into your bank account, farmer income, triple, after demonetization, this will happen, after that will happen. There is one difference, sir. The talkers and the doers. There is only one difference. Because there are only two kinds of people. So there's a talker and there's a doer. There's a male Prime Minister of India. There's a simple woman who's the Chief Minister of Bengal. Thank you so much. Shri
Derek O'Brien is called upon to authenticate two statements made by him. One, man came with money, and second, the allegation he has leveled by quoting the present Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Manas, during course of the day, Shri Manas Ranjan Mangraj authenticated. Thank you, Chairman, sir. Already Mr. Jairam Ramesh, Mr. Chidambaram Thank you, is Chairman, yet sir. to do it. No, I support this bill. it sir. has to be. मैं बिल को समर्थन कर सकता हूँ, सर। One second. No. मैं मेरा During course of मातृभाषा the उड़िया day, में बोलने के लिए चाहता हूँ। the सर, direction is very clear. No बीजेडी member. ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ One second. ଜୀବନ- Sit down. ଜନଜୀବନ One ତଥା second. One second. One ସମାଜର second. ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ One second, honorable member. One second. I had indicated very firmly, this is not a place to trade allegations. Every member has a right. Every member has a right to say anything. You will have to authenticate during course of the day. That's a directive. Shri Manas Ranjan Mangraj, take your seat. Manas Mangraj, no floor. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Sit down. You have to sit down. Don't force my hands. Sit down. You will have to comply the directive. No, if you level an allegation that Prime Minister of this country went to West Bengal with money, and you still want me to condone it, prove it. Shri Manas Ranjan Mangraj. Shri Manas Ranjan Mangraj. Do you want to take, please? Thank you, Your Chairman, sir. time is 3 minutes. I support this bill, Please sir. continue. मैं मेरा मातृभाषा उड़िया में बोलने के लिए चाहता हूँ, सर। Yes. सर, बीजेडी सबुबेले साधारण जनजीवन तथा समाजर समस्त क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण दिगरे सर्वदा कार्य करि आसुअछि। 1952 मसीहारे ओडिशार तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बिजू पट्टनायक एक ऐतिहासिक निष्पत्ति क्रमे ओडिशार पंचायत राज अनुष्ठान मानकरे महिलांक पई 33% संरक्षण व्यवस्था करथिले। सर, 2011 रे तांको पुओ तथा बीजेडी सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक ओडिशार पंचायत राज अनुष्ठान मानकरे महिलांक पई संरक्षण सीमा को 50% को वृद्धि करछंती। 2012 रे श्री नवीन पट्टनायक पौर संस्था म्युनिसिपालिटी एवं एनएसी एवं महानगर निगम रे महिलांक पई 50% संरक्षण व्यवस्था मध्य करिसंती। यह पुनर्बार महिला सशक्तिकरण एवं विशेषकर साधारण जीवन में सेमानकर अंशग्रहण पई बीजेडी रो प्रतिबद्धता को प्रतिपादन करुअछि। सर, माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक सबुबले विश्वास करती जे महिला सशक्तिकरण बिना कौनसी समाज राज्य किंबा राष्ट्र विकास हो पारिबो नाही। तेणु नवेम्बर 2018 मसीह माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व में विजु जनता दल लोकसभा तथा राज्यसभा रे महिला मानकु 33% संरक्षण जोगाइबा पई ओडिशा विधानसभा रे सर्वसम्मति क्रमे एक संकल्प पारित करथिले। सर, डिसेम्बर 2018 मसीह माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक दलर वरिष्ठ नेता नेतृत्व में 22 जन बीजेडी प्रतिनिधि को 7टी जातीय दल समेत भारतर 22टी प्रमुख राजनीतिक दल निकट को पठाइथिले। एही प्रतिनिधि माने माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक तरफ सही संपृक्त राजनीतिक दलर मुख्य मानकु भेटी दीर्घ दिन संसद में पड़ी रही महिला संरक्षण बिल को पास करने को सहमति जुटाइथिले। मैम, लोकसभा निर्वाचन समय माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक लोकसभा निर्वाचन में दलर महिला प्रार्थी 33% संरक्षण व्यवस्था प्रदान करियछंती। 2019 लोकसभा निर्वाचन में बीजेडी द्वारा 7 जन महिला प्रार्थी रही जो 5 जन महिला प्रार्थी जीति एवं से माने आस्का, भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर एवं केउंझर सांसद अछंती। एबे मैम, वयस्क महिला प्रार्थी भाव आस्कार सांसद श्रीमती प्रमिला बिशोई एवं सर्वकनिष्ठ सांसद भाव केन्दुझर श्रीमती चंद्राणी मुर्मू रही। मैडम, माननीय मुख्यमंत्री दीर्घ वर्ष धरी
संसद रे महिला संरक्षण बिल पारित हेबा निश्चित करने को एही लंबा युद्ध लड़ी आसुअछंती। संसद रे मध्य महिला संरक्षण बिल पास करने को बीजेडी सांसद माने बारंबार दाबी उठाई आसुअछंती। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक विभिन्न प्लाटफर्म रे एकाधिक चिठी एवं दाबी माध्यम क्रमागत भाव में महिला संरक्षण बिल पास करिवार आवश्यकता संक्राम पर बुझाई आसी। संसद रे पारित हेबा पई महिला संरक्षण बिल आनिबा को केंद्र कैबिनेट रो अनुमोदन माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक पई एक बड़ विजय। आपका समय कारण होने वाला है। महिला संरक्षण बिल पास सम्माननीय निश्चित करने को सदस्य, श्री आपका पट्टनायक समय दीर्घ हो रहा है। दिन संग्राम जारी रखिछंती। मैम एक मिनिट। यह ओडिशा एवं भारत महिला मानक पई एक विजय। महिला संरक्षण बिल को संसद रे पारित करबा बिजु जनता दल रो निरंतर प्रयास रो यह एक विजय अटे। यह आउ एक सुजोग जेतेबेले माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक कठिन परिश्रम एवं निरंतर प्रयास पई ओडिशा तथा देश रे महिला माने बृहत सशक्तिकरण रो सुफल पाइबा को जाउचंती। थैंक यू मैडम। अच्छा, श्री रायगा कृष्णया। Thank you, Chairman, Madam, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the 128 Constitutional Amendment Bill. This is welcome, long overdue, and much awaited. I would like to take this moment to highlight the issue of pertaining to the bill at hand. Affirmative action, gender first. In this country, there is two discrimination. One gender discrimination, second one is caste discrimination. By introducing this women bill, gender discrimination gradually calmed down. But there is a caste discrimination. But because to remove the caste discrimination, women bill, in this women bill, I want to suggest to the central government, this House, August House, to provide sub-quota to OBC women also. If BC women are not represented in this women bill, the women bill will not meaningful. We supported this demand for reservation women as they have least political representation. But BC women are still underrepresented. Why this? There is no idea for proposal for giving them sub-quota. If technically sub-quota not possible, introduce the BC bill. It is clear that all political parties have soft spot for BCs. Moreover, the general representation of BC men is also very low, that is 15% below. Out of there, even after 75 years, it was not done to the justice to the backward classes. It is a democratic country which should give share to all castes and social groups according to their population. Then there will be a unity, integrity, peace in this country. For that, it is wrong not to give due share to BCs. It is time to give BC constitutional rights and share. In 75 years democracy, 56% population of BCs has 15% in the political sphere and 16% in employment sphere, 1% in industrial sector, 5% in private jobs. Represent the need for BCs to give share according to the population. We request BCs are not given share according to their population, all sectors, there would be a rebellion in the country in not higher 20% to 2%, higher judiciary. But it is just not enough giving a few schemes per welfare of backward classes and providing reservation BCs in education and employment. Real development of BC come only when they get political power. This is possible only when the seats are reserved for BCs. Indian Constitution has been amended 120 times, but it has not been amended even once for political power. Social setup of our country is fundamentally built on caste system.
Unless all castes are get their due share in political power, country cannot become a real democratic republic. Reservation of political seats provide gateway to power to BCs. Power gives them respect, confidence, acceptance, and remove social disparity. Power to BC allows them to bring forth the difficulties, problems, miseries of backward classes, notice of the country at large, enable the rulers to take right steps for their development. The present socio-economic political setup of our society is designed against the interest of backward classes. To change the present setup, it is essential to give due share to OBC in legislative bodies. Political power has become a right to property. Those people who are ruling and inherited their own successive माननीय generations. सदस्य प्लीज कंक्लूड But आपका now in टाइम हो रहा India, है democracy is आपका going समय हो on, रहा है social change process has begun. But BC is constituted bulk of the productive workforce in India, where it is agriculture sector or industrial sector or service sector. It is desirable to make their participation in lawmaking bodies. It is meaningful. Madam, I am fighting for हो the गया 50 years for backward classes. आपका समय हो Kindly गया give माननीय 5 सदस्य minutes. In any egalitarian society, power should be shared equally to all the sections of the society. When we talk power, it means economic power, political power, and social cultural status in our society. There is almost monopoly all these three types of power माननीय held by the सदस्य higher समय caste. हो गया आपका समय हो गया प्लीज कंक्लूड Just 1 minute. Even after 75 years of independence, India has no separate BC ministry department. We have no reservation in private sector Next speaker, regarding सुश्री including- कविता पाटीदार आपका समय हो गया We माननीय have no सदस्य reservation in higher judiciary. सुश्री including कविता Supreme Court, पाटीदार High Court. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्लीज उपसभापति बैठिए महोदय। सदस्य आपका समय हो गया आपका समय हो गया सुश्री कविता पाटीदार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में बात करने के लिए आप सभी के बीच में खड़ी हुई हूं। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद प्रेषित करती हूं, जिन्होंने हिंदू संस्कृति के इस पर्व गणेश आराधना के समय महिला बिल को लाने का सदन में काम किया है। माननीय महोदय, जब आज देश दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे समय सशक्त भारत के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज मैं इतिहास की तरफ देखूं तो रानी लक्ष्मीबाई की बात कहूं या कल्पना चावला की, या वर्तमान में आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हमारी महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व का वर्णन कर लूं। हम जानते हैं कि हमारा देश महिला के सामर्थ्य और शक्ति का साक्षी रहा है। ये दुनिया एक गुलशन है तो नारी उसकी माली है, वो झुक जाए तो सीता है और अड़ जाए तो चंडी काली है। देश की ऐसे सशक्त नारी की चिंता कर देश के चिंतन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। हमने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी देखा है, जिसके माध्यम से संसार को नारी के अस्तित्व की आवश्यकता का संदेश दिया गया है। एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ संस्कार। ये हमारे संस्कार ही है कि हमारे भारत देश को भी हम भारत माता कहकर पुकारते हैं, और इसी मां भारती के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के सामर्थ्य की उपयोग करने के लिए ये बिल माननीय मोदी जी के द्वारा इस सदन में लाया गया है। माननीय सभापति महोदया, पिछले विगत 9 वर्षों से केंद्र की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ महिलाओं के आगे अनेक अवसर उपलब्ध कराए हैं, अपितु उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास भी किया है। उज्ज्वला योजना हो, मातृ वंदना योजना हो, शौचालय निर्माण की बात करूं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कहूं, महिला सशक्तिकरण, इन सभी योजनाओं के माध्यम से महिला के अधिकारों में वृद्धि के संकल्प को पूरा किया। हम सिर्फ राजनीति के लिए या वोट के लिए महिलाओं का नाम नहीं लेते हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को इस सदन में कहती हूं कि पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने
हमारी बहन बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान देकर उसके समाधान का प्रयास किया है। पिछले 9 वर्षों से भारत में जिस प्रकार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, उसका परिणाम आज नजर भी आने लगा है। आज हम देख रहे हैं कि भारत में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में लड़कियों की भागीदारी आज 43% है। आज मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में आज बेटियों का जन्म उत्सव बना है। लाडली लक्ष्मी जैसी योजना को पूरे देश ने सहारा है। वहीं 1,25,00,000 अब तो 1,30,00,000 बहनें जो लाडली बहनें की योजना से आज मध्य प्रदेश में सशक्त हो रही है। और मध्य प्रदेश में जो वंदन की बात बार बार यहाँ आ रही है, हम तो हर कार्यक्रम की शुरुआत ही बेटियों के पूजन के साथ, उनकी वंदना के साथ हम लोग करते हैं। कल इस सदन में ओबीसी की भी बात कही थी। मैं भी ओबीसी की वर्ग से ही आती हूँ। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, इतने सालों तक सत्ता में रहकर उनको ओबीसी की चिंता क्यों नहीं हुई? आज तक उन्होंने कभी कदम क्यों नहीं उठाए? एक तरफ वो ओबीसी का नाम लेकर जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार देकर मन से पिछड़ा वर्ग के कल्याण की बात कही है। हम जानते हैं माननीय सभापति महोदया, पूर्व में भी इस प्रकार का बिल राज्यसभा में आया था और लोकसभा में पारित नहीं हो सका। 4 साल तक उसको लंबित करने का काम किया गया है। और हम तो ये जानते हैं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो बीच में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का दृढ़ शक्ति के साथ इस सदन में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने। मैं हृदय से उनको धन्यवाद देती हूं कि वर्षों से लंबित इस बिल को इस सदन में उन्होंने पेश किया। जैसे ही यह बिल पारित होता है, देश की लोकसभा व देश की सभी राज्यों की विधानसभा में 1/3 स्थान मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगी और साथ ही एससी व एसटी वर्ग के लिए जितनी भी सीट आरक्षित है उसमें से भी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। इतिहास को बदलने वाला यह बिल न सिर्फ महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करेगा, अपितु इस महिला के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग को भी प्रशस्त करेगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कहती हूं कि संवेदना और ममता की प्रतिपूर्ति नारी के नेतृत्व में निर्णयों में भी संवेदना का समावेश होगा। आज जैसे हम कुछ युक्ति बोलते हैं कि हर पुरुष की प्रगति के पीछे नारी का हाथ होता है, इस सदन में मुझे ये बोलते बहुत गर्व है कि हम सब बहनों की प्रगति के पीछे इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का ताकतवर साथ है, जो पूरे देश की बहनों से ये कह रहा है कि नहीं वक्त सोने का अब है, जाग उठो भारत नारी, गया शांति का वक्त, आज बनकर चलो आग की चिंगारी, बनकर सीता के समान वध रावण का करवाना है, आज कटारी बांध कमर में स्वयं युद्ध में जाना है, भाव भीरुता का तजकर तुम करो शेर की सवारी, नहीं वक्त सोने का अब है, जाग उठो भारत नारी, जाग उठो भारत नारी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं जिन्होंने एक निर्णायक एजेंडा निर्धारित किया और यह खोखले वादों के विपरीत आज एक स्पष्ट वास्तविकता बन गई है। कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री जी को इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Next speaker, Srimati Mahua Maji. Thank you, Honorable Vice Chairperson, ma'am. Women Reservation Bill, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोलने से पहले मैं राजा राम मोहन रॉय और विद्यासागर को नमन करना चाहूँगी। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं तो निश्चित रूप से राजा राम मोहन रॉय के लिए, विद्यासागर के लिए, वरना हम भी शायद सती प्रथा, बाल विवाह के शिकार हो जाते। मैं अपने स्टेट झारखंड की उन वीर नेत्रियों को भी नमन करना चाहूँगी, जोहार करना चाहूँगी आज के दिन। सिंगी दई, कैली दई, फूलो झानो, जिनका नाम इतिहास में उस तरह से दर्ज नहीं है पुरुषों की तरह, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता का मिसाल कायम किया। आज बहुत सारी नारी, उनकी हिम्मत से उनको बल मिलता है और राजनीति में महिलाएं आगे आती हैं। हमारे संविधान के निर्माण में भी 15 विदुषी महिलाओं का हाथ था, मैं उन्हें भी नमन करती हूँ। हमारे झारखंड में खेल के क्षेत्र में सुमराय टेटे, सावित्री पूर्ति, असुंता लकड़ा, झानू हाजदा जैसी तमाम महिलाएं हैं जो झारू, जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे झारखंड और इस देश का नाम रोशन किया, उन्हें भी आज नमन करती हूँ मैं। हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी, जिन्होंने
जो हमारे देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने नशाबंदी की 1971 में। उन्हें पता था कि अगर पुरुष नशा नहीं छोड़ेंगे तो महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार होगा, वो अपने परिवार को नहीं देखेंगे। मैं उन्हें भी नमन करती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने पिछली सरकारों में जो महिलाएं ट्रैफिकिंग की शिकार होती थी, उन्होंने बल दिया, आत्मसम्मान के साथ अपने स्टेट में रोजगार देने के लिए उन्होंने ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की, चाहे वह पलाश ब्रांड हो, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो, या फिर फुलो झानो आशीर्वाद योजना हो, पोटो हो, खेल योजना हो, तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से उन्होंने किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे झारखंड के विधानसभा में 12.35% महिलाएं हैं, जो कि दूसरे राज्यों से ज्यादा है, कई राज्यों से। जैसे हरियाणा में 10% है, गुजरात में 7.14% है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में 9.13 है। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं क्योंकि ये आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, और मैं लेकिन चाहूंगी कि एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं के लिए भी उसमें आरक्षण हो, और तत्काल आरक्षण हो, 2024 में हो, इस पर पुनर्विचार किया जाए, न कि जनगणना और परिसीमन के लिए हमें 2029 के बाद तक का इंतजार करना पड़े। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में ये बात कही थी कि महिला रिजर्वेशन बिल आने वाला है, इतनी खुशी की लहर दौड़ गई। चूंकि मैं झारखंड में माननीय सदस्य कंक्लूड कीजिए, आपका समय समाप्त और हो मैं गया। अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की विमेन विंग की सेंट्रल प्रेसिडेंट रही हूँ, तो पहाड़ों से, जंगलों से, दुर्गम इलाकों से महिलाओं का फोन आने लगा कि मैडम हम लोग 2024 के चुनाव की तैयारी कर धन्यवाद रहे माननीय हैं, सदस्य, हमें आपका लड़ना है समय एमपी समाप्त एमएलए हुआ। इलेक्शन। कंक्लूड कीजिए लेकिन जब प्लीज। पता चला कि ये 2029 के बाद आएगा तो मायूसी छा गई थी। मैं अनुरोध करूंगी सरकार से कि वो इस पर पुनर्विचार करे और धन्यवाद एसटी, माननीय एससी, सदस्य। ओबीसी रिजर्वेशन करे और 2024 में ही इसे लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। मैडम कितना समय है, उसी अनुसार बोलेंगे। 1 मिनट, 1 घंटा, 3 मिनट। थैंक यू सो मच चेयरपर्सन। सबसे पहले मैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी। 75 साल बीत गए पर उनकी आवाज अभी भी गूंजती है, उनके शब्द अभी भी हमारे कानों में गूंजते हैं। Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. मैम, हमारी जो इतिहास है महिलाओं का, जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये चर्चा हुई थी कि क्या महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। वहां पे जो 15 महिला सदस्य भी थी, उन्होंने उसको खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इक्वालिटी विल बी द बेसिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने एक ऐसा विजनरी कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया जहां पे महिलाओं को इक्वालिटी और समानता का उनको समानता की जिंदगी दी। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि 75 साल में जो महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए थी, स्टेट असेंबलीज हो या केंद्र में हो, वो हमें मिली नहीं। इस वजह से आज हम इस रिजर्वेशन की चर्चा कर रहे हैं। आज अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये लड़ाई हमारी जो शुरू हुई है, इतने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं तो ये एक ऐतिहासिक पल मानती हूं कि मुझे इसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस बिल का समर्थन हमारी पार्टी कर रही है। पर हमारे साथ 2 दिक्कतें हैं जो हम आपके सामने साझा करना चाहती हूं। सबसे पहले तो 9.5 साल बाद 2014 के मैनिफेस्टो में, 2019 के मैनिफेस्टो में वादा था कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, पर वो आरक्षण को आते आते 9.5 साल लगे। जेपी नड्डा जी ने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने कहा दिस इज द ओनली वे वी कैन गिव रिजर्वेशन। मैं कहूंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, दिस इज नॉट द ओनली वे वी कैन गेट रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन। 2010 का बिल ले आइए, 2010 का बिल लागू होता अगले लोकसभा इलेक्शन से। आप 73rd और 74th अमेंडमेंट देख लीजिए, वो फ्यूचर डेट के नहीं थे, वो इमीडिएटली इंप्लीमेंटेबल थे। पूरी दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं बना होगा जो आने वाले 7 साल बाद लागू होगा। तो ये महिलाओं के साथ ये जो हो रहा है, मैं मानती हूं उनको एक झुंझुना दिखाया जा रहा है कि आरक्षण तो दे रहे हैं, पर आरक्षण के साथ हम कंडीशन भी रख रहे हैं। दरवाजा तो खोल रहे हैं, पर 7.5 साल तक आपको उसमें एंट्री नहीं देंगे, ये कह रहे हैं साथ में।
मैं पूछना चाहती हूं क्या आपको रोक रहा है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जो आपको रोक रहा है इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन से। तो दुख इस बात का होता है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, पूरी तरीके से जो आज मिठाई बांटते और खुशी होती है हम सब महिलाओं में, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। प्लीज माननीय सदस्य, मैं बस आपका एक समय चीज, समाप्त हो गया। जी जी मैम, एक मिनट में खत्म कर दूंगी, आप लोगों से ज्यादा समय नहीं मांगूंगी, ना उम्मीद है। बस जाते जाते एक चीज कहूंगी कि जो 2010 का बिल था उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी महिलाओं के लिए आरक्षण था। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा में आप भी सांसद हैं, मैं भी सांसद हूं, जितना लोकसभा में उन महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में नहीं है, माननीय तो सदस्य, उधर भी आपका लागू समय होना समाप्त हो चाहिए। गया। बस इसी बात को कहते हुए मैं इसको वेलकम करती हूं, मैं इसको सपोर्ट करती हूं, और एक ऐसा ऐतिहासिक दिन हम रचने जा रहे हैं, उसको मैं आप सभी का जिनने सपोर्ट किया है आभार व्यक्त करूंगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी। उपसभापति महोदय, मैं संविधान के 128वें संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। किसी संसद ने आज से कुछ वर्ष पूर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया था, और आज महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में लागू करने के लिए संविधान का ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है, जिस पर आज ये चर्चा हो रही है। उपसभापति महोदय, जिससे मेरे पूर्व के लोगों ने बताया कि इसके पहले भी 4 बार प्रयास किया जा चुका है संविधान में संशोधन करने हेतु, और ये 5वां प्रयास है। इसके पहले 2 बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय प्रयास हुआ, एक बार देवगौड़ा जी के समय में प्रयास हुआ, एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय प्रयास हुआ, परंतु चारों प्रयास विफल हो गए। लेकिन मुझे खुशी है कि आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके प्रयास से कल लोकसभा में सर्वसम्मति से लगभग पारित हो गया, और आज विधानसभा से यह पारित होने जा रहा है। उपसभापति महोदय, इसके पहले ये 4 बार क्यों नहीं पारित हो पाया? मैं यहाँ बैठे लोगों को इतिहास थोड़ा बताना चाहूंगा कि 1998 में जब अटल जी की सरकार के दौरान यह बिल सदन में पेश किया गया, तो राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, श्री सुरेंद्र यादव, उन्होंने आडवाणी जी के हाथ से बिल की कॉपी लेकर फाड़ दिया, और सदन में इतना हंगामा हुआ कि सदन को स्थगित करना पड़ा, और वो बिल कभी पारित नहीं हो पाया। इतना ही नहीं सभापति महोदय कि जब 6 मई 2008 को 108वां संविधान संशोधन बिल पेश किया जा रहा था, तो सदन का माहौल क्या था? हंसराज भारद्वाज उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उन पर कोई हमला न करे उनको बचाने के लिए वो पहली पंक्ति में नहीं बैठे, वो सेकंड रो में बैठे, और उनके बगल में 2 महिला सांसदों को बैठाया गया, श्री सुश्री अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा, और जो बीच का रास्ता जो आइल है, दैट वाज गार्डेड बाय रेणुका चौधरी, जयंती नटराजन एंड अलका बलराम क्षत्रिय, और हंसराज भारद्वाज जैसे ही खड़े हुए पेश करने के लिए समाजवादी पार्टी के एमपी थे अबू असीम काजमी, वो छीनने के लिए दौड़ पड़े, रेणुका चौधरी कूद पड़ी। इसी कंफ्यूजन में, जल्दबाजी में हंसराज भारद्वाज ने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, और पीएस कुरियन जो से प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने तुरंत उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया। तो सभापति महोदय, ये हाल था कि किस माहौल में, इतना ही नहीं, जब स्टैंडिंग कमेटी से बिल स्वीकृत होकर जब आया और सदन के अंदर 8 मार्च 2010 को पेश किया गया, तो समाजवादी पार्टी के नंद किशोर यादव और कमाल अख्तर ये सभापति अंसारी की मेज पर चढ़ गए। नंद किशोर ने माइक को उखाड़ कर फेंक दिया, आरजेडी के राजनीतिक प्रसाद ने विधेयक की प्रति फाड़ दी, सभापति की कुर्सी पर फेंक दिया,
समाजवादी पार्टी के वीरपाल यादव, एलजेपी के साबिर अली, आरजेडी के सुभाष यादव, एजाज अली, उन्हें बोलने दीजिए 7 लोगों प्लीज को माननीय सदस्य बोलने दीजिए निलंबित कर दिया गया। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि 4 बार जो बिल पारित करने का जो प्रयास हुआ, आप बैठे वो क्यों नहीं माननीय बिल सदस्य क्यों नहीं आप बैठे पारित हो प्लीज पाया, ये सदन को माननीय जानना सदस्य आप आवश्यक बैठे है। और उपसभापति महोदय, ये हंगामा प्रायोजित था, स्पॉन्सर्ड था, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि ये बिल पास हो, और इसे योजनाबद्ध तरीके से एक और दिखाया जा रहा है कि हम बिल के समर्थन में लिप सर्विस, और दूसरी ओर सहयोगी दल के सांसदों को उकसाकर बिल में भेजकर हंगामा करवाया गया ताकि वो बिल पास न हो सके। श्री सभापति महोदय, ये जो कहा जा रहा है, मैं सदन को ये बताना चाहूंगा कि निशाना ओबीसी आरक्षण नहीं था, निशाना था कि इस बिल को पारित मत होने दो, क्योंकि अगर ये बिल पारित हो गया तो बहुत सारे लोगों की अगले बार चुनाव लड़ने का उनका अवसर खत्म हो जाएगा। और इसलिए प्लान्ड वे में, योजनाबद्ध तरीके से, प्रायोजित तरीके से और इस बिल का विरोध किया गया। सभापति महोदय, और सभापति महोदय, जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, मैं उनको इतिहास बताना चाहूंगा कि पहला जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना काका कालेलकर की अध्यक्षता में, ये पंडित नेहरू के समय में बना था। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट 1955 में आई, लेकिन उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं कि जब फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया, उसको क्यों लागू नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, काका कालेलकर कमीशन के बाद 10 साल तक, 15 साल तक कोई कमीशन गठित नहीं किया गया। और सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कब बना? जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी प्रधानमंत्री थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सरकार में शामिल थे, तो 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जो मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता, वो बना। 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट सबमिट हो गई। किसकी सरकार थी, कौन था प्रधानमंत्री? श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। और सती महोदय, 1980 से लेकर 1989 तक कौन थे प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 9 साल तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आपने क्यों नहीं लागू किया, क्यों उसको ठंडे बस्ते में डालकर रख दिया? और 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसको बीजेपी का समर्थन था, तब पहली बार इस देश के अंदर सती महोदय इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया। सती महोदय, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति के लिए जो कमीशन बना, उसको संवैधानिक दर्जा किसने दिया? कांग्रेस ने नहीं दिया। सती महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में एसटी कमीशन को और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया। इतना ही नहीं सती महोदय, कि जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने दिया? मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एक श्री बीके हांडी, कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे पिछड़े वर्ग के, जो कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ ओबीसीज के चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 2012 में, 2013 में, 2015 में, और हर रिपोर्ट में बीके हांडिक ने यह रेकमेंड किया कि पिछड़े वर्गों का आयोग बनना चाहिए और उसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, परंतु आपने नहीं दिया। और गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी ने, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया। एससी एसटी कमीशन को जो अधिकार है, वो सारे अधिकार ओबीसी कमीशन को दिए गए। The backward classes commission has all the power of civil court to summon and enforce the attendance, production of documents, evidence on affidavit. और सती महोदय, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण पहली बार किसने दिया? नरसिंहा राव जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो नरसिंहा राव जी ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक 4 लाइन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया और कहा कि ऊंची जाति के गरीब लोगों को हम 10% का आरक्षण दे रहे हैं। और सती महोदय, जब इंदिरा सावनी का केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया,
उस 4 लाइन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और मैं जानना चाहता हूं कि सदन में बैठे कांग्रेस के लोगों से, जब ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था, वो जब 25 सितंबर 1991 को जब खारिज कर दिया, तो 10 साल तक आपने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण क्यों नहीं दिया? और किसने फिर आरक्षण दिया ईडब्ल्यूएस को? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने का काम किया। मैं इसका जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं सौती महोदय, जो लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी लागू कर दो, मैं भाषण सुन रहा था लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं का, कहते कि 24 में लागू कर दो, तत्काल लागू कर दो। तो आप क्या चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को जिस तरह से 4 लाइन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कि आप चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक को इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे? सौती महोदय, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और उन्होंने जब 103rd अमेंडमेंट किया ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए, तो आर्टिकल 15 और 16 में एक नया सब सेक्शन 6 जोड़ा गया, जो कहता है, आप कंक्लूड कीजिए, समय समाप्त हो रहा है। Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any economically and weaker section of citizens other than। सती महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया, इसलिए हम सोच समझकर कि डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, सेंसस के फिगर आएंगे और तब 2029 में लागू करेंगे। अगर जल्दबाजी में लागू कर दिया सती महोदय, तो कल कोई पीएल में चला जाएगा, यही लोग पीएल में किसी को खड़ा कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट इस महिला आरक्षण विधेयक को खारिज कर देगा। लेकिन जिस तरह से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को हमने खारिज नहीं होने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, मुझे पूरा विश्वास है सती महोदय, आप शांत रहिए, बोलने दीजिए। और सती महोदय, इतना ही नहीं तो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल में इन लोगों ने कभी ओबीसी आरक्षण नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, धर्मेंद्र प्रधान जी बैठे और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 27% का आरक्षण ओबीसी को दिया और आज उसका परिणाम है कि 4 लाख से ज्यादा ओबीसी के बच्चे वो केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, मिलिट्री स्कूल में वो दाखिला ले पाए हैं। इतना ही नहीं सोती महोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्लीज 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 शांत रहिए, माननीय सदस्य, आप शांत रहिए, शांत रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर वो सब जा रहे हैं, शांत रहिए, शांत रहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। डिपार्टमेंट को और यूनिट माना जाएगा। वो जा चुके हैं, हमने विश्वविद्यालय को यूनिट माननीय सदस्य वो जा चुके हैं, ओबीसी आरक्षण देने का शांत काम रहिए। किया। सती महोदय, प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए। सेंट्रल हॉल में बाबा साहब अंबेडकर का चित्र किन लोगों ने नहीं लगने दिया? बाबा साहब अंबेडकर के मरने के कितने वर्षों के बाद सेंट्रल हॉल में बाबा साहब अंबेडकर का चित्र लगा। 34 साल के बाद बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न किसके कार्य से मिला, किसके कार्यकाल में मिला? सौती महोदय, और सौती महोदय, ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के लोग प्लीज आप शांत रहिए, उनकी अपनी बात समाप्त करने दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप शांत रहिए। मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा सौती महोदय कि राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, आप शांत रहिए, शांत रहिए। थे, उन्होंने मंडल कमीशन का और विरोध किया। सौती महोदय, 6 सितंबर Honorable members, please take your seat. Take your seat. Take your seat. Honorable members, I request you to take your seat.
Jaji, take. Your seat. I'll listen to my announcement. Listen to my announcement, Jaji. Very well meaning that it is a matter to be probed. It's a matter. 1 second. Please listen to Jaji. On this day, women's reservation. Let us. So, ma'am, before that, सर ये बहुत give us light. Give us enlightenment. नहीं सर, मैं तो जो अभी इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर कहना चाहती हूँ। उसी पर मैं। हाँ सर, इस बात को मैं इस हाउस में नहीं लाना चाहती थी। कल बात ऐसी हुई, वो अच्छी तरह से निभ गई जब आपने कहा कि गैलरी में बच्चियां बैठी हुई हैं। फिर उसके बाद आपने मेरे करियर के बारे में बात किया और निर्मला जी ने भी बात किया। मैंने उस बात को आगे छेड़ा नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। परसों के दिन और कल मैं जितने बार बाहर गई घर जाने के लिए, लंच हो या जो भी ब्रेक हो, ग्रुप्स ऑफ विमेन वेर कमिंग और उन्होंने सबने मुझसे कहा हम आपके फैन हैं मगर हम बीजेपी सपोर्टर हैं। आई एम सॉरी सर, आई डिड नॉट वांट टू ब्रिंग दिस इनटू द हाउस, बट आफ्टर व्हाट हैपेंड जस्ट नाउ आई एम फोर्स्ड टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस। देखिए, आपको जितना चिल्लाना है आप चिल्ला लीजिए, जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए। जो रियलिटी है उसको देखिए, प्रियंका, जो रियलिटी है उसको देखिए। नो प्रमोद तिवारी जी, जयाजी, I have taken note of it. I have taken note of it. सर, ये पूरा परिसर आपके अधीन है। पूरा परिसर, पूरा कैंपस आपके अधीन है जो राज्यसभा का है। हम सुनियोजित ढंग से देख रहे हैं। इसमें ये पता लगाना चाहिए कि किसकी रिकमेंडेशन पर, किस सदस्य की रिकमेंडेशन पर ये आए थे जो आए थे। तो उस सदस्य के खिलाफ, एक मिनट पूरा कर दूं, उस सदस्य के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। दूसरी बात सर, ये सदन को क्या कर लिया गया है, आपके परिसर को ग्रुप में हम जाते हैं, बाहर देखते हैं, कहते साहब हम आपके साथ नहीं, लेकिन हम इस वार्ड से आए हैं, हम इस एरिया से आए। तो भाजपा सुनियोजित ढंग से राज्यसभा की मर्यादा का हनन कर रही है, इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। So, Honorable Mr. सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय, मैं चर्चा कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से ओबीसी विरोधी रही है और उसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा और डॉक्यूमेंट्स के साथ कि 6 सितंबर 1990 को जब इसी सदन के अंदर 193 में डिस्कशन ऑन मंडल कमीशन लोकसभा में जब चर्चा हो रही थी, तो उसमें तत्कालीन जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं राजीव गांधी, उनका मैं भाषण को कोट कर रहा हूं और मंडल कमीशन पर कह रहे हैं राजीव गांधी, टू मी इट इज ब्रेकिंग ऑफ माय कंट्री, ब्रेक ऑफ माय कंट्री may not be important to you. You have taken country to the edge of caste war. It is Raja Sahib, yani VP Singh, who's trying to divide our country on caste and religion. The Congress cannot stand by and watch this nation being divided for the political convenience of one individual. Why are you dividing the country? इतना ही सोती महोदय, ये भी कहा राजीव गांधी ने, हेस्टी डिसीजन मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर, द कंट्री इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, दिस विल कॉम्प्रोमाइज द गोल ऑफ कास्टलेस सोसाइटी एंड प्रमोट कास्टिज्म, गवर्नमेंट सीक्स टू बेनिफिट द प्रिविलेज्ड अमंग बैकवर्ड कास्ट, they seek to exclude the backward Muslims, Christians and Sikhs from the reservation benefits. Mandal Commission has many constraints. It is based on flawed understanding of the social system. The Mandal Commission report should not be implemented in toto. ये राजीव गांधी कह रहे हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू न किया जाए। The Mandal Commission report is not scientific, not technically sophisticated, and is not even academically sound. Caste cannot be sole definer of backwardness. जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम पिछड़ा विरोधी हैं,
उनका चरित्र क्या रहा सभापति महोदय, और मैं ऑथेंटिकेट उनकी स्पीच को सदन के अंदर आप कहेंगे तो मैं रखने के लिए तैयार हूं। इतना ही नहीं सभापति महोदय, मैं एक पत्र आपके सामने पढ़ रहा हूं, उसको भी आप कहेंगे मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। ये देश के मुख्यमंत्रियों को एक प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा था, और पत्र लिख रहे हैं, मैं उसकी 4 लाइन पढ़ रहा हूं। माय डियर चीफ मिनिस्टर्स, they SC and ST, they deserve help, but even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. I want my country to be first-class country in everything. But if you go in for reservation on communal and caste basis, we swamp the bright and able people and remain second-rate or third-rate. और ये कौन थे साथी महोदय लिखने वाले, मैं आगे एक लाइन और पढ़ना चाहूंगा। It has amazed me to learn that even promotion are based sometimes on communal and caste consideration. तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू जी ने 27 जून 1961 को देश के मुख्यमंत्रियों को जो पत्र लिखा था, जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ने का काम किया है। Put it on the table of the house. जी, मैं तैयार हूं रखने के लिए। सभापति महोदय, जो लोग ये कहते हैं कि इसमें ओबीसी रिजर्वेशन का प्रावधान क्यों नहीं है, मैं उन लोगों से कल ये पूछना चाहता हूं कि जो 2010 में जब आपने बिल पेश किया था संसद के अंदर, तो आपने क्या उसके अंदर प्रावधान किया था? आपने उस समय ओबीसी आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए क्यों नहीं किया? जब 76 और 77th अमेंडमेंट जो पंचायत और नगर निकाय के अंदर SC ST के रिजर्वेशन के लिए जो बिल आया, उसमें आपने, और महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया गया, उसमें आपने ओबीसी आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया? उपसभापति महोदय, ओबीसी आरक्षण तो बहाना था, महिला बिल रोकना ये असली निशाना था। हर एक को ये डर था कि हमारी सीट का क्या होगा। सभापति महोदय, कल अमित शाह जी ने भी लोकसभा में बताया कि संविधान 3 प्रकार की श्रेणी का ही इजाजत देता है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और जनरल, और इन्हीं 3 के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। हम किसी नई श्रेणी को नहीं दे रहे। लोकसभा और विधानसभा में कभी भी ओबीसी आरक्षण नहीं रहा है। जब महात्मा गांधी अमन अनशन पर बैठे थे पूना पैक्ट के लिए, वो भी अनुसूचित जाति के आरक्षण का मुद्दा था। पिछले करीब 90-100 साल में जब भी आरक्षण मिला है SC और ST को लोकसभा और विधानसभा में, कभी भी ओबीसी को लोकसभा और विधानसभा में कभी आरक्षण नहीं दिया गया। सती महोदय, बिना आरक्षण के भी आज बड़ी संख्या में ओबीसी के लोग चुनाव जीतकर आ रहे हैं। मैं अपने राज्य बिहार का उदाहरण देना चाहूंगा। 40 MPs हैं बिहार के, जिसमें 19 MPs ओबीसी समाज के हैं। ये तो बिना आरक्षण के कि 19 MP बिना आरक्षण के जीत कर आते। और सती महोदय, कल अगर आरक्षण लागू हो गया तो जिन सीटों पर आज हम ओबीसी पुरुष को टिकट दे रहे हैं, तो वहां तो महिला को टिकट देंगे, वहां तो पुरुष को टिकट नहीं देंगे। महिला ओबीसी महिला को हम टिकट देंगे। प्लीज कंक्लूड। जी कंक्लूड। 2-3 मिनट और सर। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, और मैं एक चीज और आग्रह करना चाहूंगा। Your other speakers will lose time. कि झारखंड के अंदर बिना ओबीसी आरक्षण दिए पंचायत का चुनाव करा दिया गया। जहां पर कांग्रेस के 4 MLA हैं, आरजेडी के 1 MLA हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं, कभी आपने पूछा वहां के मुख्यमंत्री से कि पंचायत के इलेक्शन आपने बिना ओबीसी आरक्षण दिए कैसे करा दिया? लोकल बॉडीज का इलेक्शन वो इसलिए रुका हुआ है कि आज तक उन्होंने डेडिकेटेड कमीशन का गठन नहीं किया है। सभापति महोदय, मोदी जी की सरकार में 76 मंत्री हैं, जिसमें 26 ओबीसी हैं। ये कुल 35% ठहरता है, जो एक रिकॉर्ड है। और जो लोग कहते हैं कि ओबीसी विरोधी, उनको मैं इतना ही बता दूं, इसके पहले 2 प्रधानमंत्री बने ओबीसी समुदाय से, श्री HD देवगौड़ा और श्री चौधरी चरण सिंह। लेकिन उन दोनों को, देवगौड़ा 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे और चौधरी चरण सिंह तो संसद का मुंह भी देख नहीं पाए, इसलिए उनकी सरकार को गिराया। कांग्रेस ने उनकी सरकार को गिराने का काम किया। और देवगौड़ा और चौधरी चरण सिंह के बाद इस देश में पहली बार 75 साल में
कोई पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री बना है, उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। महोदय, इन लोगों ने सीताराम केसरी के साथ, इन लोगों ने सीताराम केसरी जो एक समय में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। उनको नीच कहा गया, उनको चोर कहा गया, उनको दौड़ा दौड़ा कर बाथरूम के अंदर बंद कर दिया गया। क्योंकि महोदय 2015 में जो महोदय 2015 में 2015 में जब राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के ऑनरेबल लिए मेंबर गए, सुशील जी, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील जी, मिस्टर सुशील पूर्व कुमार जी, केंद्रीय मंत्री- प्लीज, honorable member, I have already directed you to put that document on the table of the House. Now what you have stated, carrying facts which are being disputed, you will authenticate them. Yes, मैं करूंगा सर। And do it during course of the day. During course of the day. और सवती महोदय, जो लोग जातीय गणना की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, चिदम्बरम साहब अभी सदन में नहीं है, मैं कोट करना चाहूंगा 7 May 2010 when चिदम्बरम साहब वाज होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उन्होंने क्या कहा। सती महोदय, चिदम्बरम साहब ने संसद में जब कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा, तो चिदम्बरम को मैं कोट कर रहा हूं, आफ्टर इंडिपेंडेंस as a matter of policy, the question relating to caste other than scheduled caste and the scheduled tribe was not included. Caste was not included in the last census of 2001. चिदम्बरम साहब का यह बयान है कि एज ए पॉलिसी, और मैं उसके डॉक्यूमेंट जो उनके स्पीच का पार्ट है, और उन्होंने कहा आजादी के बाद नीतिगत तौर पर SC ST के अतिरिक्त किसी अन्य जाति की गणना को जनगणना में शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं आपने कास्ट सेंसस करा लिया 2010 में? क्यों सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे कराना पड़ा? क्यों नहीं सेंसस एक्ट के तहत आपने करवाया? और चिदम्बरम ने यह भी कहा, RGI का मत था कि जनगणना के साथ जातीय गणना कराने में अनेक लॉजिस्टिक और अव्यवहारिक कठिनाइयां हैं, और इसे जनगणना की पूरी प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। और यूपीए सरकार ने जनगणना 2011 के साथ कास्ट सेंसस की मांग को अस्वीकार कर दिया था। Conclude. 2 मिनट और सकते। और सती महोदय, जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ 2011 में, जिसमें 5,000 करोड़ खर्च हुए, उसमें पता है सदन को कितनी जातियां दर्ज हुई? 46 लाख, जबकि देश में 1931 के अनुसार देयर आर ओनली 4147 कास्ट, लेकिन 46 लाख कास्ट पर इन्यूमरेटेड इन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसलिए सवती महोदय, मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखलाते हैं। जो उन्होंने कहा वो करके दिखलाया, और इसलिए फूलो देवी नेतम नहीं कर सकता था जो उन्होंने महिलाओं को 33% का जो श्रीमती फूलो देवी नेतम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारी पार्टी के ओर से इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 है, और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम बताया है। महोदय, महिला आरक्षण इस बिल ये विधेयक पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का सपना था। स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन विधेयक हमारे राजीव गांधी जी लेकर आए थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने
इस प्रस्ताव को पारित करवाया, जिसके चलते आज देश में 15 लाख महिलाएं चुनी हुई महिला नेत्री हैं। आदरणीय महोदय, 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पारित करवाया। उसके बाद विपक्ष में रहते हुए सामने वाले लोग आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके चलते लोकसभा में ये प्रस्तुत नहीं हो पाया। महोदय, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, आदरणीय राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा कि हम विपक्ष में हैं, ये महिला आरक्षण बिल को पारित किया जाए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने हमेशा महिलाओं की बात की, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात की, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात की। 9 साल बाद महिला आरक्षण बिल सरकार ने सुध ली है। देर आए दुरुस्त आए, अभी भी टाइम है, विपक्ष पूरे आपके साथ है। आज इस बिल का समर्थन देने के लिए हम खड़े हुए हैं। सोनिया गांधी जी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, मैं बस्तर से आती हूँ और घोर नक्सली क्षेत्र से आती हूँ। कहीं ना कहीं मैं पंचायती राज से जनपद अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में और विधायक से लेकर आज राज्यसभा के इस सफर के दौर में यहाँ पे आई हुई हूँ। ये पंचायती राज की बदौलत, ये राजीव गांधी जी के देन है, ये हमारे पूर्वजों, हमारे नेताओं की देन है, जो महिलाएं आगे आई हैं। आज राजनीति स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और विकास की दृष्टिकोण से हर जगह महिलाएं आगे आई हुई हैं। आज आपके सामने महिलाओं के हक दिलाने की बात कर रही हूँ। हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं की संख्या है। निश्चित तौर पर यह हमारे नेताओं की दूरदृष्टि का ही परिणाम है। मैं गर्व से कहती हूँ कि राज्यसभा में हमारे परसेंट के अनुसार महिलाओं की संख्या 17% है और उससे गर्व से कहूंगी कि छत्तीसगढ़ में पूरे देश में विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला विधायक हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी तो खड़ी हुई हूँ बोलने के लिए और आपने समय नहीं दे रहे हैं, ये क्या बात हुई? आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। समय 11 मिनट बचा था, आपको उसी हिसाब से दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, 30 सेकंड्स मोर। महिला हूँ, थोड़ा सा दया कर लीजिए, 30 सेकंड मोर, थोड़ा सा दया कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जब देश की बात आई तो हम देश का भी नेतृत्व किया, पाकिस्तान भी लड़ाई की ओर उसके 2 टुकड़े किए, और अगर घर परिवार चलाने की बात आई तो भी हमारे सामने कोई नहीं टिका। आज महंगाई और बेरोजगारी भी लड़ रहे हैं, इतनी महंगाई में भी चला रहे हैं, सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं। सामने वाले कह रहे थे कि हम सिलेंडर दिए, सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे महंगाई के कारण। आज भी फिर से चूल्हा जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, चूल्हा को फूंक रहे हैं, चूल्हा का धुआं खा रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहा है। ये महंगाई के कारण हो रहा है अध्यक्ष महोदय। और लेकिन सुजीत कुमार, क्योंकि 3 मिनट्स 3 मिनट्स कैरी ऑन सर। थैंक यू मैम। There will be no time for your last speaker. Okay, no time for last speaker. So see the last speaker. 1 minute man conclude. अध्यक्ष महोदय, मणिपुर में इतना अत्याचार हो रहा है फिर भी हम चुप हैं। G20 में देश को शर्मसार नहीं किया हम, क्योंकि देशभक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने बार बार बैठने को लोग कह रहे हैं, आपका बात मान रही हूँ, लेकिन इस बिल का यहाँ पे मैं पूरे जोर से समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देती हूँ। श्री सुजीत कुमार। Thank you, Chairman sir. Honorable member, 3 minutes. Sir, ours is the land where mothers
and motherland has been given a pedestal greater than heaven. Janani Janmabhoomi Sarvati Garyasi. Sir, today the entire nation is captured by this bill which is being discussed in both the houses of parliament. Sir, virtually everyone is discussing this about it in passing or in detail. Sir, last month, sir, when Vikram landed in the south pole of the moon, sir, the place was called Nari Shakti. Sir, hopefully this bill will bring Shiv Shakti. Sir, hopefully this bill will bring Nari Shakti into our parliament and hopefully lead to better decision making and better policy making in our governance structure. Sir, every time I go to different places in Odisha for political work, sir, and I interact with sarpanchas, women block pramukhs and JP members, I ask myself, has the representation of women, the reservation for women in the PRI system led to better development outcomes at the grassroots? Has it led to better investment for women, for issues concerning women? And sir, the answer I found is an emphatic yes. Sir, I found that women in the PRI, in the Panchayati Raj systems and urban local bodies have been making very meaningful contributions. And also, sir, the concern which has been raised in many quarters that men are acting as proxies for women in the urban local bodies and the PRIs has been found to be baseless, sir. Sir, when we talk of women-led development, sir, I feel that the best case study today in the country is probably the state of Odisha, sir, and the Odisha model of development. Sir, I'll substantiate this with facts, sir. Sir, my party, Biju Janata Dal, and my Chief Minister, Naveen Patnaik, has always believed that no society, no country can be called a Vishwaguru unless women are given the pedestal they deserve. Sir, we have always believed in the empowerment of women in public life and in all spheres of social life, sir, social and economic life. Sir, please allow me to quote some statistics. Sir, even before the 73rd Amendment Act of 1993, sir, way back in 1992, the then Chief Minister, late Sri Biju Patnaik, had given 33% reservation for women in the Panchayati Raj, being the first state in the country to do so, sir. Subsequently, sir, his son, the current Chief Minister, Naveen Patnaik, in 2011, extended that to 50% in the PRIs, and in 2012, 50% in the urban local bodies, sir. Sir, in the month of November 2018, the government of Odisha passed a resolution in the State Assembly, sir, urging for 33% reservation in the Parliament and the State Assemblies. Then, sir, a month later, in December 2018, sir, Honorable Chief Minister of my state sent 22 delegations, sir, to all the parties, including 7 national parties. Senior leaders of our party went to these leaders, sir, trying to build a consensus that women reservation bill should be passed in the parliament and women should get their due place under the sun. Thank you. Sir, just 30 seconds, sir, I'll conclude. Sir, in 2019 elections, 7 out of 21 Lok Sabha seats, sir, women got from our party, out of which 5 won. Sir, 42% of our BJD MPs are women in our Lok Sabha. We are talking about 33%, sir, we have already reached 42% in our party. Sir, sir, not only political empowerment, we believe in social and economic empowerment. I can give you 2 examples. Thank sir. you. Sir, Thank in you. 1991, government of Odisha reserved 30% of all government jobs for women. Sir, we have a health scheme. We have a health scheme called Biju Swasthya Kalyan Yojana, where women get double the benefit of men, sir. Sir, we introduced Mamta Yojana way back in 2008, where pregnant women, lactating mothers, got health benefit and financial benefit. Sir, I could go on and go on, but sir, at the end, I will say, sir, this is not reservation, this is rightful representation. So, sir, as mother of democracy, sir, we, India, that is Bharat, should give rightful representation to our women. Shrimati Jaya Bachchan, 4 minutes. थैंक यू सर। ये आखिर में बोलने के नुकसान बहुत हैं, बोलने को कुछ बचा ही नहीं। हाँ मैम, इतने हिस्सों में बट गया मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। सर, अभी आप तो समय मत गिनवाइए, ये तो गिनवाते ही हैं। सर, सबसे पहले मैं चेयर को धन्यवाद दूंगी कि आज आपने महिलाओं को इतना महत्व दिया, उनको कुर्सी में बैठने की मौका दिया। मुझे भी नहीं दिया। अच्छा, मैं सर, I hope this is not cosmetic.
This parampara will be carried on and remain. नहीं तो आपको ये हाउस की महिलाएं सब प्लास्टिक सर्जन कहेंगे. I know their firepower. Huh? I know your firepower. सर आपकी कुर्सी बहुत मजेदार है. वहां बैठो तो वो झूले की तरह आगे पीछे होता रहता है. तो now I know why you keep coming back and sitting here for so long. This is ये 7 स्टार होटल में अगर कोई अच्छी चीज है तो ये व्हील लाभ चेयर जो है बहुत बढ़िया. सर हम लोग कौन होते हैं महिलाओं को आरक्षण देने वाले? Who the hell are we? हमारे में हिम्मत है हम तो आ गए. हमारे लीडर्स में हिम्मत है हमको ले आए. अब जिनको लाना चाहिए वो क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं. 29 तक आएगी नहीं आएगी, इलेक्शन हो जाएगा, जीतेंगे, महिलाओं को हरा देंगे, जिताएंगे, ऐसे टिकट्स देंगे जहां से वो हार जाएंगी. ये सब ड्रामा बंद होना चाहिए सर. और स्पेशली इस हाउस में मुझे याद है राज्यसभा में वो बहुत मजेदार अच्छा घर था. वो बिल आया, सुषमा जी और वृंदा कारत जी उसके ऊपर बहुत लंबे लंबे भाषण दिए उन्होंने. पास हो गया. इतना अच्छा लगा. बीजेपी सीपीआईएम गले मिले, हंसे, बहुत मजा किया. गाली एसपी को दे दी. हमने अपोज नहीं किया. We asked for the same thing, reservation within reservation. मगर it suited everybody. माफ करिएगा आप लोगों के यहाँ बहुत विद्वान हैं मगर आप लोग सही वक्त पर चुप रहते हैं. उस वक्त आप लोगों ने भी हमारा साथ नहीं दिया था ना. आप कभी देते हैं, ऐसे तो चलता रहता है. दिस इज पॉलिटिक्स. अभी आप अगर बीच में बोलेंगे तो आई विल टेक ग्रेट ऑब्जेक्शन. आई बीन सिटिंग क्वाइटली. प्लीज डू नॉट मेक अ कमेंट. You have brought the bill. We are supporting the bill. Let us say what we want to say. हर चीज में सर इन लोग कमेंट करते रहते हैं और हम करें तो फिर नाराज हो जाते हैं. आप मानते हैं ना सर? आप मानते हैं? मैं तो बीच में हूं. तब तो दोनों आपको परेशान करेंगे. सर ये सबसे पहले मैं आप लोगों के अंदर, बाहर भी मुझे लोग पूछते हैं, एमपीज पूछते हैं, जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आप लोग इस बिल के अगेंस्ट में हैं. हम इस बिल के अगेंस्ट में नहीं हैं. और मैं आपको कह सकती हूँ हमारे इस हाउस के पार्टी के लीडर प्रोफेसर राम गोपाल यादव यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे साथी जावेद अली यहाँ बैठे हुए हैं. हम सब इस बिल को सपोर्ट करते हैं मगर हमारे कुछ कंडीशंस हैं. हमारे वही कंडीशंस हैं जो बाकी लोगों ने भी बताए. सर एक चीज जो है, this has been bothering me for a while. If you are really serious, if you are really serious about giving tickets to 33% in the upcoming elections, especially to the representation of the minority community, which you have shown great empathy towards these Muslim women by bringing in the triple talaq. बहुत आपने उस वक्त ट्रिपल तलाक के ऊपर बहुत बात की. अभी उनको दीजिए टिकट. And if you are really serious, pass it. You have the strength. Make the will. Do not bring anything which you do not mean.
सिर्फ प्रचार के लिए मत करिए। आप लोगों की आदत है, प्रचार बहुत करते हैं आप लोग, खर्चा भी प्रचार के ऊपर करते हैं, बात के ऊपर भी प्रचार करते हैं, इसके ऊपर भी प्रचार, उसके ऊपर। तंग आ गए सर इसका वीडियो देख देख के। Thank you. I will, sir, I request on behalf of my party, reservation within reservation, and as everybody else has said, I support 20% seats and 15% of seats shall be reserved for women belonging to other backward classes, especially the Muslim minority, and women belonging to minority communities, respectively, out of the total number of seats reserved for women, and to be filled by direct election in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. And then the rest, I don't want to read and waste my time. I'd rather give this time to somebody else who has to speak after me. Thank you very much, sir. And thank you very much for giving me the opportunity to sit there on the rocking chair. Ma'am, on a point of information, I started the practice of 50% women being on the panel of vice chairman in the earlier house. And it is in practice, I will take it higher also. Jayant Chaudhary. Yes, leader of the. इससे हायर लेके जाओगे तो आपको मेन रिजर्वेशन के लिए आपके पास आना पड़ेगा सर। मैं तो अपने घर में वैसे भी माइनॉरिटी में हूं। जयंत चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज मैं देश Sir, की 4 नारी minutes. शक्ति आज मैं देश की नारी शक्ति के सम्मान में और उनका सहयोग करने, उनके पक्ष में समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमें हमारे देश में महिलाएं अलग अलग रूप में दिखते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर। खेत में मजदूरी भी करती हैं, खेती भी करती हैं, उद्यमी भी हैं, व्यापारी भी हैं, रोजगार ले भी रही हैं, रोजगार दे भी रही हैं, छात्र भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, एस्ट्रोनॉट भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। और राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक तक, जिले तक, हर स्तर पे आपको उनकी संख्या बढ़ती दिख रही है। लेकिन ये कटु सत्य है कि विधान पालिकाओं में जो संख्या उनकी होनी चाहिए थी, जो तादाद होनी चाहिए थी, वो आज तक बन नहीं पाई। और इसलिए आरक्षण जैसे अफर्मेटिव एक्शन को लेकर आज हम सब लोग मिलकर पूरा जोर लगाने के लिए तैयार। आज के दिन मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं। बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाओं में वे ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्लभ शौच की व्यवस्था पे भाषण दिया करते थे और प्रकाश डालते थे। आज जातियों में इतने संबंधों में कट्टरता बनती जा रही, वो अंतरजातीय विवाह के पक्षधर बनकर लोगों को जोड़ने की बात करते। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि समाज बदले। उनके जमाने में और आज तक बहुत चीजें हो गई हैं, बहुत चीज बदल चुकी हैं, लेकिन आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। मैंने खुद देखा है महोदय, गांव में अगर सामाजिक और राजनीतिक परंपराओं के कारण लज्जा और शर्म को बहाना बनाकर अगर उन पे बोझ ज्यादा लगाया जाता है, तो शहरों में भी मध्यम वर्ग में, बहुत बड़े बड़े संभ्रांत परिवारों में भी घर की महिलाएं खाना बना रही हैं, बाहर वालों को, घर वालों को पहले खाना खिलाती हैं, उसके बाद सबसे आखिर में वो खाती हैं, चाहे वो गर्भवती भी हों। और आप समझ सकते हैं कि अगर मां आखिर में अपने पोषण का ध्यान रखेगी, उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पे पड़ता है। और इसलिए गुजरात से भी ताज्जुब करने वाले आंकड़े आते हैं, बहुत निराश करने वाले आंकड़े आते हैं जब कुपोषण की हम बात करते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुक रहे, लाख प्रयासों के बाद नहीं रुक पा रहे। यह हैवानियत क्यों है? उन्नाव हो, कठुआ हो, हाथरस हो, मणिपुर हो, महिला जो हमारी खिलाड़ियां थीं, कितना अत्याचार चुपचाप सहेंगे। अच्छा होता कि आज ट्रेजरी बेंचेस से जो आवाज निकल रही है, उस समय भी आपको उनके पक्ष में बात रखनी चाहिए। मैं मानता हूं कि इन चीजों का समाधान तब होगा जब हम जैसे लोगों की संख्या ऐसे सदनों में कम होगी और महिलाओं को खुद एजेंसी मिलेगी
और खुद अपने नेतृत्व को आगे बढ़ने का मौका महिलाओं को एज अ वोटर, एज अ सपोर्टर एंड एज अ लीडर मिलेगा। और इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बिल के लिए संबंध में दो ही सवाल है मेरे। नंबर 1, आप ही की प्रक्रिया को अगर हम फॉलो करते हैं तो 10 साल तो कहीं नहीं गए। तो जो चीज 2034 तक शायद आनी है, उसके लिए ये जल्दबाजी क्यों? स्पेशल सेशन होगा, पहले बताया नहीं जाएगा क्या बिल है, उसके बाद जल्दबाजी में ये लो बिल और पास करो। क्या मजबूरी है? विंटर सेशन में भी ला सकते थे। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा कि हम ये जो आयोग बना रहे हैं, परिसीमन आयोग, ये जन सुनवाई करेगा। क्या महिलाओं को आरक्षण देने के लिए हमें जनसंख्या तलाशनी पड़ेगी? जिले जिले में जन सुनवाई करनी पड़ेगी? क्या आज भी महिलाओं को आगे आके गवाही देनी पड़ेगी कि हमें आरक्षण दो? फिर दोबारा मांग उठानी पड़ेगी, फिर दोबारा विरोध झेलना पड़ेगा? तो इसलिए परिसीमन आयोग की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। और मैं सवाल पूछता हूं कि जो माननीय देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो कानून आया था, जो प्रस्ताव आया था, जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में क्या कमियां थी? बाकी आगे पीछे जो प्रस्ताव थे उन्हें भूल जाइए, आप वाजपेयी जी को क्यों भूल गए? तो सीधी बात है, लोग समझ गए हैं कि ये रोड़ा तैयार किया जा रहा है, ये अड़चने तैयार की जा रही हैं। नीति तो ठीक हो सकती है, नियत में कुछ खोट। आपने धूम पिक्चर देखी, उसके बाद धूम 2 आई, मुन्ना भाई आई, फिर आई लगे रहो मुन्ना भाई। कई बार होता है ना पार्ट 1 पार्ट 2, उसी तरह से अच्छे दिन आई थी, अच्छे दिन आएंगे। लोग समझ गए अच्छे दिन आएंगे, पार्ट 2 है और कुछ है नहीं, करें आपका समय और कुछ नहीं। 2022 तक महोदया, 2022 तक देश के हर गरीब को छत मिल जानी थी, किसान की आय दुगनी होनी थी, 100 स्मार्ट शहर बनने थे। फिर कहा चिंता मत करो, अमृत काल है, रुक जाओ। आज कल और परसों का हिसाब दीजिए। आज महिलाएं इंतजार क्यों करें बताइए? अगले चुनाव में आरक्षण क्यों नहीं दिया ये बताइए? ये सवाल सबके मन में है। और संत कबीर जी का एक दोहा दोहराता हूं कि आज कल काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरे करेगा कब। धन्यवाद। माननीय सदस्य घनश्याम तिवारी जी। माननीय सभापति महोदय, आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि संपूर्ण सदन में एक बात पर तो सहमति है कि सभी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा रौनक बनी रहे, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें बीच में आ जाती है। लेकिन फिर भी हमारे लोकतंत्र का यह सौभाग्य है कि आज हम सब लोग एक बात को मानकर चलते हैं। एक प्रश्न यह बार बार उठाया गया सभापति कि ये स्पेशल सत्र क्यों बुलाया गया, अरे बिलाज क्यों रखा गया? मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सदन में प्रवेश करने के लिए गणेश चतुर्थी से अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता था, इसलिए सदन बुलाया। और चतुर्थी की सृष्टि हिंदू संवत्सर के अनुसार सृष्टि का उत्पन्न होने का दिन है, और चतुर्थी सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, इसलिए उस दिन इस सदन में प्रवेश किया गया कि नई सृष्टि का प्रारंभ हो भारत के लोकतंत्र में, और 2047 तक हम विकसित राष्ट्रीय सदन के माध्यम से बने, इसलिए किया गया। अब दूसरा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि ये बिल इसमें क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया कि पंचमी की तिथि जो है वो ऋषि पंचमी होती है, और ऋषि पंचमी के दिन ऋषियों की पूजा के साथ साथ एक संकल्प होता है, जिस संकल्प का नाम है हेमाद्री संकल्प, मतलब स्वर्ण संकल्प। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्वर्ण संकल्प लिया है कि इतनी बार ये बिल पास नहीं हुआ, रुक गया, लेकिन ऋषि पंचमी के दिन हम संकल्प ले रहे हैं कि अब ये आरक्षण दिलाकर ही रहेंगे, इसलिए काम किया गया। तो ये चतुर्थी और पंचमी के जो दिन थे वे दोनों महत्वपूर्ण दिन थे, इसलिए सदन का ये बुलाया गया। पहला तो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ठीक है ना सर? दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बार बार एक बात कही है कि ये कल से लागू कर दो, ये परसों से लागू कर दो। भैया रोका किसने?
रोका आपने। जब इस बार का डिलिमिटेशन हुआ था, उस डिलिमिटेशन कमीशन का जो राजस्थान के 5 लोग थे, उनमें मैं भी मेंबर था, और कुलदीप सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो उसके चेयरमैन थे। और इसी संसद ने यह प्रस्ताव पास किया था कि 2026 के पहले डिलिमिटेशन नहीं होगा और 2026 में डिलिमिटेशन होगा। इसलिए डिलिमिटेशन 2026 में हो, यह बिल, यह संविधान संशोधन बिल इस सदन के द्वारा पास किया गया है, इसलिए उसमें होगा। और उसमें यह भी प्रावधान था कि 2021 में जनगणना प्रारंभ होगी और उसके बाद ये काम होगा। अब अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो इस बिल के पास होने के बाद में जल्दी जनगणना करा लेंगे, और जल्दी जनगणना कराकर फिर जल्दी ही डिलिमिटेशन कमीशन बन जाएगा, और कमीशन बनकर महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं। यहाँ 2 बात बार बार कही गई है। एक तो ये कहा गया है कि जी पहले बोल देता, आप कहते तो। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर बार बार वर्णन किया कि बंधन क्यों आया, बंधन क्यों आया। भाई बंधन क्यों आया, आप सबके लोगों के लिए मैं एक श्लोक सुना रहा हूं, तब ये बंधन सबका उसमें आ जाएगा। जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदी सैक पदवीम भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। उन्होंने कहा कि तो जटाधारी है, जिसके गले में सांप पड़े हुए हैं, जो भूतों का देवता है, उसको जगदीश बना दिया। क्यों बनाया? शंकराचार्य जी ने कहा भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे भवानी, तेरे से इनकी शादी हो गई, इसलिए जगदीश बन गए, नहीं तो नहीं बनते। अब आप लोग भी घरों पर जाकर पूछ लेना, यही कह देना कि भाई आप एमपी कैसे बन गए, एमएलए कैसे बन गए, तो कहेंगे कि तेरे से शादी होगी इसलिए बन गए, और मना कर दिया तो ठीक नहीं होगा। इसलिए ये जो बिल है, तो इसलिए हमने वंदना इसलिए की है कि हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, उस सब में बैठने का कारण यही है। और मुझे लेकिन जो तकलीफ हुई वो हुई कि हमारे केशव वेणुगोपाल जी जो है माननीय सदस्य, वो है तो केरल के, उन्होंने अपनी सीट का त्याग कर दिया राहुल जी के लिए। अब त्याग तो करा केरल में, और 5 वर्ष के बजाय 6 वर्ष का समय ले लिया राजस्थान से। अब राजस्थान से आ गए, लेकिन मणिपुर की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कहावत है कि पैर बलते हुए पैरों में लगी आग दिखाई नहीं दे रही है, और पहाड़ पर लगी हुई आग दिखाई दे रही है। राजस्थान में आदिवासी महिला को निवस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान में गुजरों की एक लड़की को 4 लोगों ने बलात्कार करके भट्टी में जला दिया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये सारा काम करने वाले लोग ये सोचे कि महिला आरक्षण के बिल पर इन बातों को बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला, इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन आज मैं ये बात करना चाहता हूं कि ये जो बिल आया है, ये बिल, ये सदन का विशेष सत्र, ये सब विशेष पर्पज के लिए आए हैं। वो सारे के सारे काम पूरा होंगे। हम ये आंदोलन चला रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, ये हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हम आंदोलन चला रहे हैं। और आंदोलन चलाकर महिलाओं को जो उनका स्तर देवता सारे देश में देवताओं का वास हो, इसलिए नारियों की पूजा करके ये नारी वंदन विधेयक लाया गया है। धन्यवाद बहुत बहुत। माननीय सदस्य अमी याचित। Thank you, madam. I stand here on behalf of my party to support the bill. Madam, I have been hearing the speeches on women reservation bill from none less than ministers and leaders. But I think they have been talking only about the social welfare schemes of the present government, and they have mixed up the issue that this is a matter of right to be given to the women. The social welfare schemes are there to strengthen the social standing in society.
The crux of this bill is that women need to have political empowerment. She has to come and sit and give her, she has to participate in decision making. That is not happening. And for that, I think we have to go back and see the journey which Rajiv Gandhi started. And Rajiv Gandhi started why? Because when he went traveling to the rural areas, he saw that here there is absolutely no governance. And that is why the Panchayati Raj institutions were brought. And with that, there was 1/3 reservation for women, because there would be never any easy entry for women in the power corridors. He realized that, and that is why he made a speech in the parliament that women are mothers, grandmothers, daughters, and sisters. But to bring them into the political arena, we need to give them this right. And that is how that law came. And after 20 years, 2.5 decades of the 73rd and the 74th Amendment, we see that there are 40% of the women sarpanches out of the total 100%. And that was a reply given by the Minister of Panchayati Raj in the Rajya Sabha. Today, that is the situation. Now, what is the spillover effect? When a woman sarpanch sits, she brings to the table her experience, her sensitivity, her participation, and whatever she has experienced as a woman. And that has a spillover effect in the society. And that is where there is a social progress in society. Madam, along with that, you have to see the journey. After Rajiv Gandhi's vision, Sonia ji carried on that vision, and she insisted that the bill be passed for legislative assemblies and the Lok Sabha. She tried her best. The bill was passed in the Rajya Sabha in 2010. But alongside, under UPA 1 and UPA 2, we also had legal empowerment, right-based laws, which gave power to the women within the domestic sphere. Domestic Violence Act, which was removed from the criminal jurisprudence to a civil environment. She could knock the doors of the family courts. Came the law post-Nirbhaya, which was to see that women in public spaces get legal protection. That also is empowerment. After that, madam, came the sexual harassment at workplace. So in workplace also, all the 3 spaces, women were given protection by way of right. And this is the constitutional mandate that women and men are equal before law. This is what is the crux of reservation. We don't want to hear policies. We don't want to hear about Ujjwala. We don't want to hear about all this other policies of the government. Talk on reservation. You have brought a bill with conditions, with caveats. That means your intention is not fair. You do not want to give empowerment to women. You do not want women to sit in decision-making procedures. You do not want her to be having a political empowerment alongside you. What is that which you are fearing? And why have you put such programs in it? Delimitation and census. They are in your hands. What were you doing for 9.5 years? What have you been doing for 9 years? You have only done lip service. You want to make tall claims. You want to think that every space is a rally. Every space has only political passions. You do not want to actually translate social justice embedded in the Constitution of India to the women of this country. Women need political empowerment. She wants to sit and take decisions. During the Corona time, we saw that women got all the infrastructure for online empowerment. Again, it was Rajiv Gandhi's vision to take the country in the 21st century while he was in the 20th century. That women and everyone should have these computer systems, and that is why today we are empowered socially. Women have mobile telephony. Women have all kind of online applications. You talk of digital India. You talk of mother of democracy, but you don't want the mothers to sit with you. You don't want to give them the rightful place in political empowerment. So, ma'am, there was legal empowerment in UPA 1, UPA 2. Women got all the rights. Women got all the infrastructure during that time. Right to food, right to education. And that is where women are today graduating, going for post-graduations, and we have the scientists. And let me give one example, madam. One of the largest banks had a chairman and MD who was manning the position. The position was women in that seat. So you mean to say that she was born in 2014,
She finished her schooling in 2015. She graduated in 2016, and she became the chairperson MD in 2018. The education system infrastructure was put in place post-independence. And I would like to bring to your notice, ma'am, just one minute. Just 1 minute. If you are talking of democracy, democracy needs development, and development can happen only if you give freedom of right, freedom to exercise that right which is in the constitution to the women of this country. The women have to be a part of participatory democracy and decision-making processes. And that is where I think this reservation bill has to be implemented right away, without caveats and without any conditions. Thank you, ma'am. मुजीबुल्लाह खान, आपके पास 1 मिनट का समय है माननीय सदस्य। कितना है? 1 मिनट। हाँ। नारी का सशक्त होना ही समृद्धि का मार्ग है और सशक्त महिला ही समाज को सशक्त बना सकती है। मैडम, मैं स्वाधीनता सेनानी लोगों के बारे में कहना चाहता हूं जो कैसे नारी समाज स्वाधीनता सेनानी में भाग लिए थे। उसमें उड़ीसा से थे रमा देवी, सारला देवी और मालती देवी। रमा देवी के गर्भ में बच्चा पल रहा था और वो तब भाग लिए थे सत्याग्रह आंदोलन में और ब्रिटिश सरकार उनको मार मार के जेल में घुसाया था। उस दिन कुछ दिन के बाद वो जेल में एक पुत्र संतान को जन्म दी थी। उड़ीसा के नारी कितना मजबूत है आप खुद ही सोच सकते हैं। बिजू पटनायक जब पहली बार 1960 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, वो एक ऐसे नारी को लाए जो स्टूडेंट कैरियर में अपना धाप दिखा चुकी थी, जो आंदोलन से आई थी, लाके उसको राज्यसभा भेजे। 1962 में अगले 10 साल के बाद वो उड़ीसा की मुख्यमंत्री के रूप में वो आई, वो होती है श्रीमती नंदिनी सतपथी। मैडम, बिजू पटनायक जब 33% रिजर्वेशन पंचायत राज सिस्टम में किए तो आप लोगों को जान के हैरानी होगा कि 5 ट्राइबल वुमेन जो महिला पढ़े लिखने नहीं जानते, अंगूठा लगाते हैं, उनको एडवाइजर के रूप में बिजू पटनायक एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किए थे और उन लोग बिजू पटनायक जैसे चीफ मिनिस्टर को एडवाइज करते थे और उड़ीसा सरकार चलता था 90 दशक में। बिजू बाबू ट्राइबल लोगों के लिए जितना काम किए हैं, महिला लोगों के लिए जितना काम किए हैं, शायद ही कोई नेता किया होगा। महिला लोगों के लिए सरकारी नौकरी में भी 30% का रिजर्वेशन बिजू बाबू दिए। 5% एक्स्ट्रा उनको बढ़ाया, 35 साल का उम्र था और 5 साल एक्स्ट्रा बढ़ाया गया उनके नौकरी के लिए। दूसरी बात, जब बिजू बाबू रिजर्वेशन किए तो 28,000 महिला पंचायत में और जिला परिषद में पंचायत समिति में चुन के आए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आने के बाद बिजू बाबू का अधूरा काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़े और वो 33% जो था 33% उसको 50% में कन्वर्ट करे। 1 मिनट में 50% रिजर्वेशन करे नवीन पटनायक। और 2018 में जब सर्वसम्मति से उड़ीसा असेंबली में पास हुआ महिला आरक्षण बिल का, उसके बाद से आज तक नवीन बाबू ना जाने कितना मेहनत किए हैं, अपना डेलीगेशंस भेजे हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री के पास डेलीगेशन भेजे हैं, सबको रिक्वेस्ट किया गया है, सब पार्टियों को रिक्वेस्ट किया गया है कि महिला बिल को आप लोग समर्थन कीजिए। हाथ जोड़ के हमारे डेलीगेशन वाले हर पार्टी हर मुख्यमंत्री के पास गए थे, जिसका नतीजा आज आ रहा है। मैडम, इसीलिए मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, मेरे उड़ीसा के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उनके मेहनत आज रंग लाया है और मां बहनों को रिजर्वेशन मिलेगा, ये उम्मीद मैं करता हूं। उसके साथ साथ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन क्या होगा मुझे तो पता नहीं, आगे चल के उम्मीद करता हूं हो जाएगा, क्योंकि मैं इसका समर्थन करता हूं। माइनॉरिटीज के लिए भी कुछ किया जाए, केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण यहाँ बैठे हैं, माइनॉरिटीज बहनों के लिए कुछ किया जाए, उन लोग का भी हक है, उन लोग का भी भागीदारी होना चाहिए। अगर संशोधन करना है तो संशोधन कीजिए, कानून में संशोधन कीजिए, संविधान में संशोधन कीजिए, लेकिन माइनॉरिटी बहनों को कुछ स्कोप दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी। माननीय सदस्य श्रीमती वंदना चौहान। Thank you, Madam. On behalf of the Nationalist Congress Party, I stand to support the 128th Constitution Amendment Bill. Ma'am, after consistent failures to pass the bill on reservation for women in Parliament and state legislatures, it is indeed a happy occasion that the bill... आपके पास 2 मिनट का समय है। Ma'am, 3 minutes at least you must give. The light of the day, at least in its passing, though we have serious doubts in its implementation. I come from Maharashtra, where we have been very fortunate to have
leadership of Honorable Shri Sharad Pawarji, who has taken concrete decisions for women. And I would like to touch upon a few. Maharashtra became the first state in India to have 33% reservation at all local self-government level in 1991. This was much before the 73rd, 74th Amendment that was passed in 1993. And I am a product of that decision. Maharashtra became the first state to amend the Hindu Succession Act 1956. In 1994, this gave equal right to women, the girls, the daughters in the ancestral property. And this then became a law, a central legislation in 2005. There was an immediate decision taken. As defense minister in the UPA regime, from June 91 to March 93, Pawar Saab took a decision to induct women in the armed forces. This too was an immediate decision which was implemented. Needless to remind this august house that the pride which filled us all to see Lieutenant Alka Khurana Sharma leading the contingent of the Republic Day in 1994. Ma'am, we in Maharashtra, under the leadership of Pawar Saab and during the UPA times, we have got used to seeing well-studied, well-researched bills which were put out immediately for implementation. And therefore, a bill such as this, which has to wait for census, delimitation, etc., is difficult for us to fathom and digest. Ma'am, I would like to ask the government, didn't you do the demonetization overnight? Didn't you declare a lockdown almost with immediate effect? Didn't you not bring in the bill to abrogate Article 370 without any notice on one fine morning? You are indeed a very capable government. Then why are you taking so much time to pass the reservation bill? Why can't the bill be implemented in 2024? There are no excuses. Why do we have to wait for a census? We have already delayed it. Why do we have to wait for delimitation? We know it's a difficult process because the southern states are going to stand up in arms. They have worked towards reduction of their population and the northern states have not done it. So delimitation is going to be a difficult process. Why do we not want to give reservation in Rajya Sabha and state legislative councils? According to me, ma'am, this bill appears to be intended, I'm finishing, to appease the women and girls of this country. Let us face it, this government has not been sensitive to women when they needed their protection. We have not forgotten and will not forget treatment meted out to our women wrestling champions. Release Please of conclude convicts your in the speech. Bilkis Your Banu time is case. over. Ma'am, I've finished. Just 2 lines. Government silence on Hathras, Unnao and Katua. Inaction on Manipur. In spite of several doubts about the implementation of this bill, for which time will only stand witness, we support the bill and make an appeal to reconsider the bill to make it implementable in 2024. Thank you, ma'am. Thank you. Honorable Abdul Wahab, Thank you, 2 minutes. madam. How many? 2 minutes, sir. Oh, that's good. Thank you. And first of all, my party, Indian Union Muslim League, support this bill, but not wholeheartedly. We require this one reservation in reservation or quota in quota. But yesterday in the Lok Sabha and all, we tried, but we know what will be happening to our demand, what will be happening to our amendment bill. But one thing I can say, caste is a reality. Even in Kerala, I am telling why, even in Kerala, our Devasam minister, Mr. Radhakrishnan, was telling, I experienced from the temple, being a minister of Devasam, he was not allowed to light what he call in the temple. That is the way it is going on. In Kerala, then what is the other place and all? And about Ms. Tiwari was talking about Rajasthan. But what is happening in Madhya Pradesh? What happening in Manipur? Okay, one incident happened. Immediately the CM went, Rajasthan CM went there. But so far, our Prime Minister is not looking at it, Manipur and all other places. So what I am trying to tell you, within 2 minutes, what I can tell you is, our party wholeheartedly will not support because of this. We support. We want this one.
Because of Rajiv Gandhi, this happened in Panchayati Raj. Our ladies, Muslim ladies, they are working in our district in Kerala as district Panchayat presidents and all and all. But you being in the center with power, I request once again, consider Muslims not as a what you call just a minority. We are having this much of percentage here. At least consider. BJP also got, after triple talaq, all the Muslim women are with you. After the triple talaq bill, all Muslims are with you. I have seen ladies coming in buses here today. I don't know who brought them, but they are completely inside and outside New Delhi. That is good. It is Nari Shakti. I give all the respect to Amit Shah ji and the Prime Minister. At least if your niyat, intention is correct, then do one thing, do it first, if at all, because our Naddaji was telling it is legally, it is not possible. Okay, if it is so, just see that 33% of the BJP candidates are competing in winnable seats. At the end of the day, we will come here again. We will be here, Sabha. So, including everywhere, anywhere, I want to see BJP MPs with triple talaq ladies Please conclude, coming your here, time is over, and sir. in future, we hope everywhere it will be happening. Thank you very much, and I support the bill. Thank you. Miss Indubala Goswami. Miss Indubala Goswami. Hmm. 3 minutes. कहाँ है यार मेरा? माननीय सभापति महोदय, मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर देकर अनुकंपित किया है, आपका आभार। मैं नारी शक्ति पर एक कविता के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती हूँ। मुझको तो सारी धरती की जीवन गाथा दिखती है, भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती हैं, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। महोदया, मेरा कविता सुनाने का तात्पर्य था कि देश में नारी को दुर्गा के रूप में देखा जाता है। जिस देश में कन्या का पूजन दुर्गा शक्ति के रूप में किया जाता है, जिस देश में नारी को सृष्टि की जननी माना जाता है, उस देश में आजादी के 75 इयर्स के बाद लोकसभा में मात्र 14 व राज्यसभा में 12% महिला जनप्रतिनिधि हों। देश की विधानसभा में यह संख्या नगण्य के बराबर हो तो आप सब क्या कहेंगे? और यह भी संभव हुआ है तो हमारे देश के यशस्वी नेतृत्व आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। अगर नारी सृष्टि की जन्मदात्री है, अगर उसके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो फिर भला नारी कमजोर कैसे हुई? अगर नारी सृष्टि की जन्मदात्री है तो इस सभागार में बैठे हुए लोगों से मैं एक प्रश्न करना चाहती हूं कि अगर नारी सृष्टि की जन्मदात्री है तो 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आपकी मां की मां ना होती तो क्या आपकी मां होती? और अगर आपकी मां ना होती तो इस सभागार में बैठे हुए चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं, हम और आप होते क्या? मंदिर में बैठा हुआ, मंदिर में बैठे हुए, मंदिर में विराजित घनश्याम और श्री राम होते क्या अगर उनकी मां ना होती? फिर क्या कारण रहे कि आजादी के 70 वर्षों के से अधिक बीत जाने के बाद भी भारतीय नारी को वह सम्मान नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था? वह सबला से अबला कैसे हो गई? प्रश्न आप सबके सम्मुख रखती हूं, इस पर थोड़ा सोचिएगा। लेकिन नारी के अदम्य साहस, क्षमता व बुद्धिमत्ता को पहचान कर उसका समूचे राष्ट्र को एहसास करवाया
तो वह देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में करवाया। भारतीय नारी के लिए अमृत काल खंड का 19 सितंबर का शुभ दिन, जब हमने नए संसद भवन में प्रवेश किया, नए भारत में भोर की नई किरणें लेकर आया है। अमृत काल के इस कालखंड में एक ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है जहां समानता व सामाजिक न्याय की बुनियाद मजबूत हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए देश की नारी शक्ति को मात्र आरक्षण देना ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य नहीं है, बल्कि नारी शक्ति को ससम्मान नेतृत्व व निर्णय प्रक्रिया में पूर्णता भागीदार बनाना भी देश के प्रधानमंत्री जी का ध्येय है। यह इस विधेयक के नाम में ही रेखांकित हो जाता है। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने वाले इस विधेयक का नाम पहले महिला आरक्षण विधेयक था, परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मातृशक्ति को केवल आरक्षण ही नहीं बल्कि सम्मान भी देना चाहते थे। इसलिए इस विधेयक का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम रखना देश के प्रधानमंत्री का देश की नारी शक्ति के प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। नारी उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गई। आप सबने, जो मेरे पहले वक्ता थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके बारे में विस्तार से बताया। मेरे पास चूंकि 3 मिनट का टाइम है, उस तरफ से कहा गया कि 9 सालों में आपने क्या किया अपने कार्यकाल के दौरान, लेकिन आपने तो 60 साल से अधिक इस देश पर शासन किया। आपने महिला बिल को लागू क्यों नहीं किया? आपने महिलाओं को वोट बैंक की राजनीति तक ही सीमित क्यों रखा? ताजा उदाहरण हिमाचल का मैं देती हूँ। हिमाचल में अभी कांग्रेस सत्ता में आई और वायदा किया महिलाओं से कि 1500 रुपया आपको हर महीने दिया जाएगा। आज 9 महीने हो गए, महिलाएं अपना पर्स खोलकर देखती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से, चाहे वो दिल्ली से लेकर प्रदेश तक, पूछती रहती हैं कि 1500 रुपए कब आएंगे, लेकिन 9 महीने बीतने के बाद भी 1500 रुपए नहीं आए। कोरोना के कारण जनगणना और परिसीमन विलंबित हुए हैं, तो स्पष्ट है कि प्रक्रिया में विलंब होगा, किंतु ये कुछ क्षण की देर है, इतने वर्षों का अंधेर नहीं। ये अधिनियम उस कर्मशील नेतृत्व की विचारधारा का प्रण है जिसके यहाँ 3 तलाक से बहनों को मुक्ति मिलने का प्रण है, जिसके यहाँ मातृशक्ति को सम्मान, अधिमान और मान मिलता है। महिलाएं मान्यवर परंपराओं के जाल काटने के लिए बहुत लगन, ध्येय और स्वयंशीलता की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा है कि रिवायतें की सफ़े सबसे कट नहीं सकती, कई बरस में कोई एक जाल काटता है। महिला आरक्षण विधेयक पर 27 वर्षों के मौन का जाल, राजनीतिक दलों के गलियारों में इस विधेयक पर पसरे अंधेरे का जाल जिस व्यक्ति ने काटा, उन्हें केवल भारत ही नहीं, समूचा विश्व, भारत की नारी ही नहीं, पूरी सृष्टि की मातृशक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से जानती है और आने वाले समय में जानेगी। अब इस देश की महिलाएं लोकतंत्र के इस शीर्षतम मंदिर और विधानसभाओं में 33% महिलाओं को देखेंगी। ये देश के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ है। अब नेतृत्व करने का अवसर है, और ये अवसर देकर इतिहास किसने बनाया? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज ये मार्ग प्रशस्त हुआ है, इसे जल्दी लागू करने की बात की जा रही है। इसमें जातिगण आरक्षण ना होने के कारण इसे अपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन आप इंतजार करिए, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये प्रधानमंत्री जी का मातृशक्ति को वायदा है 33% का, और देश की मातृशक्ति को पूरा विश्वास है
कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं उस देश की मातृशक्ति बाप बेटियों के चेहरे पर छाए उल्लास को पढ़ सकती हूँ। मैं उनकी उम्मीदों के तेज को देख सकती हूँ। इस बड़ी पहल और बड़े साहस के लिए पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ और इस विधेयक का स्वागत करती हूँ, समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। Honorable members, a notice of statutory resolution has been received from the government and I have admitted the same. In view of the urgency, I have also permitted the minister concerned to move the same now. Shri Bhagwat Karad to move the following resolution. In pursuance of Section 8 of Custom Tariff Act 1975, this House hereby approves of notification number 47/2023- Customs dated 19th August 2023, dated 19th August 2023, which seeks to amend the second schedule of the Customs Tariff Act in order to levy export duty on export of onions falling under HS code 070310. In pursuance of Section 8 of the Customs Tariff Act 1975, this House hereby approves of notification number 49/2023- Customs dated 25th August 2023, GSR 628E dated 25th August 2023, which seeks to amend the second schedule of the Customs Tariff Act in order to levy export duty on export of parboiled rice falling under HS code 10063010. Resolution. Sir, on behalf of my senior colleague, Srimati Nirmala Sitaramanji, I rise to move the resolution. Resolution moved. I shall now put the statutory resolution moved by the minister to vote. The question is, those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The resolutions are adopted. That the resolution be passed. Okay. Shri Kartikeya Sharma. Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving me this opportunity. While it is the maiden speech, I Yes. understand, of the honorable member, but given the time constraint, I am sure he will use his discretion. Please. I will seek your indulgence, Chairman, sir. Thank you so much. Sir, I rise in the favor of the Nari Shakti Vandan Bill, the 128th Amendment Bill. I want to start my speech with two lines from Nawaz Deobandi, which says, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है. Chairman, sir, I stand before you as the strongest supporter of Women's Reservation Bill, as I believe the time has come and we can't wait any longer. The first Prime Minister, Pandit Nehru, in his letter to the Chief Ministers wrote, and I quote, "The future of India will probably depend ultimately more upon the women than men." These words of the first Prime Minister were prophetic. I am proud to say that I am the part of the Parliament under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has shown grit and determination and a unique foresight to turn it into a reality. Just before me, a couple of minutes ago, a senior member of Parliament was talking about doers and talkers. I would like to highlight that Prime Minister has shown by bringing this bill that he's a doer and not a talker. I come from the state of Haryana, which had for the longest time grappled with the issue of unequal sex ratio. The sex ratio in Haryana was 879 females for 1,000 males in 2001, but has shown steady improvement since 2015, when the Prime Minister Narendra Modi launched the Beti Bachao Beti Padhao Andolan
from Haryana. Sir, I would like to inform the House that in 2022, the ratio has improved to 917. It has increased by 85 points. This shows the initiative backed by the state and the firm commitment by the government. Sir, in the first general election, there were 66 women who contested and 19 were elected to the House of People. Even though we have made rapid strides in women representation in parliament and local bodies down to the lowest level, much remains to be done, and thus I back this bill wholeheartedly. Lasting revolutions are not achieved overnight. They require a civil society awakening. This bill is taking us in that direction, sir. So, writing in the Harijan on the 21st of April 1946, Gandhiji emphasized the need to, and I quote, enroll women as voters, impart or have imparted to them practical education, teach them to think independently, release them from the chains of caste that bind them so as to bring about change in them. If they will do this, they will purify the present unclean atmosphere. Sir, he prophetically said, as long as the women of India do not take part in public life, there can be no salvation for the country. Adoption of our constitution brought a new era of equity and equality for women in India. It guarantees equal political rights, including the right to vote to women. Not only does that constitution guarantee equal political status to women, there is even a scope for positive discrimination in their favor, as it is evident in Article 15(3) of the Constitution. Article 14 provides for equality before law. Article 39A states that the state shall direct its policy towards securing equity to men and women, the right to an adequate means of livelihood. And 39D enjoins the state to direct its policy towards securing equal pay for equal work for both men and women. Sir, Article 42 provides for securing just and humane conditions of work for maternity relief. And Article 51A(e) refers to the fundamental duty of citizens to renounce practices derogatory to the dignity of women. Sir, in the words of B.R. Ambedkar, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. In 1975, the Committee on the Status of Women in India commented on the declining political representation of women in India through majority. Though majority within the CWSI were against reservation in the legislative bodies, all members agreed on reservation for women in local bodies. The National Perspective Plan from 1988 to 2000 also recommended 30% reservation for women in all elected bodies, although the document was not clear whether the reservation was through nomination or election. The BJP government had repeatedly reinstated the bill in Parliament in 1998, 99, 2002, and 2003. The Congress, when it came to power in 2004, prompted the UPA to integrate the bill into the common minimum system and tried to introduce the bill with a little progress. It was opposed by its own partners who were a part of the government. Sir, a very senior member of parliament before me said, that this decision has been taken by brain and not by heart. Sir, these decisions are taken by brain, heart, and soul all put together. You need a will of steel to implement these decisions. And that is what is being done by the current government. Sir, in the last decade of the 20th century, the issue of political empowerment of women gained momentum throughout the world. In the 1990, the United Nations Economic and Social Council endorsed a target of 30% women in decision-making positions in the world by 1995. This target was far from being met in 1995. Only 10% of the world's parliamentarians were women. Back home, in the Rajya Sabha, we have 31 women MPs, whereas in the Lok Sabha, we have 82 women MPs. Among the state legislature, the average representation of women MLAs is about only 7%. Of the total 8,054 candidates in the 2019 general elections, only 726 were women. An interesting statistic presents itself here, sir. While almost 11% of the women contestants were successfully elected as MPs, only 6% of men could be successful. When it comes to trusting their future, voters trust women candidates more than they trust men. Not only do women make for winning candidates, but as candidates, they spur greater economic growth.
An academic paper by the United Nations University World Institute for Development Economics Research in 2015 studied the impact of women politicians on economic performance in the state legislative assemblies. The researchers examined data for 4,265 state assembly constituencies for the 1992 to 2012 period, using night luminosity as a measure of economic performance. The paper estimated women legislators raised luminosity growth in their constituencies by about 15 percentage points per annum more than that of male legislators. They were also found to be far more effective at completing road projects and hence creating infrastructure for growth. Sir, I got to hear some speeches from the honorable members of the Lok Sabha yesterday, where some mentioned why the government took so long to introduce the bill. Why wasn't it introduced earlier? Sir, it is important to understand. In 2014, the challenges before this government were many. Women had the right to vote, but no toilets, no gas connections, no access to equal opportunities, and very little representation. One of the most celebrated campaigns of the Honorable Prime Minister Modi and this government, the Swachh Bharat mission, was launched with the idea of building toilets. It was done with an effort to restore the dignity and privacy of women. Some people complained toilets have been built, but there was irregular supply of water, no water. I would like to say to them, be patient. Such a mammoth campaign are bound to come with some learnings and challenges. Today, most of them have regular water supply. Sir, I'm a positive person. I'm an optimist, not a pessimist. And I believe in the positivity and the power of change. Soon after people complained, women in rural India were still cooking food with cow dung cakes or wood, leading to health hazards. Today, almost all homes have gas connections. It is important to understand the change has not happened overnight. It requires assistance of society and change in the mindset. Sir, in the words of Victor Hugo, no one can stop an idea whose time has come. Sir, the idea of women's reservation has come, and no one can stop it. As the Honorable Prime Minister said, the country can't wait anymore. So research has shown that when women are empowered, the entire nation is empowered. And women legislators are more. Sir, I will seek your indulgence to just complete my maiden speech, sir. Sir, I thought I would mention some of the top women leaders, scientists, engineers, businesswomen, social workers at the end of my speech. But I was writing their names and I got a feeling that being a successful female leader in the field cannot be their identity. For they have outgrown their genders. In a male-dominated world, they are not successful because they are women. They are successful despite of it. It is our narrow lens that we see them in gendered roles. It is our shortcoming that we see their gender first before we see their capabilities and their talent. It is the men who need to change their view and start treating them as equal colleagues. Sir, I would like to express my heartfelt gratitude to the Honorable Prime Minister, who has been able to reorganize, bring on track this bill which had been derailed for the longest time. And in a time where the whole world is going through difficult times, whether it's climate change, hostile nations, income inequalities, only the healing and caring touch of a mother can save humanity from falling further down. Sir, discuss as much as we may, debate, fight, shout, do whatever. But the bottom line is that such a provision cannot wait any longer. It is our need. Sir, I would like to finish my speech with a few lines from the famous poet Dushyant Kumar. हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए. हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए. धन्यवाद. Sir, I only want to say that let us come together and change the picture of the Indian polity. Let us unanimously support the bill. Otherwise, when history is written, people who are standing on the other side will not be judged kindly. Thank you so much, sir. धन्यवाद माननीय कार्तिकेय शर्मा जी. माननीय श्रीमती कांता करदम जी. हाँ, माइक ऑन, धन्यवाद सर. प्लीज.
जी माननीय महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बिल है, जो हमारी सरकार, हमारे दूरदर्शी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये आज पास होना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 14 के बाद महिलाओं को जो सम्मान दिए हैं, उससे पहले उस तरह से महिलाओं को सम्मान नहीं मिला है। जब से आए हैं, बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाओं में भी उनको स्थान दिया, सम्मान दिया है। हर जगह महिलाओं को सम्मान दिया है। विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सभी जगह सभी पार्टियों से ज्यादा हमारी पार्टियों की भागीदारी है। अभी सामने से कहा गया कि बहुत जगह का नाम लिया गया, मैं बार उसको रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन इतना मैं कहूंगी कि राजस्थान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जो राजस्थान के हालात हैं वो सबको मालूम है, किसी से छिपे हुए नहीं हैं। मेरा भी राजस्थान में जाना हुआ और कई जगह जो गंभीर स्थिति थी, जो महिलाओं के साथ जिस तरह का दुराचार किया गया, जिस तरह से महिलाओं को अपमानित किया गया, वो सब की संज्ञान में है। महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, ना कि निर्भर। लेकिन जिस प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, उस प्रदेश में महिलाओं को जो भागीदारी और जो सम्मान मिलना चाहिए, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो उस तरह से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। प्लीज बैठ करके चर्चा में बैठिए। डोंट स्पीक फ्रॉम चेयर प्लीज। राजस्थान, अभी आप सुनना ही चाहते हैं तो सुने। राजस्थान में जो रेपिस्ट के बचाव में आंदोलन चल रहा है, किसी से छिपा है क्या? ये आंदोलन चल रहा है। एक तरफ तो कहती है प्रियंका, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान में लड़ने के लिए क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं बोलती? एक बार भी गई हैं वो, बेटी हूं, लड़ सकती हूं। चेयर से बैठकर नहीं, प्लीज। अगर प्लीज राजस्थान की स्थिति अगर आप जाने तो वहां आप देखेंगे जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उन पे कितने अत्याचार हैं। एक मिनट माननीय सर, प्लीज वो किसी से छिपा नहीं है। प्लीज माननीय ऑनरेबल मेंबर्स, जो एक माँ की कोख उजाड़ दी गई, सबसे है कि आप जो अपेक्षा करते हैं सब एक दो बच्चों का सरेआम करें, उन चीजों का पालन। गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। प्लीज, कोई और बात रिकॉर्ड बनाई जा रही है। मैडम आप बोले। तीसरे को सिसकता हुआ छोड़ दिया गया, वो भी एक महिला है, वो भी एक माँ है। उस माँ की कोख उजाड़ी, राम रमेश जी, उसका भाई, राम रमेश जी, नथिंग इज एक बहन का भाई छीन लिया। वो एससी समाज से थी, आप बोलिए। वो दलित समाज से थी, पिछड़ी जाति की बात करते हैं आप। राजस्थान में देखिए कि पिछड़ी महिलाओं के साथ में आपकी सरकार ने क्या किया है। यहाँ आपने देखा कि गैंग रेप के बाद महिलाओं को जलाकर मार दिया गया, भट्टी में डाल दिया गया, झोंक दिया गया। वो किसी से छिपा नहीं है। माननीय सारे सदस्यों से आग्रह, प्लीज अपने चेयर पर बैठकर बात न करें प्लीज। प्रदेश में हर दिन 17 मामले हर दिन रेप के दर्ज होते हैं। प्रदेश में हर 2 घंटे में नाबालिग बच्चों का अपहरण होता है, किससे छिपा नहीं है। आप देखिए, तलाशिए, 1,90,000 से अधिक मामले महिलाओं के अत्याचार का दर्ज हैं।
अब तक प्रदेश में बच्ची और महिलाओं के रेप के केस 45,000 से अधिक मामले दर्ज हैं। माननीय कांता जी, आपका समय खत्म महोदय, हो गया। जो ये कहते हैं पिछड़ों की या दलितों की बात करते हैं, इन्होंने कौन सा सम्मान दिया अपनी सरकार में? जहां जहां इनकी सरकार है वहीं वहीं ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। दलितों पर भी और पिछड़ों पर भी उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। आपने देखा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटियों को बढ़ाओ, ये किसने कहा है? ये प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन वो सपना साकार करके दिखा दिया। आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आप रक्षा का क्षेत्र लोगे या कोई भी क्षेत्र लोगे या शिक्षा के क्षेत्र में आप देखोगे तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ऐसे नहीं किया है। आप देखेंगे कि समान। माननीय कांता जी, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। बेटी और बेटे में आज कोई फर्क नहीं। प्लीज 1 मिनट। नहीं, प्लीज, आपका समय खत्म हो चुका है। प्लीज प्लीज। आप ये देखिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था हर घर की महिलाएं शिक्षित बने। ज्योतिबाई फुले का सपना था कि हर घर की महिलाएं शिक्षित बने। आप अपनी पार्टी के दूसरे वक्ता का समय ले रही हैं। साकार कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब मैं दूसरे स्पीकर को उज्ज्वला बुला रहा हूं। योजना की बात हुई यहाँ। उज्ज्वला योजना का 400 रुपए सिलेंडर पर कम किया गया है। माननीय रामदास अठावले, सामान्य सीट पर ये माननीय रामदास अठावले, आप प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। मैं अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ। उनका समय खत्म हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। आप बोले, वो अपने समय से 2 मिनट ज्यादा बोली। प्लीज 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 राजेश प्लीज प्लीज। उप सभापति महोदय, प्लीज, मैं बहुत बार गया हूँ। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, प्लीज। सभापति महोदय, मैं बहुत बार जाकर आया हूँ रूस, लेकिन महिला बिल के कारण मैं आज बहुत ही हूँ। प्लीज प्लीज राजीव जी, प्लीज आप बोले। तो आज मैं अब मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति। उप सभापति महोदय, अब मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति, सभी महिलाओं को मिल जाएगी मुक्ति। महिलाओं की गाड़ी अब नहीं कहीं भी रुकेगी। महिलाओं की गाड़ी अब कहीं भी नहीं रुकेगी। महिलाएं अब किसी के सामने नहीं झुकेगी। सशक्त हो गई है नारी, सशक्त हो गई है नारी, वो पड़ जाएगी हम सभी को भारी। लोकसभा विधानसभा में महिलाएं अच्छी खेलेगी पारी। लोकसभा विधानसभा में महिलाएं अच्छी खेलेगी पारी, और मोदी जी के साथ अब आएगी महिलाएं सारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज को आपस में मत लड़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज को आपस में मत लड़ाओ। महिलाओं को उनके काम में मत अड़ाओ। महिलाओं पर अन्याय करने वालों पर गाड़ी चढ़ाओ। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो मुमकिन नहीं। मोदी है तो विकास है, मोदी नहीं तो विकास नहीं। मोदी है इसलिए नया संसद भवन है। मोदी है इसलिए नया संसद भवन है, मोदी नहीं तो नया संसद भवन नहीं। मोदी है तो G20 की अध्यक्षता है, लेकिन मोदी नहीं तो अध्यक्षता नहीं। मोदी है तो सामाजिक न्याय है। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक, प्लीज। मोदी है तो सामाजिक न्याय है, मोदी नहीं तो सामाजिक न्याय नहीं। प्लीज प्लीज टेक योर सीट। डू नॉट प्लीज। आप बोलो। उप सभापति महोदय, महिला बिल का समर्थन में मैं यहाँ खड़ा हूँ। महिला बिल का समर्थन में मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं कई साल महिलाओं के लिए लड़ा हूँ। मोदी जी का ये निर्णय बहुत आपका समय खत्म हो रहा है।
मोदी जी का ये निर्णय बहुत ही माननीय बड़ा ठावले है, जी, कंक्लूड, इसलिए समय मैं खत्म आपके हो रहा है, सामने खड़ा हूं। समय खत्म हो रहा है आपका, प्लीज समय खत्म हो रहा है, प्लीज मैंने मुझे और कंक्लूड। बोलना है ना। मोदी जी लाए हैं नारी शक्ति का वंदन बिल, पूरे भारत की महिलाओं का खुश है दिल, सारे विरोधी अब हो जाएंगे किल, अच्छी सेहत के लिए उन्हें लेनी पड़ेगी पील, क्योंकि देश की जनता घमंडिया गठबंधन को करेगी नील। माननीय ठावले जी, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, प्लीज। माननीय ठावले जी, और मैं मोदी दूसरे जी बढ़ा स्पीकर को रहे बुलाऊंगा। विकास की स्पीड और स्किल, और विकसित भारत बनने की आशा अब माननीय होगी ठावले जी, फुलफिल। मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, प्लीज कंक्लूड। मुझे लगता है कि ये जो बिल है, आपका समय खत्म हो गया, ये मैं दूसरे बिल को बुला रहा हूँ। बोलने नो दो। नो नो नो, आई विल नॉट अलाउ। जो महिला आरक्षण बिल जो है, महिला आरक्षण विधेयक को लाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका और उनकी योगदान भारत की जनता कभी नहीं भुला सकती है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, क्योंकि महिलाओं के विकास के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा में पेश किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को 1948 में माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा हिंदू कोड बिल विकसित करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और 9 अप्रैल 1948 को एक चयन समिति द्वारा भेजा गया था। 4 साल के विचार विमर्श के बाद यह अनिर्णायक रहा। उनके अपने शब्दों में उन्होंने बोला था, मार डाला और अप्रयुक्त और गुमनाम होकर मर गए। स्वतंत्र भारतीय संसद में किसी विधेयक पर संभवतः यह सबसे लंबी बहस थी। ठावले जी, थैंक यू। मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ, स्पष्ट करने के लिए उत्सुक नहीं थी, और इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने श्रीमती रमीला बेन विचार भाई 12, प्लीज। श्रीमती रमीला बेन विचार भाई 12, प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट, प्लीज। नो, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आपने समय से 2 मिनट अधिक बोला, आप बोले। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष श्री। यस, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी, प्लीज। ऐतिहासिक सदन में नारी शक्ति वंदना अधिनियम चर्चाમાં છે। આ ઐતિહાસિક બિલને અનુમોદન આપવા માટે ઊભી થઈ છું અને આ ઐતિહાસિક બિલ માટે પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબને સમગ્ર જગતની મહિલા વતી કોટી કોટી વંદન કરું છું, અભિનંદન આપું છું। માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, આઝાદ ભારતમાં અનેક સરકારો આવીને ગઈ, પણ આ સરકારો નારી સન્માનની વિરોધી હોવાના કારણે સંપૂર્ણ બહુમત હોવા છતાં પણ આ બિલ લાવવામાં નિષ્ફળ રહી અને સાથે સાથે આજે સામે પક્ષથી પૂછવામાં આવે કે મોદીજીએ 9 વર્ષમાં શું કર્યું। માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આપના માધ્યમથી હું એ કહેવા માંગુ છું કે 2010ની અંદર આ વિધેયક લાવવામાં આવ્યું હતું, સંપૂર્ણ બહુમતી હતી, તો પછી 2014 સુધી શા માટે લટકાવવામાં આવ્યું, શા માટે એને પસાર કરવામાં ના આપ્યું। માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, દેશના વડાપ્રધાન માન્ય મોદીજી મહિલાઓના હંમેશા પ્રેમી રહ્યા છે, મહિલાઓ માટે હંમેશા હકારાત્મક રહ્યા છે અને મહિલાઓમાં જે શક્તિ રહેલી છે એ માન્ય મોદીજીએ પીછાણી છે અને એટલા માટે આજે મોદીજી મહિલાઓ માટે અનેક કામો કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતથી આવું છું। માન્ય વડાપ્રધાન જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ગર્ભમાં રહેલી બાળકી સુરક્ષિત જન્મે અને સાથે સાથે બેટી પઢાઓ, બેટી બચાવો અને દીકરીને ભણાવો, કન્યા કેળવણી રથ લઈને સમગ્ર ગુજરાતની અંદર એ ભમીને દીકરીને ભણાવો અને દેશના વડાપ્રધાન અને એ વખતે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી મહિલાને સશક્ત કરવા માટે, દીકરીને સશક્ત કરવા માટે એક જ વસ્તુ કહેતા, હું તમારી સમક્ષ ભિક્ષા માંગવા આવ્યો છું। માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ભિક્ષામાં એ રૂપિયા નહીં પણ ભિક્ષામાં કહેતા, મને ભિક્ષા આપો, ભિક્ષામાં તમારી દીકરીને શિક્ષા આપો। આ દેશના વડાપ્રધાન કન્યા માટે, દીકરીઓ માટે એક ભિક્ષા માગીને દીકરી સાક્ષર બને। માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, દેશના વડાપ્રધાન જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે આપણા સાક્ષરતા દર દીકરીઓનો 33% ખૂબ નીચો હતો અને ડ્રોપ આઉટ રેશિયો પણ વધારે હતો, પણ મોદી સાહેબના પ્રયત્નો
દીકરી ભણે, મહિલા સાક્ષર બને અને સમાજ આગળ આવે. એ કહેતા દીકરી ભણશે તો બાપની પેઢી તારશે, 7 પેઢીની તરી જશે અને આ શક્તિ પીછાણીને દીકરીઓ ભણાવવાનું કામ એમને કર્યું. એટલું જ નહીં, હું આદિવાસી વિસ્તારમાંથી આવું છું. માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, આદિવાસી વિસ્તારની અનેક સમસ્યાઓ આજે આપણે જળ શક્તિ મિશન યોજના દેશના વડાપ્રધાનનો એક મોટો એક ભગીરથ સ્વપ્ન છે કે પહાડી વિસ્તારમાં રહેતા, આદિવાસી વિસ્તારમાં રહેતા બહેનોના માથેથી બેડા ઉતરે, પાણી નળથી ભરે, નળથી પાણી પીવે, પોતાનો સમયનો સદુપયોગ પરિવાર માટે કરે. અને એટલા માટે આજે આદિવાસી વિસ્તારની બહેનો નળથી પાણી ભરી રહ્યા છે. આજે ઉજ્જવલા યોજનાની વાત કરીએ માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, આદિવાસી વિસ્તારની બહેનો, ગરીબ બહેનો, બિછડી બહેનોને માથે લાકડા ચૂલો સળગાવવાનું કેટલું અઘરું હોય. આઝાદ ભારતમાં કેટલી સરકારો આવીને ગઈ, પણ બહેનોની આ પીડા, એમના ફેફસા નબળા પડી રહ્યા છે, એમને ધુમાડો ખાઈ રહ્યા છે. આ ચિંતા કોણે દૂર કરી? દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. શા માટે? કારણ કે બહેનોની લાગણી જાણતા હતા. માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, બહેનની જવાબદારી કેટલી હોય છે? કોઈએ બહેનોની તાકાતનો અંદાજ કર્યો છે ખરો? બહેનની રહેલી શક્તિનો અંદાજ કર્યો છે ખરો? આપણા ઘરમાં લાઈટનું મીટર હોય ને, તો એ મીટરનો કાંટો પડે તો આપણે બિલ ચૂકવીએ છીએ, પણ બહેન સવારમાં ઉઠે, બધાને સુવડાવીને સુવે, કદી એની પગે મીટર બાંધીને એની મીટરના માધ્યમથી એની કિંમત આંકી જોઈ છે ખરી? તો બહેનમાં એ તાકાત રહેલી છે. અને એટલા માટે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ આપણા જનહિતમાં, રાષ્ટ્રહિતમાં મહિલાઓ પણ ભાગીદાર બને એ માટે આ ખૂબ જ અગત્યનું બિલ લઈને આ સદનમાં આવ્યા છે. અને એટલા માટે આપણે જોયું કે મહિલા કેટલી શક્તિશાળી છે અને શક્તિશાળી મહિલા ભાગીદારી બને, આ વિચારથી આ બિલ લઈને આવ્યા છે. અને એટલા માટે અંતમાં કહીશ માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી, સાચા અર્થમાં નારી તું નારાયણી સાર્થક કરતું આ બિલ છે. એટલે વાદ નહીં, વિવાદ નહીં, પણ સર્વસંમતથી આ બિલને વધાવીએ. આ વાત સાથે મારી વાત પૂરી કરું. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. धन्यवाद श्रीमती रमीलाबेन जी. माननीय श्री कपिल सिब्बल जी, 3 मिनट. Thank you, sir. Thank you for allowing me to intervene in this very historic piece of legislation. We all know that the bill is going to be passed. There are no doubt about it. And we all know why it was not introduced in 2014 and why it's being introduced today in 2023. We don't have to discuss that anymore. But I want to place on record my concern for the future of this bill. And I'll tell you why. There have been about 3 delimitations that have taken place in this country: 1952, 1962, 1972, which was completed in 1976. And as you know, that there's a decadal consensus that happened in 1951, 1961, 1971. And from 72 to 76, it took 4 years to do the delimitation. Then came 2002, when a constitutional amendment said that we will now do the next delimitation in 2026. The census of 2001 was done. The census of 2011 was done, and there's never been a delay in the census. But the census of 2021 has not been done till date. The reason given was that during that period of time, 2019-20, there was COVID. So therefore, the census could not be completed. But the COVID happened in 2021, and United States, England, China completed their census even during the course of the COVID. The reason why there's a connection between the two, because when the Finance Commission sits, it allocates resources on the basis of population. And if you don't do your census, then the allocations become skewed, because the population is increased, but you don't have a latest census. The result is the Finance Commission cannot allocate proper resources to regions, to the states in this country. Now, 4 years it took for the 1972 delimitation process. Now, the delimitation has not happened between 2021 and now. So we are going to wait till 2026 for the census to happen.
Now, if the census happens in 2026, and the census will reveal the new population figures, and the reason why it was frozen in 2002 was that by 2026, the health ministry gave an opinion that by 2026, the entire population will not be growing anymore. So the result was that we will then see in 2026 how allocations are to be made and what delimitation is to be done. Now, as it happens, the north, population in the north has increased exponentially, and that in the southern states has not. So there's going to be a big problem in dealing with the issue of delimitation after the census is done. I'll just finish that. I'm not going to waste your time because I'm not going to enter into the politics. Please. That's all. So just give me a bit of time. Please. Right. So therefore, the problem will be that this is now a time when there'll be rotation, when the delimitation process will be freshly done. And if it's not going to be completed by 2029, this is not going to happen. So now I want the Prime Minister and I want the Home Minister to make a statement in this House. We don't know who will come to power, but they must make a statement that if they don't complete the process by 2029, they will resign as Prime Minister and Home Minister of this country. Let them make that assurance to this House. We'll then know whether... That's another matter. But at least they should give that assurance to this House. We will know the genuineness of why they have moved it in 20. So that's one point I've finished with. One other point. And that's the last one, and then I'm done. Your time is already over, So give me just 1 minute. I'm not going to waste time. I never waste time. 30 seconds, please. 30 seconds. Sir, I have time constant, please. I want all members. Please. I want all members of this House to place their hand on their heart when they go out of this House. And can they say that women of this country have been socially empowered, educationally empowered, economically empowered? And if they ask that question, the answer is no. Please ask all members of this House to go out of this House and ask about the scheduled castes and scheduled tribes. Please. Despite the reservation, have they been socially empowered, economically empowered, and educationally empowered? The answer is no. This is just a very small step, a delayed step. We want a leap forward for the empowerment of women politically. Thank you very much. Dr. Sonal Man Singh ji, we have 5 minutes. Dr. Sonal Man Singh ji. Thank you very much, sir, for this opportunity to speak here in this majestic hall of the new building of Parliament. I'm here, sir, as nominated member also for art and culture, and that is because of Prime Minister Modi's respect and love for the heritage of India, both for culture, art. He considers culture as the soul of the nation. Sir, Bharat is known as mother of democracy. The Janapadas, the state republics, were autonomous bodies, beginning with Vaishali. Elected representatives were responsible for smooth functioning of governance according to law and well-debated policies. Sir, Amrapali, known as a great and superb dancer, was called Janapada Kalyani and was also a part of this decision-making body. Today, in the largest democracy of the world, we are on the threshold of recreating those glorious acts, one of which is the Women Representative Reservation Bill, a bill which will become, in the words of late Srimati Sushma Swaraj, a milestone. Such bills change the lifestyle of a particular section of society. She further said the 73rd, 74th, and 81st Constitution Amendment Bill will come in category of such bills which have become milestones. And such bills bring revolutionary change in the life of women, which provide 33% reservation for women in municipal corporations, municipalities, and gram panchayats. Now, as a natural progression from there, after reservation was granted to women in the Panchayati Raj institutions and urban local bodies, we are on the threshold and we are enthused and excited to welcome the Women Reservation Bill, the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, for which we thank Prime Minister Modi wholeheartedly. Reservation for women is reserving seats for women that which flows from the fundamental rights guaranteed under Article 14 and 15 in brackets 3 of the Constitution of India.
Moreover, reservation for women has been granted by various laws of parliament and state legislatures for achieving the ideals of equality and social justice, like reservations in jobs, educational institutions, elections to Panchayati Raj, etc. Reservation, as envisaged in the bill, will ensure considerable political empowerment of women in the true sense. It will pave the way to the achievement of political justice to women as promised in the preamble and Article 38 of the Constitution of India. It will enable women to have greater participation in the decision and policy-making process. It is the long-awaited affirmative step in that direction. I seek your indulgence to invoke names of Sita and Draupadi, Nayikas, heroines of the great epics Ramayana and Mahabharata, who had decisive role in governance and policy making. Women as rishis of the Vedic times, such as Lopamudra, Maitreyi, Ghosha, Gargi. Women as Satyavadinis, such as Savitri and Jabala of the Upanishads. Saints and seers, such as Lalleshwari, Meera, Mahadevi Akka, Bahanabai, Anandamayi Ma, Mata Amritanandabai, who brought societal changes in the attitudes and morals of male-dominated society and who provide examples of the strength and power of women. The brave deeds of women as queens who ruled over large kingdoms and as army chiefs, as freedom fighters, educationists, social reformers, entrepreneurs, artists and artisans, lawmakers, medical practitioners and healers, as counselors, mothers and homemakers, women who are everywhere, coalescing and contributing their best to build a society, a nation of great power, strength and character. Nothing is too small. Every detail is important. She creates, she nurtures and disciplines. She is the binding force that keeps disparate elements in family together, families that build a society by which a nation is known. Today, under the inspiring leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, who walks the talk, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो संकल्प से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र को जीवंत रखते हैं, who believes in सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, who believes in बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, and now बेटी बढ़ाओ, who has put faith in women-led development, results of which are for everyone to see. In his speech on Budget 2023, he said, नारी शक्ति की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा, ये हमारी मातृशक्ति के प्रतिबिंब में। सर 1 minute प्लीज। नारी शक्ति का ये सामर्थ्य भारत की अनमोल शक्ति है। We are witness to first ever tribal woman president of India, Honorable Srimati Draupadi Murmu. We are witness to entry and participation of women in combat units everywhere. For the awe-inspiring success of Chandrayaan-3 also, sir, credit has been given to almost 100 women scientists. Sir, at the end, I would like to say that I'm so honored and privileged to be here to speak on this. Bharat Kanya, Desha Dhanya, Bhumi Janya, Bharati. गगन को अगन को वचन को है धारती, देश बाला दीप माला दीप बाती भारती। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सोनल मान सिंह जी। माननीय सदस्यगण, 70 से अधिक स्पीकर्स हैं, इसलिए कृपया लिमिट योरसेल्फ विद इन टाइम। माननीय श्री विनय विश्वम जी 3 मिनट्स। माननीय विनय विश्वम जी 3 मिनट्स प्लीज। थैंक यू सर। Sir, for the Communist Party of India, the party of Ida Mukherjee, the lady, the great fighter who fought for the Women's Reservation Bill throughout her life, I support the bill. Sir, while supporting the bill, I request the governments make sure it will be implemented in 2024 elections. Remove all the hurdles in the name of census or delimitation. Make it sure that it would be extended to Rajya Sabha and to all the legislative councils of states. Make sure the rights of the OBCs and the minorities will be taken care of and they get the rightful share in the present and future
lawmaking bodies. Having said this, let me state very clearly that the BJP is most insincere in this attempt. The bill they brought only for the electoral gains. Sir, BJP, everyone knows, is the political outfit of the RSS. We all know that there is no space for a single